मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि इस पाइथन के वीडियो को देखने के बाद और ये 5 प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों को पाइथन में एक बहुत अच्छी पकड़ मिल जाएगी। मैं पाइथन के थ्रू अपने बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बना चुका हूं और उन प्रोजेक्ट्स की मदद से बहुत सारे पैसे भी कमा चुका हूं एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू कैन डू इट टू। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन पाइथन का फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ सिखाऊंगा। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गुइडो वैन रॉसम ने 1991 में बनाया था। इसको प्राइमरीली बनाया गया था जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग करने के लिए। गुइडो वैन रॉसम मॉन्टीज पाइथन सर्कस नाम का एक शो देख रहे थे जिससे उनको इस लैंग्वेज का नाम पाइथन देना सूझा। इस तरह के रोचक तथ्य मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो बताता रहूंगा। इंस्टॉलेशन को सबसे पहले देखेंगे, बेसिक्स को समझेंगे एंड देन विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन इंस्टॉल और जो पहली वेबसाइट आएगी वो आएगी डाउनलोड पाइथन यानी कि python.org वेबसाइट से मैं पाइथन डाउनलोड करूंगा। अब इसने ऑलरेडी सेंस कर लिया कि मैं मैक ओएस में हूँ। अगर आप लोग विंडोज़ वगैरह में हैं तो आप लोग को विंडोज़ का पाइथन डाउनलोड होकर मिलेगा। टेंशन मत लेना, सिंपली डाउनलोड पाइथन पर क्लिक करना और आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इंस्टॉलर EXE हो सकता है, ये MSI इंस्टॉलर हो सकता है। अगर आप लोग लिनक्स में है तो उसके लिए इंस्टॉलर हो सकता है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके बाद जो चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इंस्टॉल कराने वाला हूँ, वो चीज़ है पाइचार्म। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाके आप लोग लिंक पर क्लिक करना और आप लोग इस पेज पर आ जाओगे। ये पाइथन के लिए बनी हुई एक IDE है। इसके कम्युनिटी वर्जन को आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लो। ये कम्युनिटी फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का प्रयोग करना, क्योंकि जेटब्रेन्स दे रहा है सारे स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री प्रोफेशनल पाइचार्म का लाइसेंस। तो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं जेटब्रेन्स पाइचार्म प्रोफेशनल का एब्सोल्युटली फ्री लाइसेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वरना अगर आप लोग एक प्रोफेशनल है तो आप कम्युनिटी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप लोग अगर विंडोज में तो विंडोज के लिए डाउनलोड हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोड पे कम्युनिटी के नीचे, तो कम्युनिटी वर्जन इसका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आप लोग को पाइचार्म, मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले तो यार देखो, अगर आप पाइथन डेवलपमेंट कर रहे हो तो पाइचार्म इज द किंग। मैं सालों से यूज कर रहा हूं और मेरा फर्स्ट एवर इस चैनल पे जो वीडियो था उसमें भी मैंने पाइचार्म ही यूज किया था फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे कहीं और नहीं मिली, इसलिए मैं पाइचार्म में स्टिक किया। सबसे पहले तो इसमें यार सब कुछ रेडी टू यूज होता है। मल्टीपल पाइथन इंटरप्रेटर्स आप लोग यूज कर सकते हो। रन बटन पे क्लिक करके पाइथन कोड डायरेक्टली चलता है आपका। उसी के साथ साथ आप सिर्फ ओपन फाइल्स को ब्राउज कर सकते हो। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं। गिट काफी बढ़िया से काम करता है इसमें। और भी जैसे जैसे हम लोग अभी कोडिंग करेंगे आप लोगों को फीचर्स के बारे में बताता जाऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहला काम जो मुझे करना है ना, वो ये है कि ये पाइथन को इंस्टॉल करना है और उसके बाद पाइचार्म को इंस्टॉल करना है। पाइथन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन मेन इंजन है जो कि हमारे कोड को इंटरप्रेट करेगा, जो हम कोड लिखने वाले हैं पाइथन में। और पाइचार्म क्या है? पाइचार्म हमारे लिए आसान बनाएगा चीज़ों को। जैसे कि बड़े बड़े फंक्शन के नाम है, हम उसके सिर्फ शुरू के 2-3 कैरेक्टर्स लिखेंगे और काम हमारा हो जाएगा। ऑटो सजेस्ट वो कर देगा। इस वीडियो में हम लोग बड़े धमाकेदार प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं, तो बने रहना आप लोग। और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग से देखना। मैं रेकमेंड करूँगा स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई नई चीज़ें आ गई हैं पाइथन में। वालरस ऑपरेटर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पाइचार्म में टाइप्स को लेके सपोर्ट भी है। तो कई चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो में ऐसी बताने वाला हूँ जो कि गेम चेंजिंग शायद साबित हो जाए आप लोगों के पाइथन करियर के लिए। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। जिस तरह से गेम को इंस्टॉल करते हो आप लोग, कर लो इंस्टॉल वैसे ही इंस्टॉल। वेट करूँगा इसके कंप्लीट हो जाने का। एंड येस इट्स डन। तो मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। मैंने पाइथन का ये वर्जन इंस्टॉल किया है, बट लेट मी टेल यू कि पाइथन के वर्जन्स चेंज होते रहते हैं। आप लोगों को शायद कुछ और वर्जन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाइथन का 3.11.2 दिखा रहा है, हो सकता है 3.11.4 आपको दिखाए, हो सकता है 3.12 पॉइंट समथिंग दिखाए, मे बी 1.8 दिखाए, हु नोज। बट पाइथन के बेसिक्स मोर और लेस सेम रहने वाले हैं, तो आपको टेंशन वहां पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं क्लोज करूंगा इंस्टॉलर को और अगली चीज जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो है पाइचार्म इंस्टॉल करूंगा। अगर आप लोग विंडोज़ में हैं तो आप लोग को विंडोज़ का इंस्टॉलर ये दिखाएगा और इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है। तो इंस्टॉलेशन से आप बिल्कुल भी मत डरना। और यहाँ पर देखो, ये जो एप्लीकेशन है ये मेरी एप्लीकेशंस फोल्डर में आ गई है। अब मुझे पता है मेजॉरिटी लोग विंडोज़ में है यहाँ पर, तो आप लोग विंडोज़ में इंस्टॉल करना ईजिली हो जाता है यार, कोई टेंशन नहीं होने वाली आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर पाइचार्म को खोजने के लिए स्पॉटलाइट सर्च खोलूँगा और यहाँ पर पाइचार्म खोलूँगा, एंटर मारूंगा और मेरा पाइचार्म खुल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये पाइचार्म मेरा ओपन हो रहा है
और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपने इंटरनेट से डाउनलोड करी है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि इस टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को इस तरह से आप देखो, मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ ही लेना इसको। कंटिन्यू करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पर पाईचार्म की जो होम पेज है वो मुझे देखने को मिल गई है। ठीक है, अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, हमने पाईचार्म इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉलेशन का मैटर हमारा क्लोज हो चुका है। नाउ दैट हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया, हम पाईचार्म में एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। पाईचार्म आईडी कमाल की आईडी है, इसमें आप लोग वर्जन कंट्रोल और रीफैक्टरिंग ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे व्हाट आई मीन बाय दैट। बट मैं यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, ये आप लोगों को बोलेगा एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो, बट मैं यहाँ क्लिक करूँगा प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पर। अब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट मत बनाना, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पर क्लिक करना। फिर इसके बाद मैं ऐड इंटरप्रेटर पर क्लिक करूंगा, ऐड लोकल इंटरप्रेटर पर क्लिक करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर सिस्टम इंटरप्रेटर पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। बस इतना आप लोगों ने करना है। और इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करने से पहले ये जो मेरा लोकेशन है इसको चेक कर लूंगा। वैसे तो ये लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सिंपली जो पाइथन प्रोजेक्ट आपका बनेगा इस लोकेशन में बनेगा, विच शुड बी फाइन। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोजेक्ट की लोकेशन, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप ऐसा करें, बट आप कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, बट आई डोंट रिकमेंड दैट एंड आई रिकमेंड कि आप लोग क्रिएट पर क्लिक करें और आपका नया पाइथन प्रोजेक्ट बन चुका है। अब इसका नाम यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट है, बट आप लोग बनाते वक्त इसका नाम चेंज भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया। पाइथन प्रोजेक्ट नाम इज गुड फॉर मी। अब एक नया प्रोजेक्ट हमारा पाइथन में बन चुका है। एक चीज़ जो मैं करना चाहूँगा यहाँ पर पाईचार्म में क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करके मैं पाईचार्म की सेटिंग्स में आ जाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर एडिटर में जाऊँगा, जनरल में जाऊँगा और इसके बाद चेंज फॉन्ट साइज विद कमांड प्लस माउस व्हील यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और ओके करके। ये करने से होगा ये कि जब मैं कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल करूँगा तो फॉन्ट साइज मेरा कम ज़्यादा होता जा रहा है। आई रियली लाइक दिस, क्योंकि इससे होता क्या है कि कभी मुझे अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन में जूम करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम को जो कि ऑलरेडी जेटब्रेन्स पाईचार्म ने आपको डालकर दिया हुआ है, थैंक यू पाईचार्म, इसको आप रन कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पाइथन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हुए ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये हो किस तरह से रही है मैं आप लोग को बताता हूँ। आपका जो पाइथन इंस्टॉल्ड है, जो पाइथन इंटरप्रेटर हमने इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में, उसको यूज करते हुए पाईचार्म ने आपके इस कोड को, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको रन किया। पाईचार्म ने वो कोड पाइथन इंटरप्रेटर को भेजा, पाइथन इंटरप्रेटर ने उस कोड को रन किया और जो आउटपुट आया वो पाईचार्म ने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो एक आईडीई को यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट हाई नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, मैं इस पूरी फाइल को अभी खाली कर दूंगा क्योंकि हम लिखने वाले हैं कोड को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्रिंट फंक्शन। आप प्रिंट के अंदर हेलो वर्ड लिख दें और इसके बाद जब आप दोबारा रन करेंगे तो आपको हेलो वर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया। मैं चाहता हूँ आप सब कॉमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दें क्योंकि ये मोमेंट शायद आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहे कि आपने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखा था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल्स इन पाइथन, लेकिन एक मिनट, वेरिएबल्स को भी बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कुछ लाइंस लिखते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ को एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करके लिख दूँ हेलो हैरी, तो यहाँ पर पहले हेलो वर्ड उसके बाद हेलो हैरी आएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ऊपर मूव करूँ, तो मैं अगर मान लो इस लाइन को ऊपर मूव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड में दबाया ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो की, जिससे कि मैं मूव कर पा रहा हूँ लाइन को। अगर मैंने ऐसा किया और मैं उसके बाद मैं रन करता हूँ इसको, तो हेलो वर्ड पहले प्रिंट हुआ, हेलो हैरी बाद में हुआ। जब हेलो हैरी ऊपर है और हेलो वर्ड नीचे, तो हेलो हैरी पहले होगा, उसके बाद हेलो वर्ड होगा। एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पर भी अपने माउस व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ तो कर ही सकते हैं लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कोई भी लाइन अगर आप लोग चाहते हैं एग्जीक्यूट ना हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने हेलो वर्ड लिखा यहाँ पर
लेट अस से मैं 10 बार लिखना चाहता हूँ। कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर रेप्लिकेटिंग अ लाइन। तो कंट्रोल डी अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन जो है रेप्लिकेट होती जाएगी पाई चार्म में। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल डी जैसे जैसे दबाऊंगा वैसे वैसे ये लाइंस बहुत सारी आती जा रही हैं। इस पॉइंट पर इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये ओबे करेगा, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी के सारी ये जो हेलो हैरी, हेलो वर्ल्ड, ये सब चीज़ें इनको एग्जीक्यूट करेगा। बट यू नो वॉट, मैं नहीं चाहता इतने सारे हेलो वर्ड को एग्जीक्यूट करना, बट आई माइट कीप दिस कोड इन द फ्यूचर, यानी कि मुझे शायद इस कोड की ज़रूरत फ्यूचर में पड़े, अभी नहीं है, आई एम श्योर अबाउट दैट। ऐसे केसेस में आप लोग क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे इसको और अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे, और ऐसा करने से ये लाइंस कमेंट आउट हो जाएंगी। देखा आपने ये पाउंड सिंबल का मतलब होता है कि इसको इग्नोर करो, इस पर्टिकुलर लाइन को इग्नोर करो, और पाइथन ओबे करेगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में पाउंड के बाद कुछ भी लिखा होता है उसको इग्नोर किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पाउंड और लिख दूँ हे हैरी, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रन करूं तो ये प्रोग्राम विल वर्क जस्ट फाइन, क्योंकि यहाँ पर मैंने पाउंड लगाया है। तो यहाँ से लेके इस लाइन को यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे इसने पाउंड देखा ये समझ जाएगा कि कमेंट लिखा गया है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या मैं पूरी लाइन को कमेंट आउट कर सकता हूँ इस तरह से। अब मान लो मुझे लगातार बहुत सारी लाइन्स को कमेंट आउट करना है, पाइचार्म हमारे लिए ये चीज़ आसान बना देता है, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो। लेकिन अगर पाइचार्म नहीं होता तब बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है एक एक करके इन सब लाइंस को कमेंट आउट करना। इसीलिए पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स बनाए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से जाते हैं। आप लोग करेंगे क्या, ट्रिपल सिंगल कोट्स लगाएंगे और इसके बीच में आप जो कुछ लिखेंगे ट्रिपल सिंगल कोट्स के, वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। कमेंट का मतलब इसको इग्नोर करो। तो ये जो प्रोग्राम है वो ये प्रिंट करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, इसको प्रोसेस करेगा यहाँ तक, क्योंकि पाउंड के बाद सिंगल लाइन कमेंट होता है, पाउंड के बाद की चीज़ जस्ट फॉर दिस लाइन इग्नोर होगी। और क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है इसलिए ये पूरा का पूरा इग्नोर होगा। तो ये इग्नोर करने के बाद बचेंगी सिर्फ 3 लाइंस, और वो आपको प्रिंट होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ ही रही हैं। तो ये था कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट्स का मतलब अगर आप कुछ भी डालना चाहते हो अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को याद दिलाने के लिए कुछ डालना चाहते हो, मान लो मैंने एक चैटबॉट बनाया पाइथन में और मैं लिखना चाहता हूँ कि यार इस मॉडल को, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को फ्यूचर में अपडेट कर लेना, तो मैं एक पाउंड सिंबल लगाकर लिख सकता हूँ प्लीज़ अपडेट दिस मॉडल इन द फ्यूचर, कुछ इस तरह की बात लिख सकता हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल्स इन पाइथन, मैं इसे कॉपी करूँगा और ऊपर यहाँ पर लिखूंगा कमेंट्स इन पाइथन, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया है। तो कमेंट्स इन पाइथन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, या फिर मैं लिखूंगा योर फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। मेरे पास पाइथन के बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहो। मैं आप लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आपके घर के अंदर किचन है, किचन के अंदर बहुत सारे डब्बे हैं, किसी डब्बे में दाल रखी है, किसी डब्बे में चावल रखे हुए हैं और किसी डब्बे में और सामान रखा हुआ है। वो सारे के सारे कंटेनर्स हैं। एक बॉटल होती है उसके अंदर पानी होता है, एक कैन होती है उसके अंदर डीजल होता है या पेट्रोल होता है। तो ये सब कंटेनर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को स्टोर करते हैं। पाइथन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह से कैन को हम कैन बोलते हैं, बॉटल को हम बॉटल बोलते हैं और बॉक्स को हम बॉक्स बोलते हैं, उसी तरह पाइथन में भी वेरिएबल्स अलग अलग तरह के होते हैं। ये होते तो सारे कंटेनर्स ही हैं लेकिन अलग अलग तरह की चीज़ स्टोर करने के लिए बने होते हैं। आओ देखते हैं ये वेरिएबल्स किस तरह से पाइथन में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल जो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ वो है a इज इक्वल टू 5 या फिर 3। तो मैंने यहाँ पर a के अंदर 3 स्टोर कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ प्रिंट a और इसको रन करता हूं तो 3 यहां पर प्रिंट हो जाएगा, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। ठीक है, तो मैंने यहां पर किया क्या, मैंने कहा कि भाई ए नाम से एक कंटेनर बनाओ जिसके अंदर 3 डाल दो और अब प्रिंट कर दो ए को। तो क्या होगा, ए के अंदर आ गया 3 और जब मैंने प्रिंट ए किया तो यहां पर 3 मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं मान लो b इज इक्वल टू 55 और प्रिंट करता हूं b, तो आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे पहले 3 प्रिंट हो रहा है, फिर 55 प्रिंट हो रहा है। और ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो तो सारी प्रिंट होंगी क्योंकि वो सबसे पहले लिखी थी हमने, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है तो वो चीज़ लिखी होंगी।
अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को पाइचाम का फीचर दिखाता हूँ कि जब आप होवर करते हो ना, तो देखो इस फंक्शन का पूरा कच्चा चिट्टा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सब कुछ बताएगा। ये कह रहा है कि भाई SCP नाम का आप एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर। एक ऑप्शन है, एंड नाम का एक ऑप्शन है, फाइल नाम का एक ऑप्शन है, तो ये सब यूज़ किए जा सकते हैं। ये चीज़ जब आप एडवांस पाइथन प्रोग्रामर बन जाओगे तो आपके बहुत काम आने वाली है। वन ऑफ द रीजन्स आई ऑलवेज यूज़ पाइचाम फॉर पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो कि प्रिंट ए मैंने लिखा, प्रिंट बी मैंने लिखा। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं a इज इक्वल टू 6.2 लिख दूँ और इसके बाद प्रिंट ए करूँ। अगर आप लोग किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, या हो सकता है आपको प्रोग्रामिंग आती ही ना हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आप लोग को लगेगा कि यार ये तो एक इंटीजर है लेकिन ये एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है पाइथन में कि यार पहले इंटीजर था अब एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर हो गया? तो द आंसर इज यस। आप यहाँ पर जैसे ही रन करोगे, सबसे पहले A3 था, 3 प्रिंट हुआ, B55 था, 55 प्रिंट हुआ, फिर A ही को यानी कि सेम वेरिएबल को मैंने 6.2 कर दिया और उसको प्रिंट किया, 6.2 यहाँ पर देखने को मिल गया। तो पाइथन में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ये डेटा टाइप था इंटीजर, ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर C इज इक्वल टू ट्रू, या फिर मैं इसको फॉल्स भी कर सकता था। ठीक है, अगर मैं C इज इक्वल टू ट्रू करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट C कर दूँ और इसको रन करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे C इज इक्वल टू ट्रू आ गया है और ये ट्रू है। और अगर मैं इसको फॉल्स बनाना चाहूँ तो मैं इसको फॉल्स भी बना सकता हूँ, यहाँ पर फॉल्स प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है, नोट करना मैंने यहाँ पर कोई डबल कोट नहीं लगाया है, एज इट इज़ फॉल्स को लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने यहाँ पर ट्रू को लिखा हुआ था, तो ट्रू एंड फॉल्स जो है ये बूलियन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, दीज आर बूलियन वेरिएबल्स, नॉट कैरेक्टर, सॉरी, बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, ये बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब इसी के साथ साथ आप स्ट्रिंग बना सकते हो। अगर मैं D इज इक्वल टू हैरी लिखूंगा और इस प्रोग्राम को रन करूंगा, नोट कर रहे हो ये यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ रही है, ये यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि भाई साहब हैरी नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि इसको लग रहा है हैरी एक वेरिएबल है। अब मैं चाहता हूं कि हैरी एज इट इज प्रिंट हो जाए, मैंने सोचा यार एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, मैं प्रिंट D कर दूंगा, तो जैसे ही रन करूंगा, ऊप्स ऊप्स आ गया एक एरर, कह रहा है नेम हैरी इज नॉट डिफाइंड। तो पाइथन आप लोग को एरर देता है जब भी आप कोई गलत चीज़ लिखते हो। अगर आप कोई ऐसी चीज़ लिखते हो जो कि पाइथन के समझ में आ ही नहीं रही है, वो आपको एक एरर देगा और बताएगा आपको कि भाई साहब ये हैरी नाम की चीज़ मेरे तो समझ से बाहर है, आप क्या चाहते हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो एक मशीन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एज अ स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दूंगा। डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करने का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रिंग बन जाए। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि लोगों का नाम, किसी भी एक ब्लॉक का कंटेंट, आपका ऐसे, ठीक है, किसी ने ऐसे लिखा है कुछ तो वो, या फिर आपने अगर मान लो एक रिपोर्ट बनाई है उसको एज अ स्ट्रिंग आप लोग सेव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। D इज इक्वल टू हैरी लिखा, अब मैं रन करूंगा, एरर जा चुका है, हैरी आ चुका है। क्या हुआ है? एरर जा चुका है, हैरी आ चुका है। जब हैरी आता है एरर जाता है, आप देख सकते हो D इज इक्वल टू हैरी, प्रिंट D करा मैंने यहाँ पर, वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर कि देख रहे हो आप, हैरी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऑसम, दिस इज अमेजिंग। अब यहाँ पर ये था हमारे पास डेटा टाइप्स। क्या और तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं? द आंसर इज यस। इनफैक्ट पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट मैं आपको एक और डेटा टाइप बताता हूँ जिसका नाम है नन। और नन का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? यानी कि कुछ है ही नहीं। जैसे कि अगर आपने सीक्वल वगैरह यूज़ किया है तो नल होता है उसमें, बट नन का मतलब मैं आप बताता हूँ। मान लो आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, किसी से आपने पूछा आपका नाम क्या है, और वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे नथिंग, ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार इन्होंने, सामने वाले ने क्या नाम बताया, अगर आप कहते हो नथिंग, तब हो सकता है उसका नाम ही नथिंग हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो गया ना। तो कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में E इज इक्वल टू नन, ये एक डेटा टाइप बनाया गया। ठीक है, इसको नन टाइप बोला जाता है और मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ और ये बिल्कुल भी एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं E लिख सकता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर नन आ गया। नन का मतलब कुछ नहीं होता है पाइथन में। ठीक है, तो ये है हमारे पास बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर। क्या यही सिर्फ बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स है? नहीं, बाइट्स होता है हमारे पास सेट होता है, डिक्शनरी होती है, लिस्ट होती है, टपल होता है,
इंट होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगेन दीज आर द बेसिक वंस जो कि आप एज अ बिगिनर पाइथन डेवलपर यूज़ करोगे और आने वाले टाइम में चीज़ें आसान आपके लिए बनती जाएंगी और आप लोग जो है करते जाओगे काम अपना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पाइथन में होता है वो टाइप कास्टिंग का होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चीज़ों को कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ एफ नाम से, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ g इज इक्वल टू 5 और इसके बाद मैं प्रिंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं p लिख के एंटर मारूंगा सीधा प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद मैं g लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तब यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्या ये दोनों वेरिएबल सेम चीज़ होल्ड कर रहे हैं? वेल येस एंड नो। येस बिकॉज ये दोनों 5 होल्ड कर रहे हैं और प्रिंट करके या फिर रीड करते वक्त आप इनको 5 ही पढ़ेंगे। बट अगर आप चीज़ों की गहराई में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाला एक स्ट्रिंग है, नीचे वाला एक नंबर है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ f+1 प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आएगा एरर, लेकिन यहाँ पर मुझे 6 देखने को मिल जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसे और ये कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग में इंट को कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता, आई एम सॉरी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ f को टू एन इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ int f, यानी कि f को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो। पहले हम कह रहे थे 5 में 1 जोड़ दो, तो ये कह रहा है भाई स्ट्रिंग में हम कोई नंबर नहीं जोड़ सकते। अगर मैं आपसे कहूँ इस स्ट्रिंग में 3 जोड़ दो हैरी में, तो इस बात का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप कहते हो ऐड कर दो हैरी में 1 को, तो कोई मतलब नहीं हुआ। 1 एक इंटीजर है, ये एक स्ट्रिंग है, पाइथन के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो कि यार इस स्ट्रिंग को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो फिर उसमें 1 जोड़ दो, तो पाइथन समझ जाता है, कहता है हाँ भाई ठीक है, इसको हम 6 बना देते हैं अभी। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑपरेटर्स काम करते हैं पाइथन में। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताऊं, मैं आप लोगों को एक नई फाइल कैसे बनाते हैं ये बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना सकता हूं पाइचार्म के अंदर, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके और पाइथन फाइल पर क्लिक करके। ऐसा करने से एक नई पाइथन फाइल मुझे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं इसका नाम रखने वाला हूँ operators.py, या फिर अगर मैं सिर्फ ऑपरेटर्स भी लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली .py ऐड कर लेगा। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ num1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूंगा num1 इज इक्वल टू 3 4 5। इसके बाद मैं लिखूंगा num2 इज इक्वल टू 3, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को आसान बनाता हूँ, यहाँ पर 10 करता हूँ, यहाँ पर 2 करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वेरिएबल के नाम को रखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर num1 इज इक्वल टू 10 लिखा, दैट वाज फाइन, बट आई कैन नॉट नेम माई वेरिएबल एज num स्पेस 2। तो ये एक रूल होता है वेरिएबल के नाम को देने का कि आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें स्पेसेस नहीं हो सकती। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर 2 num लिखूँ तो दिस इज इनवैलिड। क्या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है? यस, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट वो एक स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं एम्परसेंड से स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सब जो है इनवैलिड है। बट मैं यहाँ पर num2 नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ ऑपरेटर्स के बारे में, और ऑपरेटर्स जो हैं उनमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पर लिख सकते हो num1 प्लस num2 इज, और मैं यहाँ से स्पेस हटा देता हूँ और इसके बाद मैं कॉमा लगाकर यहाँ पर लिख दूंगा num1 प्लस num2, और मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। कंट्रोल डी दबाकर और मल्टीपल कर्सर्स लेकर, जैसे कि मैं ऑल्ट दबाकर अगर यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा तो मल्टीपल कर्सर्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, फिर ऑल्ट दबाऊंगा, पहले क्लिक करूंगा सारे कर्सर्स चले जाएंगे, ऑल्ट दबाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा एक और कर्सर प्राप्त करूंगा, स्टार दबा दूंगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा, ऑल्ट दबाकर यहाँ दोबारा क्लिक करूंगा, यहाँ पर स्लैश दबा दूंगा। और अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखना कि यही वाली फाइल रन होगी operators.py, और अब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो आप लोग देखने यहाँ पर रन होगी main.py फाइल। तो होता क्या है, पाइचार्म के अंदर रन कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप लोग एक रन कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं ये पर्टिकुलर फाइल रन हो, सिर्फ एक बार आपको राइट क्लिक करके रन ऑपरेटर्स पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप देखो ये ऑपरेटर्स वाली फाइल रन होगी। अब आप यहाँ रन बटन पर जब भी क्लिक करेंगे
तब आपकी ऑपरेटर्स वाली फाइल ही रन होगी। ये फीचर कभी कभी आप लोगों को लगेगा कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट। लेट मी टेल यू क्यों। क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो बहुत सारी फाइल्स खुली होती हैं, और ऐसे में आप लोग चाहते हो कि आपकी जो मेन फोकस वाली फाइल है वही रन हो, चाहे आप किसी भी फाइल के अंदर झांक कर देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जल्दी रियलाइज होगी, बट लेट मी टेल यू हाउ दिस इज वर्किंग। num1 में num2 को ऐड किया जाएगा, 10 और 2 क्या होते हैं, 12 होते हैं। num1 में num2 माइनस किया जाएगा, क्या होता है, 10 माइनस 2 8 होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 8 आ गया है। num1 मल्टीप्लाई बाय num2 20 होता है, वो आ गया है, ठीक है, 10 टू ज़ा 20 होता है। एंड सिमिलरली जब हम डिवाइड करते हैं 10 को 2 से, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 5 आ रहा है। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, अगर 3 कर दूँ तब क्या आएगा, तब जैसे कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा 3.33333333 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग कर सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल पाइथन के अंदर। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है हमारे लिए, डबल फॉरवर्ड स्लैश हमको करके देता है फ्लोर डिवीजन, यानी कि आप लोगों को पॉइंट के बाद जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखेंगी। सिमिलरली डबल स्टार होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो कि आप लोगों को 10 टू द पावर 3 कैलकुलेट करके देगा। फिर उसके बाद परसेंट, मतलब कि जब 10 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। इस केस में जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हम लोग को 1 रिमाइंडर मिलता है। 3 3 जा 9 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये मुझे यहाँ पर 1 दिखा रहा है। इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। जब भी मैं कहता हूँ a = 4 और इसके बाद कहता हूँ प्रिंट a, तो a एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि a को 4 से असाइन कर देता है, और यहाँ पर 4 प्रिंट होकर आएगा और आप लोग कहोगे वी गॉट नो सरप्राइजेस, क्योंकि आपको पता है कि 4 ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 4, या फिर लेट अस यूज सम अदर नंबर a प्लस इक्वल्स टू 2, तब यहाँ पर 4 में 2 ऐड होकर आप लोग को दिखेगा, यानी कि मैंने a को मॉडिफाई कर दिया सच दैट नाउ a इज a प्लस 2, ठीक है। इसलिए आपको 6 देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप लोग a माइनस इज इक्वल टू 2 करोगे, लेट मी कॉमेंट दिस, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने कमेंट किया, और रेप्लिकेट करने के लिए कंट्रोल डी शॉर्टकट है पाईचार्म में। अगर मैं इसको a माइनस इज इक्वल टू 2 करता हूँ तो आप लोग देखोगे 4 माइनस 2 हो जाएगा a की वैल्यू अब, और वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली स्टार इज इक्वल टू 2 करने से 8 हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू 2 करने से 2 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू 2 करने से, डबल स्टार इक्वल्स टू 2 करने से, एंड परसेंट इक्वल्स टू करने से क्या होगा। ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आगे बढ़ूंगा और मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मान लो लिखा x इज इक्वल टू 8 और मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ x इज ग्रेटर देन y और इसको रन करता हूँ, तब आप लोग देखो यहाँ पर ट्रू लिख कर आ गया। इसका मतलब x इज इंडीड ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनका जो आउटपुट निकल कर आ रहा है वो ट्रू या फॉल्स आ रहा है, ठीक है। इन अ वेरी सिमिलर वे अगर मैं x इज लेस देन y को प्रिंट करना चाहूँ, मैं कंट्रोल D दबाऊंगा। यहाँ पर मैंने कंट्रोल S दबा दिया था गलती से, बट मैं कंट्रोल D दबाऊंगा और लेस देन y अगर प्रिंट करूँगा तो फॉल्स आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ये नॉट इक्वल्स टू वाई है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉट इक्वल्स टू वाई। क्या x इज इक्वल टू वाई या नॉट इक्वल्स टू वाई? दिस इज ट्रू, x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर ट्रू लिख कर आ गया है, विच मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इस तरह के आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने को मिल जाएंगे। अब मान लो मैं एक z नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी वैल्यू को मैं 8 कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा कि x इज इक्वल्स टू z, इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज ट्रू। डबल इक्वल टू का मतलब होता है वेदर x इज इक्वल टू z और नॉट। अब आप लोग कहोगे सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं होता है, डबल इक्वल टू क्यों यूज करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होता है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा कन्वेंशन। तो पाइथन टीम ने ये डिसाइड किया कि डबल इक्वल्स टू को बनाते हैं इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर की वेदर x इज इक्वल टू z और नॉट, एंड इट इज इक्वल टू z, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पर भी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इफ एल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ कि x इज इक्वल टू z एंड x इज लेस देन y, तो ये ओवरऑल बात सच है कि नहीं? क्या x इक्वल टू z है? यस,
एक्स इज इक्वल टू जेड एंड ऑल्सो एक्स इज लेस देन वाई। नहीं, एक्स इज नॉट लेस देन वाई। तो इन दोनों में से एक बात गलत हो गई। तो अगर मैं इस ओवरऑल बात की बात करूं तो क्या ये सच है या झूठ है? ये झूठ है, क्योंकि इनमें से एक बात झूठ है। अगर एक इंसान 15 सच बोलता है और एक झूठ बोलता है तो हम उसको झूठा ही कहेंगे, सच्चा नहीं कहेंगे। सच्चा मतलब 100% सच्चा, ठीक है। इन अ वेरी सिमिलर वे यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड अगर मैं और कहूँ और कि यार या कि यार अगर मैं कुछ ऐसी बात करूं आपसे कि या तो ये सच हो या तो ये या तो ये, या तो इस इंसान ने 15 में से झूठ बोला हो एक, या 16वां झूठ बोला हो, तो क्योंकि उसने 16वां झूठ बोला है तो ये बात पूरी सच हो जाएगी। हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि या तो ये हो या फिर ये हो, यानी कि और इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो बात सच्ची हो जाएगी। तो इन दोनों में से एक चीज़ तो ट्रू है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देखो ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होकर हमें मिलेगा। इन अ वेरी सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट और मैं कहता हूँ नॉट ऑफ फॉल्स, तो वो ट्रू हो जाता है। यानी कि अगर मैं रिवर्स करना चाहता हूँ इसको तो मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं नॉट ऑफ ट्रू प्रिंट करता हूँ, नॉट ऑफ ट्रू प्रिंट करता हूँ तो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना सकते हैं नॉट इस्तेमाल करके। नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग अगर बनाना चाहोगे एक लॉजिक बेस्ड ऑन वेदर सर्टेन कंडीशन इज नॉट मेट, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्नेक हैज नॉट हिट द वॉल कंटिन्यू द गेम, बट इफ द स्नेक हैज हिट द वॉल यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द गेम एंड द गेम इज ओवर। तो वो चीज़ आप लोग स्पेसिफाई करने के लिए इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं पाइथन के अंदर, जो कि थोड़ा सा, मैं बहुत एडवांस तो नहीं कहूँगा, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। तो यू कैन कंसिडर स्टडिंग इट आफ्टर यू गो टू इंटरमीडिएट स्टेज, बट बिटवाइज ऑपरेटर्स मैं भी यहाँ पर नहीं कवर करने वाला हूँ। पाइथन की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी की एक सबसे बड़ी वजह है पिप और मॉड्यूल्स। पाइथन में पिप होता है जिसकी सहायता से आप लोग मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और मॉड्यूल्स का मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ कोड। मैं आप लोगों को ये चीज़ प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ पैंडास, मैंने लिखा पैंडास, और यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। ये पाइथन का पैकेज होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक नई फाइल यहाँ पर बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पाइथन फाइल, पैकेजेस, डेमो, और यहाँ पर मैंने गलती से एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे फाइल जल्दी से। मैं यहाँ पर लिखूंगा पैकेजेस डेमो और यहाँ पर एंटर मार दूंगा, नई पाइथन फाइल बन जाएगी। अब देखो आप लोग, मैं क्या करूँगा, पाइचाम में अपने टर्मिनल के अंदर लिखूंगा पिप इंस्टॉल पैंडास। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा पिप इंस्टॉल पैंडास। अब टर्मिनल और जो रन बटन होता है वो अलग अलग है। रन जब हम करते हैं तो वो आप लोगों को आउटपुट दिखाता है, लेकिन जब हम टर्मिनल में जाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। ये टर्मिनल ये वाले टर्मिनल के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि जो आपका पावर शेल है, अगर आप लोग विंडोज़ में है, या फिर मैक का टर्मिनल है, या फिर लिनक्स का टर्मिनल है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप इंस्टॉल पैंडास। तो कमांड होता है पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा पिप इंस्टॉल पैंडास, एंटर लिखूंगा। अब इसने कहा मॉड्यूल नॉट फाउंड। अब क्योंकि मैं मैक में हूँ तो मुझे पिप 3 लिखना पड़ेगा। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट पिप 3 मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि पाइथन 3 के करस्पॉन्डिंग पिप 3 आता है मैक में। सो पिप के करस्पॉन्डिंग पिप 3 होगा मैक में, क्योंकि पाइथन 3 पाइथन का 3rd वर्जन है, और पहले इससे पहले पाइथन 2 होता था तो पिप 2 यूज़ किया जाता था। बट यहाँ पर पिप 3 इंस्टॉल पैंडास में लिखूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग विंडोज़ में हैं तो पिप विल वर्क जस्ट फाइन। अब आप लोग यहाँ पर देखो, ये मुझसे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ पैंडास को, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके उसमें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके इंपोर्ट कर सकते हो पैंडास को, और आप इंपोर्ट पैंडास लिख सकते हो और फिर इसके बाद लिख सकते हो df इज इक्वल टू pandas.read.csv, और हम एक CSV फाइल को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपके रेफरेंस के लिए एक CSV फाइल यहाँ पर लेकर आता हूँ। जल्दी से मैं जस्ट एक CSV फाइल सर्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए,
और मुझे CSV फाइल जो है वो ऑलमोस्ट मिल गई है। तो मैंने अभी क्या किया, इंटरनेट से एक फाइल डाउनलोड करी जो कि एक एक्सेल फाइल थी। मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा तो मैं अपने एक्सप्लोरर से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ फाइल ड्रैग कर सकता हूँ इस फोल्डर में और ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि क्या आप मूव करना चाहते हैं फाइल को, येस आई वॉन्ट टू मूव, और यहाँ पर देखो फाइल डॉट XLSX आ गई। तो मैं रीड एक्सेल नाम का एक फंक्शन है वो यूज़ करूँगा। अब आप लोग को ये सारे के सारे मेथड्स आना ज़रूरी नहीं है, जब आप पैंडा सीखेंगे तो आपको आ जाएंगे, बट जस्ट मैं आपको एक टेस्ट देना चाहता हूँ इन सब चीज़ों का कि ये कैसे काम करती हैं। तो मैं फाइल डॉट XLSX करूँगा और इसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा DF को तो ये डेटा ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा क्योंकि मुझे ये वाला फाइल रन करना है और यहाँ पर ये कह रहा है ओपन पाई एक्सेल आपने इंस्टॉल नहीं किया है। तो पैंडास को यूज़ करने के लिए एक्सेल के साथ हमें ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल और पिप 3 लिखूंगा क्योंकि मैं मैक में हूँ। ठीक है, अगर आप विंडोज़ में तो पिप आपका चल जाएगा। इसने ओपन पाई एक्सेल डाउनलोड कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा तो ये चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा दोबारा से और यहाँ पर देखो इसने मुझे सारा डेटा दिखा दिया। मैं ये सारा डेटा रीड कर सकता हूँ। कैसे करना है ये जब आप पैंडा सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पैकेजेस यूज़ करके आपको शुरू से नहीं लिखना पड़ा लॉजिक एक CSV फाइल को रीड करने का। आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस पैकेज को यूज़ करके जो है अपना काम कर लिया। अब मैं आप लोगों को और पैकेजेस कुछ दिखाऊंगा कमाल के जो कि यूज़ किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। एक तो होता है मशीन लर्निंग के लिए sklearn, ये आपको मशीन लर्निंग के इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह देता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ PDF रीडर पैकेज इन पाइथन, तो ये पैकेज हमें PDF फाइल्स मर्ज करने में हेल्प करता है। आप देखो यहाँ पर आपको बस सिंपली करना क्या है कि ये इसको इंस्टॉल कर लेना है PDF रीडर को और ये बताएगा आप लोगों को कि किस तरह से आप लोग PDFs मर्ज कर सकते हैं, PDF रीड कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं पाइथन में जो कि आप सिंपली एक पैकेज इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। देखो PyPDF2 नाम का एक बहुत कमाल का पैकेज है, मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। मुझे अगर कभी सॉफ्टवेयर बनाना होता है 2 PDFs को मर्ज करने का या इस तरह के कोई काम करने का तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। तो ये होते हैं पैकेजेस पिप के अंदर, पाइथन के अंदर पिप से जो कि आप इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल जब भी आप लिखते हैं तो वो पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाता है, सेव हो जाता है और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। अब पैंडाज एक बड़ा नाम होता है इसलिए हम इंपोर्ट पैंडाज एज PD कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर PD के नाम से यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो आप एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके इस पैकेज के नाम को एज PD इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आपको पैंडाज नहीं PD लिखना पड़ेगा, इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। और भी बहुत सारे पैकेजेस है पाइथन के अंदर। नोटिफिकेशन देने का पैकेज है एक। विंडोज़ में अगर आपको नोटिफायर बनाना है जो कि आपको नोटिफिकेशन इस तरह की देता रहे, जैसे मुझे यहाँ पर ही नोटिफिकेशन मिली है आईफोन में 20% बैटरी है, उसी तरह की नोटिफिकेशंस अगर आप लोगों को चाहिए विंडोज़ में उसके लिए पैकेज अवेलेबल होते हैं। एक टेक्स्ट टू स्पीच करने का पैकेज अवेलेबल होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टू स्पीच के पैकेज को इम्पोर्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। पैकेजेस को हम लोग प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में देखेंगे क्योंकि हम तो बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने वाले हैं भाई साहब। तो ये हम देखने वाले हैं और डिटेल में, लेकिन इससे भी पहले मैं आप लोगों को और चीज़ें बता देता हूँ। अब अगला जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है हमारी इंडेंटेशन। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इंडेंटेशन क्या होता है, किस तरह से और चीज़ें काम करती हैं, मैं आप लोगों को जल्दी से अपने पाइथन के हैंड रिटन नोट्स से मिलाना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर codewithharry.com पर जाएं और नोट्स में जाएं या codewithharry.com/notes पर जाएं और यहाँ से जो है पाइथन के PDF नोट्स जो है वो डाउनलोड कर लें। तो ये कंप्लीट PDF नोट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे पाइथन के। इसमें मैंने हैंड रिटन लिखा हुआ है, डिटेल में चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं, अपने हाथ से लिखी हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखी हैं। तो आप लोगों को बहुत ही प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आप लोगों ने इस नोट्स को डाउनलोड कर लिया तो आप लोग सब लोग इन नोट्स को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं अब आप लोगों को आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूं कि इंडेंटेशन क्या होता है, बट इंडेंटेशन से भी पहले मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव करवाना चाहता हूं। तो इंडेंटेशन के बारे में मैं आप लोगों को स्ट्रिंग्स के बाद बताऊंगा जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जब हम देखेंगे और चीज़ों को। बट अभी मैं आपको इंडेंटेशन का एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट दे देता हूँ। जब हम कभी भी पाइथन में एक किसी भी फंक्शन के अंदर घुसते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया एक फंक्शन, मैंने लिखा func1, ये एक फंक्शन बनाने का तरीका है पाइथन में। मैं कोलन लगाऊंगा, कोलन लगाकर मैं एंटर मारूंगा तो ये स्पेस आपको दिख रही है। ये स्पेस का मतलब है कि अब हम जो भी लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर होगा, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ अ फंक्शन और फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दूँ print 3,
तो मैं ये स्पेस दे के लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं इस फंक वन के अंदर हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंडेंटेशन पाइथन में, बट मोर ऑन इंडेंटेशन लेटर। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स में डीप डाइव करेंगे। तो मैं एक नई फाइल यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा न्यू, यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर स्ट्रिंग्स डीप डाइव .py, ठीक है। तो ये बन गई। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक स्ट्रिंग जब हम बनाते हैं पाइथन में तो इस तरह से बना सकते हैं डबल कोट की सहायता से। क्या मैं डबल कोट की जगह सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ? ऑल्ट दबाकर मैं मल्टीपल कर्सर्स ला सकता हूँ, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन अभी मैं ऑल्ट दबाकर मल्टीपल कर्सर्स लाऊंगा और सिंगल कोट यहाँ पर लगाऊंगा और ये स्ट्रिंग सिंगल कोट पे भी बिल्कुल सही सही काम करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट नेम कर दूँ तो चाहे मैं डबल कोट यूज़ करूँ चाहे मैं सिंगल कोट यूज़ करूँ, मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर मिलेगा हैरी, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ इंश्योर करना, जब भी नई फाइल बनाते हो तो राइट क्लिक करके रन करना। और मैंने तो अपनी आदत बना रखी है कि जब भी पाइचाम में रन करता हूँ तो राइट क्लिक करके ही करता हूँ। तो राइट क्लिक करके जब मैं करूँगा ना रन, तब चीज़ें मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो नेम इज इक्वल टू हैरी करा मैंने, प्रिंट नेम करा, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मुझे नेम को कुछ इस तरह से स्लाइस करना है, स्लाइस का मतलब काटना है, कि मुझे उसके पहले 3 कैरेक्टर्स मिल जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0:3, ठीक है। इसका मतलब कि कैरेक्टर नंबर 0, कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2 को ले लो, ठीक है। अब आप कहोगे कैरेक्टर नंबर 0 क्यों कह रहे हो, 1 से शुरू करो ना गिनती को भाई मेरे, 0 से क्यों शुरू कर रहे हो? तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गिनती 0 से ही स्टार्ट होती है। अब आपको क्या ऐसा क्यों होता है भाई? होती है 0 से स्टार्ट, क्योंकि कंप्यूटर के लिए वो कन्वीनियंट होता है। क्यों कन्वीनियंट होता है, दैट इज टॉपिक फॉर सम अदर वीडियो। बट मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट्स बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बट अभी हम लोग पाइथन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर नंबर 0 है, ये कैरेक्टर नंबर 1 है, ए कैरेक्टर नंबर 2 है, ये कैरेक्टर नंबर 3 है, ये कैरेक्टर नंबर 4 है। तो 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो 0 से हम लोग गिनती को स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पर नेम 0:3 करने से कैरेक्टर नंबर 0 आएगा, कैरेक्टर नंबर 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, कैरेक्टर नंबर 2 आएगा। तो इसका मतलब होगा कि स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑल द वे टिल 2, ठीक है, यानी कि 3-1। और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3-1। तो 0 से n-1 तक जाता है ये। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो मैं Ctrl+D करके रेप्लिकेट कर लेता हूँ पहले इस लाइन को। अगर मैं कहूँ A to B का क्या मतलब है, स्टार्ट फ्रॉम A एंड गो ऑल द वे टिल B-1, ठीक है। तो B-1 तक जाएंगे हम, ठीक है। ये जनरलाइजेशन हो गया इस चीज़ का। बट अभी मैं इसको कमेंट आउट करूंगा और इसको रन करूंगा और आप लोग देखोगे यहाँ पे HAR आ रहा है इसका आउटपुट, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक गया, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? क्या मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ भाई कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। Ctrl+D करूंगा, यहाँ 1 से स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा 6 तक, ठीक है, या फिर 4 तक जाऊंगा। और यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम 1 गो ऑल द वे टिल 3, जो कि है 4-1, ठीक है। तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, तो ARR इसका आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं भाई, हाँ आ रहा है ARR, विच मीन्स कि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें बिल्कुल समझ में हमारे आ चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था, हम 2 तक गए थे, 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ तक गए थे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड्स पाइथन में लिखूंगा, क्योंकि देखो यार आप लोगों को बिल्कुल भी, और मैं ना पाइथन डॉक्स में जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं स्ट्रिंग के जो भी लेटेस्ट मेथड है मेरे लेटेस्ट पाइथन वर्जन के लिए उनको यूज़ करूं। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग में। एक तो यहाँ पर आप देखो अपर केस में कन्वर्ट करने का मेथड होता है। तो मैं अगर यहाँ पर अपर लिखूं, अपर अपर अपर, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। देखो सी ऑल्सो स्ट्रिंग मेथड्स, यहाँ हम स्ट्रिंग मेथड्स पे देते हैं। एक कैपिटलाइज मेथड है, केस फोल्ड मेथड है, सेंटर मेथड है, काउंट मेथड है, इनकोड मेथड है, बहुत सारे मेथड है, एंड्स विद मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। बिलीव मी, क्या आपको रटने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। अपनी पाइथन जर्नी कंटिन्यू करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो आपको आ जाएंगे। अभी एज एन एक्सपीरियंस्ड पाइथन प्रोग्रामर मेरे दिमाग में बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जितने मेथड्स मेरे दिमाग में निकल रहे हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ name.upper, और आप देखो यार कि पाइचाम ने, मैंने यू लिखा, पाइचाम ने मुझे दिखा दिया कि भाई अपर मेथड है, तो पाइचाम ही कर देता है आधी से आधी मदद। तो ये एक पाइचाम को यूज़ करने का बहुत अच्छा रीज़न होता है मेरे लिए जब भी मैं पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ। तो अब देखो मैंने नेम डॉट लिखा, इसने मुझे सारे मेथड्स दिखाना शुरू कर दिए।
कह रहा है भाई साहब फॉर्मेट होता है, कैपिटलाइज भी होता है। तो मैं अगर कैपिटलाइज मेथड को देखना चाहूँ, भाई साहब ये क्या करता है, रिटर्न अ कैपिटलाइज वर्जन ऑफ, तो पाइचाम इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आप लोग देख रहे हो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गेम चेंजिंग हो जाती हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। रन रिटर्न अ कैपिटलाइज वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। कैपिटलाइज वर्जन क्या होता है कि अगर ये एच स्मॉल होता है इसमें और मैं इसको रन करता तो एच को ये ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देता, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता। क्या और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं? हाँ भाई बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो स्ट्रिंग डॉट काउंट है, अगर मैं यहाँ पर आर को काउंट करूँ कि भाई आर कितनी बार आ रहा है इसमें मुझे बता दो, तो देखो 2 बार आ रहा है भाई साहब आर आपका। एच कितनी बार आ रहा है? एच आ रहा है आपका 1 बार आ रहा है। और आपका कैपिटल वाई कितनी बार आ रहा है? भाई साहब कैपिटल वाई नहीं आ रहा है आपकी स्ट्रिंग में, 0 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के मेथड्स होते हैं यार बहुत सारे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया मेथड्स हैं। और आप और भी मेथड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे कोई मेथड नहीं मालूम, मान लो मुझे नहीं पता कि जॉइन मेथड क्या करता है, ठीक है, मान लेते हैं। मान लो मुझे नहीं पता इज एलनम क्या करता है, ठीक है। वैसे तो ये बता रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, इज एलनम समझ में आ रहा है, पर मान लो मुझे नहीं पता, नेम डॉट इज एलनम मैंने कर दिया। अब मैं इस पर होवर करूंगा चुपचाप से, अब बता रहा है मुझे कि भाई ट्रू रिटर्न करेगा इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। सिंपल सी बात है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फा और न्यूमेरिक, क्या ये अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक यानी कि नंबर से मिलकर बना है कि नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। तो ये इज एलनम ट्रू आ जाएगा इस केस में क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्टार डाल दिया एक, तो ये अल्फा न्यूमेरिक में अब नहीं आएगा, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के चेक्स आपको करने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपको ये पता लगाना है कि एक जो नंबर है जो कि एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मान लो 7, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं नंबर को चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखूंगा नंबर डॉट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इज डिजिट। मान लो मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि एक डिजिट है कि नहीं है, या फिर इज न्यूमेरिक, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये न्यूमेरिक है कि नहीं है, ये रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो देखो ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो ट्रू आ रहा है। बट अगर सेम चीज़ मैं नेम के साथ करूँ, किसके साथ करूँ, मैं नेम के साथ करूँ, अगर मैं सेम चीज़ नेम के साथ करूँ, तो भाई साहब नेम एक नंबर नहीं है, ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है। ये हैरी कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग है? हैरी कोई नंबर है? नहीं भाई साहब नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉल्स आ गया है। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं तो कहूँगा पाइचाम, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो करो डाउनलोड, नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने। पाइचाम यूज़ करके सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग का ये होने वाला है कि आप जब लिखोगे यहाँ पर नेम डॉट, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखोगे एरो कीज यूज़ करोगे, एक एक करके इन फंक्शंस को आप ट्राई कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देख रहे हो आप लोग, जैसे मान लो रिमूव प्रीफिक्स है, मान लो मैं ये देखना चाहता हूँ भाई साहब ये क्या करता है, मैं पढ़ सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। मान लो मुझे नहीं आया समझ में, यार ये क्या लिखा है मुझे नहीं आया समझ में, मैं सीधे पहुँचूंगा पाइथन डॉक्स के पेज पे। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस? नथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिगिनर्स के लिए, खासकर अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, और अगर आप लोग थोड़े बहुत भी प्रोजेक्ट्स अभी बना रहे हैं ना, तो आप बिगिनर ही हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल एक अलग होती है। तो ये हमारे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊंगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। तो यूज़र इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पर प्रिंट करा, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ यार, नई फाइल बनाता हूँ यूज़र इनपुट के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू पाइथन फाइल यूज़र इनपुट, और यहाँ पर आप लोग देखो मैं कह सकता हूँ कि भाई नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब होगा क्या, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपका नेम क्या है, ठीक है। तो मैं इसको जब रन करूँगा, उप्स मैंने इसको डीबगिंग पे क्लिक कर दिया। बाय द वे डीबगिंग पाइचाम में काफ़ी बढ़िया होती है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं राइट क्लिक करके इसको रन करूंगा इस फाइल को। तो देखो मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, देख रहे हो। अब ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपना नाम एंटर करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा HARRY, एंटर मारूंगा, इसने प्रिंट कर दिया हैरी। तो अगर मैं यूज़र इनपुट लेना चाहता हूँ, यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके। ज़रूरी नहीं है मैं इस प्रॉम्प्ट को दूँ ही दूँ, अगर मैं इस प्रॉम्प्ट को ना भी दूँ ना तब भी मैं कर सकता हूँ एंटर अपना नाम। तो देखो ये वेट कर रहा है मेरे नाम का, हैरी लिखा, हैरी प्रिंट हो गया। बट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप लोग यहाँ पर जो है अपना नाम लिखें। अब एक एग्जांपल और आप लोग को दिखाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर अ नंबर एंड ऐड। मैं यहाँ पर आपको एक वो देता हूँ क्विज, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर to take a number from the user as an input। मैं जल्दी से इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से मुक्ति पाने के लिए क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके
सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़फुल भी होता है, क्योंकि जब आपका कोड बहुत लंबे लंबे लाइंस का होता है, मतलब एक लाइन आपकी बहुत लंबी लंबी होती है, तो आप नहीं चाहते उस लाइन को बार बार देखना, आप चाहते हो कि आप नीचे की लाइंस को देखो, उस पर फोकस कर सको। बट क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखो। तो देखो, एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड ऐड 6 टू इट। तो आप लोग कहोगे भाई सिंपल है, नेम इज इक्वल टू, इनफैक्ट नंबर इज इक्वल टू, मैं नम इज इक्वल टू एंटर अ नंबर करूंगा और प्रिंट कर दूंगा नम प्लस 6, काम हो जाएगा। और आप रन करोगे तो आपको मिलेगा एक सरप्राइज। एक मिनट में ज़रा इसको इसको पहले, जो पहले से चल रहा था प्रोग्राम, इसको दे देता हूँ। यानी कि यहाँ एंटर योर नेम इसने पूछा, अब मैं एंटर नंबर लिखता हूँ 8 और एंटर मारूंगा तो उसमें 8 + 6 14 मुझे मिल जाएगा। ये देखो एरर आ गया। आप लोग कहोगे हैं ये क्या हुआ? तो ये एक्चुअली इसलिए हुआ कि जब भी आप इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हो तो आपका जो टाइप होता है इसका, वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या टाइप है, तो आप प्रिंट करके कुछ इस तरह से देख सकते हो, टाइप फंक्शन का प्रयोग करके आप ये देख सकते हो कि नेम का टाइप क्या है और नम का टाइप क्या है। तो आप लोग अगर यहाँ पर लिखोगे प्रिंट टाइप ऑफ और यहाँ पर नम लिख कर देखोगे, तो मैं ज़रा इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को दोबारा से। सबसे पहले तो नेम में हैरी दे देता हूँ, तो हैरी एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं एक नंबर भी डालता हूँ ना, वो भी एज अ स्ट्रिंग ही मिलती है। देख सकते हो आप, क्लास str लिख कर आ रहा है, वो भी एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। तो इनपुट फंक्शन हमेशा एज अ स्ट्रिंग ही आपके वेरिएबल्स को पॉपुलेट करता है। अब अगर आप चाहते हो इसमें 6 जोड़ना, तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे करोगे आप? इंट फंक्शन का यूज़ करके आप इसको इंट पे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि इनपुट की प्रॉपर्टी होती है वो एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। उसे नहीं मालूम आपने क्या एंटर किया है, वो स्ट्रिंग ही बना देगा उसको। आपने नन एंटर किया है, ट्रू एंटर किया है, फॉल्स एंटर किया है, 7 एंटर किया है, अपना नाम एंटर किया है, अपने चाचा का नाम एंटर किया है, अपने चाचा का मोबाइल नंबर एंटर किया है, उसे नहीं पता यार वो आपके चाचा का मोबाइल नंबर है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही बना देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्रिंट इंट इनपुट +6 अब मैं करूँगा तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नाम हैरी लिख देता हूँ, एंटर नंबर 89 लिखता हूँ। देखो 95 यानी कि 6 ऐड होकर इसमें आ गया, क्योंकि मैंने इस बार क्या किया था कि इसको चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है चीज़। तो दिस इज हाउ यू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। अब अगला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो लिस्ट है, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो पाइथन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वेरिएबल नेम्स अगर आप बनाते हैं तो वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया हैरी नाम से, अगर आपने हैरी नाम से बनाया एक वेरिएबल 3, तो आप हैरी नाम से एक और वेरिएबल बना सकते हो 7, और ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग स्ट्रिंग बनाते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा a = हैरी, तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, आप लोग उसको ऐसे भी बना सकते हो सिर्फ सिंगल कोट का यूज़ करके, और आप लोग उसको ट्रिपल कोट यूज़ करके भी बना सकते हो, जैसे a = ऐसे। लेकिन अब आप लोग कहोगे यार ट्रिपल कोट्स तो कॉमेंट होता था, तो स्ट्रिंग कैसे हो गई, ट्रिपल कोट स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? तो देखो यार, जब भी आप एक वेरिएबल = लिखते हो ट्रिपल कोट के अंदर स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग मानी जाती है। अगर आप बिना किसी उसके ट्रिपल कोट्स लिखते हो तो वो कमेंट माना जाता है, मल्टी लाइन कमेंट। ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी प्रिंट करूँ A1 A2 A3, और मैं इनको A1 A2 A3 बनाने वाला हूँ बाय द वे, A1 A2 A3। प्रिंट स्टेटमेंट में भी आप कॉमा लगाकर मल्टीपल चीज़ें प्रिंट कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करूँगा, जैसे ही मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको कट करके ज़रा ले जाता हूँ दूसरे फाइल में। यहाँ पर मोर ऑन स्ट्रिंग्स के नाम से बना लेता हूँ फाइल, न्यू पाइथन फाइल मोर ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने मोर ऑन स्ट्रिंग्स के नाम से ये फाइल बना दी है। हैरी = 3, ये राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूंगा, तो आप लोग देखो यहाँ पर हैरी हैरी हैरी, ठीक है, 3 बार हैरी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि A1 A2 A3 तीनों वैलिड स्ट्रिंग्स हैं और उनके अंदर मैंने हैरी लिखा हुआ है। मैं इसको मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, मैं यानी कि A3 एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, कोई बड़ा सा मुझे पैराग्राफ लिखना है और उसको प्रिंट करना है, तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग में ऐसे बना सकता हूँ। इसको रन करूंगा, देखो हैरी 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 इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोशिश करने की करूँगा इस तरह के हैरी इज़ अ गुड बॉय, तो पाइचार्म ने तो मुझे एक तरीका दे दिया इस स्ट्रिंग को इस तरह से बनाने का, यहाँ पर बैकस्लैश लगाकर, ये एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग बन चुकी है। लेकिन अगर मैं किसी और एडिटर में होता तो ये ऐसे हो जाता और एक एरर आता। यहाँ पर पाइचार्म इज स्मार्ट इनफ, इसको पता है मैं एंटर मार रहा हूँ तो मुझे मल्टीलाइन स्ट्रिंग चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली ये चीज़ लगा दी। वन ऑफ द रीजंस टू यूज़ पाइचार्म, ठीक है। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ पाइचार्म को फॉर पाइथन। अब यहाँ पर देखो मैं एंटर मारूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली ये लगा दिया, सिर्फ एंटर प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड पर। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज़ अ गुड बॉय, तो मैं कर सकता हूँ, बट अगेन यू विल प्रेफर दिस अगर आप लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो ये एक बात थी, मैं रन करूँगा तो अभी सब कुछ चल जाएगा ये, बट
ये है वन ऑफ द रीजंस टू यूज़ पाइचार्म। और अगर ये नहीं होता ना तो ये एरर देता, ऑब्वियसली एरर देता, कहता भाई साहब ये नहीं होता कोई तरीका, लेकिन ये वाला एरर नहीं देता। तो अगर आप लोग रॉ कोड लिख रहे हो और इस तरह से लिख रहे हो आप, तो आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी इफ यू आर यूजिंग ट्रिपल कोट्स लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है इंडेंटेशन एरर। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने ये इंडेंटेशन, इसको लग रहा है ये इंडेंटेशन है, तो कह रहा है ये इंडेंटेशन क्यों दे दिया भाई साहब बिना रीज़न के। तो ये बात है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ज़रा आप लोगों के रेफरेंस के लिए ना, इसको इस तरह से रख ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एडिट रीडू टाइपिंग करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगा लिस्ट के बारे में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी। लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ। तो लिस्ट और उसके मेथड्स के बारे में बताऊँगा, न्यू पाइथन फाइल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट एंड मेथड्स, यानी कि लिस्ट के मेथड्स। पाइथन के अंदर आप लोग एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो यूजिंग अ लिस्ट। आप लोग यहाँ पर बना सकते हो L1 नाम से एक वेरिएबल, और अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करोगे तो इसमें मैं कॉमा सेपरेटेड कुछ वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा L1 और उसके बाद मैं इसको ही प्रिंट कर दूंगा L1 को ही, तो यहाँ पर ये कहेगा कि भाई ये क्लास लिस्ट है। मैं इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा और यहाँ पर आप देखो क्लास लिस्ट है, कहेगा ये लिस्ट है, ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, और 35234234234 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है। लिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है? लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये कि आप एक नाम के अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि एक ही बच्चों के, एक ही क्लास के बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स, एक ही क्लास के बच्चों के मैथ्स में मार्क्स, एक ही क्लास के बच्चों के फ़ोन नंबर्स, एक ही क्लास के बच्चों के नाम और एड्रेसेस, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही तरह का डेटा टाइप डालें, आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ही डालना है। तो मैं यहाँ पर एक हैरी भी बीच में घुसा सकता हूँ, 35234234234 और हैरी मैंने बीच में घुसा दिया। मैं इसको रन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिस्ट है और यहाँ पर 35234234234 और हैरी। लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स बताना चाहता हूँ। स्ट्रिंग्स के बारे में एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊँगा कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, यानी कि स्ट्रिंग एक बार बन गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपको हमने तो स्लाइसिंग करके देखी थी ना, वापस से आ जाओ स्ट्रिंग मेथड वाली फाइल में, स्ट्रिंग डीप डाइव वाली फाइल में हमने नेम इज इक्वल टू हैरी बनाई। एक बार मैंने नेम इज इक्वल टू हैरी बनाई, या तो आप नेम को ही चेंज कर दो दोबारा से, लेकिन स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लिखते हो प्रिंट नेम तो नेम प्रिंट हो जाता है, अगर आप लिखते हो प्रिंट ये तो ये एक नई स्ट्रिंग बनती है पाइथन में, यानी कि पाइथन को एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ती है और उसके अंदर 0 से लेके 3 तक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो नेम 0:3 करने से एक नई स्ट्रिंग बनती है, लेकिन लिस्ट में नई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसी लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि आप इस लिस्ट के अंदर से हैरी को रिमूव कर सकते हो यूजिंग अ मेथड कॉल्ड L1.remove। तो L1.remove कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि भाई इसमें से हैरी को रिमूव करो इस लिस्ट में से, तो ये एक नई लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, ये इसी लिस्ट में से रिमूव कर देगा। तो मुझे इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको एज अ कमांड दे रहा हूँ। इस बात को आप समझो, डिफरेंस समझो। यहाँ देखो हमने प्रिंट करा था एक एक चीज़ को जो कि नई बन रही थी, ये एक नई स्ट्रिंग है, ये एक दूसरी नई स्ट्रिंग है, ये एक तीसरी नई स्ट्रिंग है, ये चौथी नई स्ट्रिंग है, डॉट कैपिटलाइज करके एक नई बनानी पड़ रही है स्ट्रिंग उसको। लेकिन यहाँ पर जब हम मेथड चला रहे हैं L1.remove, तो L1 को ही मॉडिफाई कर दो, इसका मतलब है L1 को ही मॉडिफाई कर दो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि नेम तो मॉडिफाई हो नहीं सकता, ये तो दुनिया जानती है। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, नॉन मॉडिफाइबल है, इसीलिए नेम डॉट कैपिटलाइज एक नई स्ट्रिंग देगा, उसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ प्रिंट L1 करूंगा, प्रिंट L1.remove नहीं करूंगा। तो ये जो चीज है ये एक नई लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, उसी लिस्ट को क्या करेगा? मॉडिफाई कर देगा। देख लो आप लोग, पहले L1 क्या था? 35234234234 हैरी था, अब क्या है? 35234234234, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग के मेथड्स, सॉरी लिस्ट के मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने L1.remove हैरी किया था जिसने हैरी को रिमूव किया था। क्या मैं कोई और मेथड ट्राई कर सकता हूँ कि मैं काउंट कर सकता हूँ कितने 2 3 4 हैं इसमें? L1.count 2 3 4, बताओ भाई साहब 2 3 4 कितने हैं इसमें? कह रहा है भाई साहब 2 3 4, इसमें 3 है। अब यहाँ पर मैं लिस्ट को रिटर्न नहीं करूँगा, ये ऑब्वियसली ये तो काउंट मेथड है, तो ये तो रिटर्न करेगा नंबर। तो इस तरह के मेथड्स तो रिटर्न करेंगे आपको कितने हैं, जैसे कि इसने 3 रिटर्न कर दिया। लेकिन कोई भी ऐसा मेथड जो कि मॉडिफाई कर रहा है लिस्ट को, जैसे कि मैं अगर सॉर्ट कर दूँ,
तो मैं सिर्फ L1 डॉट सॉर्ट को रन कर दूंगा, ये लिस्ट को, एग्जिस्टिंग लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। याद रखना इस चीज को, लिस्ट इज म्यूटेबल और स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो यहाँ पर ये कह रहा है लेस देन नॉट सपोर्टेड L1 डॉट सॉर्ट मैंने रन किया यहाँ पर। एक्चुअली जब मैं L1 डॉट सॉर्ट रन कर रहा हूँ इस लिस्ट में, तो ये कह रहा है कि भाई एक हैरी पड़े हुए हैं आपकी लिस्ट में। क्या चल रहा है ये हैरी है, तो इंटीजर को और इंटीजर बड़ा या हैरी बड़ा, ये मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ। तो हैरी को भी मैं रिमूव कर दूंगा। जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप एक दूसरा डेटा टाइप भी डाल सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो 3 5 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आ गया, सॉर्ट होकर मिल गई है हमको। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करता 1 1 1 3 5 2 3 4 2 3 4, तो ये कुछ इस तरह से सॉर्ट होती है। देखो पहले 5 आया, फिर 2 3 4, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये जो है सॉर्ट होकर हमें मिल गई है। लिस्ट के इस तरह के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि L1 डॉट पॉप करने से क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को, L1 डॉट पॉप करके रन करूंगा मैं, तो ये देखो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया। सिमिलरली मैं और भी बहुत सारे मेथड से इनको रन कर सकता हूँ। L1 डॉट मैं क्लियर कर सकता हूँ या अपेंड कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मान लो मैं 78 इसमें जो है अपेंड करना चाहता हूँ लिस्ट में, तो पहले मैंने L1 को प्रिंट किया तो ये दिखेगी आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट। फिर इसके बाद जब मैं L1 डॉट अपेंड 78 करूंगा, तब आप देखो यहाँ पर 78 इसमें अपेंड हो जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, L1 डॉट अपेंड 78 यहाँ पर प्रिंट हो गया, मतलब 78 ऐड हो गया मेरी लिस्ट में। तो इसने चेंज कर दिया मेरी एग्जिस्टिंग लिस्ट को। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करके और भी बहुत सारे लिस्ट के मेथड्स हैं वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। L1 डॉट क्लियर पूरी लिस्ट को खाली कर देगी। ठीक है, तो ये भी कभी कभी यूज़ होता है। उसी के साथ साथ L1 डॉट कॉपी, ये कॉपी बना देगी लिस्ट की। एक्सटेंड क्या करता है, एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को लेता है और उसके एलिमेंट से एक्सटेंड कर देता है आपकी लिस्ट को। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक 2 बनाया और 34 इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक 73 इसके अंदर एक एलिमेंट है, एक 89 इसके अंदर एलिमेंट है। इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखो यहाँ पर 89 73 ये चीज़ जो है ऐड हो जाएगी हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो मैंने कहा L1 डॉट एक्सटेंड, यानी कि L1 को एक्सटेंड कर दो विद दिस लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती ये करी थी कि L1 डॉट क्लियर पहले कर दिया, इसको रिमूव करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स तो है ही है, इसी के साथ साथ इस लिस्ट के एलिमेंट्स भी ऐड हो गए, यानी कि अपेंड हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है जब आप लोग एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं। लिस्ट के और भी तमाम मेथड्स हैं, अगर मैं एक एक मेथड डिस्कस करने बैठ गया तो ये वीडियो शायद 20-25 घंटे का बन जाएगा। बट आई नो दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू ब्राउज ऑल दीज मेथड्स। आप इन सारे मेथड्स को ब्राउज कर सकते हैं और ब्राउज करके एक एक करके, जैसे मान लो आपको कॉपी मेथड को या फिर इंडेक्स मेथड को मान लो एक्सप्लोर करना है, तो आप इस पे होवर करोगे, आप देखोगे कि भाई क्या है, रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू। आपको पता चल गया कि भाई 0 से गिनती, यानी कि जो इंडेक्स होती है 0 से गिनती को इंडेक्स कहते हैं। मान लो 1113 की आपको पता करनी है, तो आप यहाँ पर डालोगे 1113, ये बता देगा ये 0th एलिमेंट है। देखो इंडेक्स मतलब 0 से गिनती में कहाँ पे आ रहा है। तो ये L1 डॉट इंडेक्स ऑब्वियसली रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मुझे बताएगा कि कौन सी इंडेक्स है, तो ये 0 यहाँ पर देखो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ 5 की क्या इंडेक्स है, तो पहली इंडेक्स ये मुझे बता देगा, कहेगा भाई फर्स्ट वैल्यू है 5। 234 में क्या दिखाएगा, ये 234 तो 3 बार है, तो पहली अकरेंस दिखा देगा। कौन सी है पहली अकरेंस, 0 1 2 2 है, देखो 2 दिखा दिया इसने। ठीक है, आई होप कि लिस्ट आपको समझ में आ गया। लिस्ट कमाल की चीज़ है, बहुत यूज़ होने वाली है, इसीलिए इतना टाइम मैंने स्पेंड किया। अब बताऊंगा आपको टपल्स के बारे में। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में। तो मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा टपल्स एंड मेथड्स, और इसमें मैं आप लोगों को टपल्स के बारे में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ t=2 और इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करूँ, तो ये एक टपल है। जिस तरह से मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि आप लोग लिस्ट को चेंज कर सकते हो लिस्ट के मेथड्स के हिसाब से, हम लोग लिस्ट में स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी ये लिस्ट है L1, मैं ये वाला मेथड कमेंट आउट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिस तरह से मैंने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के बारे में आप लोगों को बताया था, उसी तरह हम लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैं 0 to 4 करूंगा तो 0 1 2 और 3 मुझे देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये लिस्ट है, इसकी स्लाइसिंग हो चुकी है। बट अगर सेम चीज़ मैं कोशिश करूं टपल में करने की, तो टपल इम्यूटेबल होता है। जिस तरह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, टपल भी इम्यूटेबल होता है। सो जो टपल का मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप लोग टपल को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ t डॉट
तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा मेथड देखने को नहीं मिल रहा है जो कि इस टपल को चेंज कर दे। अगर मैं यहाँ पर टपल डॉट काउंट करूँ तो डेफिनेटली ये मुझे बता देगा कि 5 कितनी बार आता है। तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से कि भाई प्रिंट करो टी डॉट काउंट 5। तो ये मुझे बता देगा कि भाई साहब जो आपका टी डॉट काउंट है, इसको रन करता हूँ। मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ये मुझे बता देगा कि एक बार आ रहा है। अगर मैं इसमें दोबारा एट दी एंड 5 लिख दूंगा इस तरह से और इसको रन करूंगा तब आप देखो ये 2 दिखा रहा है। और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप टी डॉट करके इसके सारे मेथड्स ऑलमोस्ट देख सकते हो। तो टी डॉट इंडेक्स अगर मैं 23 करता हूँ तब ये मुझे बता देगा कि भाई पहली बार 23 सेकेंड इंडेक्स पर मौजूद है, इसलिए 2 आ जाएगा। अगर मैं यही चीज़ 3 के साथ करता हूँ तो मुझे 0 देखने को मिलेगा। और इस तरह से जो है टपल के मेथड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो टपल है, जैसे मैं कहूँ कि टपल के 0th एलिमेंट को कर दो 89। अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यही चीज़ अगर मैं स्ट्रिंग के साथ करूँ तब भी मुझे एरर मिलेगा। यही चीज़ अगर मैं लिस्ट के साथ करूं तो ये हो जाएगी। मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूं अपने लिस्ट वाली फाइल में जाकर। अगर मैं कहूं कि L1 0 इज इक्वल टू, मान लो मैं हैरी करता हूं और इसके बाद में आप लोगों को अगर L1 प्रिंट करके दिखाऊं तो L1 का पहला एलिमेंट हैरी हो जाएगा। राइट क्लिक करके करते हैं रन लिस्ट मेथड्स वाली फाइल को। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो L1 का पहला एलिमेंट है वो हैरी हो चुका है। ठीक है, क्या मैं ये चीज़ स्ट्रिंग के साथ भी कर सकता हूँ? मैंने आप लोगों को मोर ऑन स्ट्रिंग वाली फाइल दिखाई थी। अगर मैं यही चीज़ इस वाली स्ट्रिंग के साथ करूँ, मान लो मैं कुछ ऐसा कहूँ कि यार जो A1 है उसका 0th कैरेक्टर J कर दो, तो क्या ये अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है। तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप लोग को यहाँ पर क्लियरली एरर दिखेगा कि भाई स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता आइटम असाइनमेंट। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ठीक है, string is immutable and hence this line throws an error। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड फॉर योर रेफरेंस मैं यही चीज़ यहाँ पर भी लिखना चाहता हूँ आप लोगों के लिए टपल में कि यार ये वाली चीज़ भी जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टपल इज़ इम्यूटेबल। मैं यहाँ पर सॉफ्ट रैप करूँगा T0 इज इक्वल टू 89 और ये जो है बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये लाइन थ्रो करेगी एरर। ठीक है, ये टपल इम्यूटेबल होता है। तो टपल का कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल लिस्ट की तरह, एक्सेप्ट द फैक्ट कि लिस्ट को आप लोग चेंज कर सकते हो, आइटम असाइनमेंट कर सकते हो, कभी भी लिस्ट पर कोई मेथड रन करते हो तो एग्जिस्टिंग लिस्ट ही चेंज हो जाती है। इन दिस केस आप लोगों को जो टपल है वो चेंज करने के लिए कोई मेथड नहीं मिलता है। टपल इज़ इम्यूटेबल, चाहे आप उसको इस तरह से म्यूटेट यानी कि चेंज करने की कोशिश करें या फिर आप लोग कोई मेथड लगाकर पूरे टपल को चेंज करने की कोशिश करें, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा करने में असफल रहेंगे। ठीक है, तो हमने लिस्ट के बारे में देखा, हमने टपल के बारे में देखा। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आपको एक और डेटा टाइप से जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो सेट्स क्या होते हैं पाइथन में? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a इज इक्वल टू और यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिखूँ 3 5 सॉरी पैरेंथेसिस में नहीं, करली ब्रैकेट्स में, सॉरी अबाउट दैट, इस तरह से हम करली ब्रैकेट में सेट्स लिखते हैं तो ये एक सेट बन गया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 5 और 5 को बहुत बार रिपीट करूँ और इसके बाद प्रिंट करूँ एक को, तो एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार माना जाता है सेट में। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ। आप देखो 3 5 23 है सेट के अंदर। 5 क्योंकि ऑलरेडी मौजूद था सेट में, ये दोबारा से काउंट नहीं हुआ। अब अगर आपको सेट नहीं पता क्या होता है तो मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। एंड सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप लोग को सेट्स के बारे में नहीं पता तो आप सेट्स इन मैथ्स लिखो और आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा सेट क्या होता है। अगर मैं विकीपीडिया खोलूँ सेट की तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट थ्योरी पूरी मैथमेटिक्स उसकी होती है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 11th में तब आप शायद आपको मालूम हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिग डीपर इनटू सेट्स। बट मान लो A1 हमारा एक सेट है, इसमें ये एलिमेंट्स हैं। A1 इज इक्वल टू दिस A2, विच A2? जिसमें सिर्फ 3 5 और 23 है। ठीक है, तो ये A1 और A2 बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A1 डॉट, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं कहूँ A1 डॉट क्लियर और फिर इसके बाद A1 को प्रिंट करूँ और इसके बाद डेफिनेटली मैं A2 को भी प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ A1 डॉट क्लियर और इसके बाद A1 और A2 दोनों को प्रिंट करूँ तो आप देखो A1 एक खाली सेट है इसलिए यहाँ पर सेट लिख कर आ रहा है, और A2 क्या है? A2 3 5 और 23 है। मैं A1 पे और कौन कौन से मेथड लगा सकता हूँ मैं देखता हूँ। A1 डॉट पॉप कर लेता हूँ। A1 डॉट पॉप क्या करेगा? लास्ट वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट इसमें से रिटर्न कर
पॉप कर लेगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा उस एलिमेंट को। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ a1.pop को, मान लो मुझे नहीं मालूम a1.pop क्या करता है, मैं होवर करूँगा इस पर और देखो रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररी सेट एलिमेंट, ये आर्बिट्ररी होगा यानी कि रैंडम एलिमेंट कोई सा भी कर देगा। ऐसा नहीं है 23 को ही पॉप करेगा, हालांकि हो सकता है मुझे 23 प्रिंट करके दे दे, बट 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, एक रैंडम एलिमेंट को निकाल के सेट से मुझे दे देगा। मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। a1.pop किया, 3 आ गया, a1 5 और 23 क्योंकि 3 पॉप हो चुका है। मैं दोबारा रन करूँगा, हो सकता है 5 इस बार निकाल ले, मैं दोबारा रन करूँगा 3 निकाल रहा है, बट हो सकता है कोई और एलिमेंट निकाल ले, कोई गारंटी नहीं है कौन सा एलिमेंट निकाल ले, बट जो भी एलिमेंट निकालेगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो a1.pop का मतलब कोई भी एक रैंडम एलिमेंट सेट में से निकाल लिया जाए। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। अब मैं a1 पर और कौन कौन से मेथड्स रन कर सकता हूँ, मैं a1.add को रन कर सकता हूँ क्योंकि मैं a1 में हो सकता है 2 को ऐड करना चाहूँ, तो आप देखो इस बार 2 भी ऐड हो गया। और मैं ये पॉप वाला मेथड हटा देता हूँ, ऐड वाला मेथड हटा देता हूँ, और इसी के साथ साथ a1 में कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप लोग सेट थ्योरी में हैं तो आपको पता होगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, आपको पता होगा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ज़्यादा आम है, तो मैं लिख दूंगा a1.union a2, यानी कि a1 में वो सारे एलिमेंट्स ऐड कर दो जो a1 में नहीं है बट a2 में है। तो मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देखो इस बार a2 क्या हो जाएगा, a2 यहाँ पर a1.union a2 मैंने किया तो क्या हुआ, a1 चेंज हुआ, लगता है मैंने इसको रन नहीं किया दोबारा से। a1 और a2 मैंने दोनों जो है प्रिंट किए। तो अगर मैं इस मेथड के डिस्क्रिप्शन को देखूं तो ये क्या करे, रिटर्न करेगा यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि a1 को मॉडिफाई करेगा, ये एक नया सेट रिटर्न करेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या चीज़ नई चीज़ रिटर्न कर रही है और क्या चीज़ एग्जिस्टिंग को चेंज कर रही है। तो a1.union a2 एक नए सेट को रिटर्न करेगा। देखो ये एक नया सेट रिटर्न हुआ है जो कि a1 यूनियन a2 है। a1 यूनियन a2 का मतलब a1 के वो सारे एलिमेंट्स जो कि a2 में नहीं है वो तो ले ही लो, और a2 को ले लो पूरे को, यानी कि इन दोनों के सारे एलिमेंट्स इस सेट में होंगे, उसे कहते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ले लो। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये कॉमन एलिमेंट्स जो कि 3, 5 और 23 है वो यहाँ पर आ गया है। देख रहे हो आप लोग 3, 5, 23 यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन ने दिया है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेट्स में। अगर आप लोग सेट्स में हैं या फिर अगर आप लोग सेट थ्योरी के बारे में और डीप डाइव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप लोग सेट थ्योरी पढ़ें पहले और फिर ये सारे मेथड्स आपको समझ में आएंगे। डिफरेंस अपडेट किया है, इंटरसेक्शन अपडेट किया है, इस डिसजॉइंट किया है, इस सबसेट क्या है। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट जैसे 523 इस सेट का सबसेट है और ये सेट उस सबसेट का सुपर सेट है। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल हैं थोड़ी सी, तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बट यार मेरे हिसाब से यूनियन एंड इंटरसेक्शन सबको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में सबको बता दिया। कोई भी मेथड पाइचार्म में डीप डाइव करना बहुत आसान है। आप यहाँ पर क्लिक करके होवर कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा वो क्या करता है, और आपको इस पेज पर भी ये ले जाएगा पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के पेज पर भी लेकर जाएगा ये आपको। तो ये चीज़ यार बहुत गेम चेंजिंग लगती है मेरे को, वन ऑफ द रीजंस आई यूज पाइचार्म, ठीक है। a1.intersection करके आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। बस आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, क्या चीज़ एक नया सेट रिटर्न कर रहा है, कौन सा मेथड, और कौन सा मेथड आपको एग्जिस्टिंग सेट को चेंज करके दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या ये रिटर्न कर रहा है या एग्जिस्टिंग सेट को अपडेट कर रहा है। जैसे a1.add था, a1.add पर होवर करोगे तो ये क्या करेगा, ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। दिस हैज़ नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑब्वियसली क्योंकि रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स सेट्स में, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, यही पॉइंट होता है सेट्स का। आई होप सेट समझ में आया आप सभी को, और मज़े करो आप लोग सब, ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ पढ़ के। अब डिक्शनरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, और डिक्शनरीज बहुत गेम चेंजिंग होती है पाइथन में, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। डिक्शनरी की बात करते हैं और इसके लिए एक फ़ाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूँगा डिक्ट एंड मेथड्स, और ये .py ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है। अब यहाँ पर पाइचार्म की ना एक बहुत ही बढ़िया फीचर आप लोग को दिखाता हूँ। देखो मैंने बहुत सारी फाइल्स यहाँ पर ओपन की हुई हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन फाइल्स में क्लिक करूँगा तो जो फाइल्स मेरी ओपन है वही यहाँ पर दिखाएगा। ये यूज़फुल होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, जब आप काम कर रहे हो 5-6 फाइल्स के साथ आप प्राइमरीली काम कर रहे हो, फिर आप बार बार ढूंढे जा रहे हो कि भाई मैंने कौन सी मेरी फाइल थी, कौन सी वाली फाइल खोलनी है। बहुत सारी फाइल्स में यहाँ पे टैब्स में अगर आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे भी आपको दिखेगी, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है, मैं वापस से प्रोजेक्ट
फाइल्स में आ सकता हूँ, नहीं तो पूरे प्रोजेक्ट में आ सकता हूँ, जिसमें मुझे सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लाइब्रेरी से लेके सब कुछ तक, ठीक है। बट हम आएंगे अपनी डिक्शनरी के डिस्कशन में। एक डिक्शनरी को बनाने के लिए मैं कोई भी वेरिएबल का नाम लिखूंगा और इज इक्वल टू, इस तरह से मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक मिनट, आप लोग को यार ये तो सेट का नोटेशन था। अगर मैं एक एम्प्टी कर्ली पैरेंथेसिस लगाऊं और मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ dict1, तब क्या है ये एक सेट है या डिक्शनरी है? ये एक एम्प्टी सेट की तरह दिख रहा है। अभी तक जितना आपने सीखा आपको एक एम्प्टी सेट की तरह दिखना चाहिए, बट एक एम्प्टी सेट नहीं है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। लेट्स सी कि इसका टाइप क्या है। राइट क्लिक रन, और आप लोग देखो यहाँ पर क्लास डिक्ट आ रहा है। तो एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं? एम्प्टी सेट बनाने का कुछ इस तरह से तरीका है। अगर मैं a इज इक्वल टू, और हाँ आप कंफ्यूज मत होना कि ये डिक्ट इसके नाम में इसलिए ये दिखा रहा है, मैं इसको a इज इक्वल टू करके टाइप ऑफ a करूँ और b इज इक्वल टू मान लो मैं ये करूँ, तो b और a दोनों के टाइप जो हैं वो डिक्ट ही रहेंगे, नाम से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक खरगोश का नाम शेर रखने से खरगोश शेर नहीं बन जाता, ठीक है। उसी तरह डिक्ट नाम रखने से कोई ऐसा नहीं है कि वो डिक्शनरी बन जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन तो आई होप आप में से कई लोगों को होगा भी नहीं, किसी को नहीं होगा इनफैक्ट, ठीक है। सब समझदार हैं। अब टाइप ऑफ ए किया तो क्लास डिक्ट आया, तो एक एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं इज द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू एक एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं। मैं इस तरह से एक एम्प्टी सेट बना सकता हूँ। तो जब भी आपको सेट दिखे इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है। और यहाँ पर प्रिंट भी करोगे एक एम्प्टी सेट को तो वो ऐसे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो ए और टाइप ऑफ ए प्रिंट करूँ तो आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आया इस तरह से दिखा और क्लास डिक्ट दिखा। एंड सेम चीज़ अगर मैं बी के साथ करूँ कि मैं बी को प्रिंट करूँ और बी के टाइप को प्रिंट करूँ, तो ये इस तरह से नहीं दिखाएगा एम्प्टी सेट को, इस तरह से दिखाएगा। वरना मुझे पता कैसे चलेगा एम्प्टी सेट है या फिर एम्प्टी डिक्शनरी है? तो पाईचार्म और आदर मैं कहूँगा पाइथन को मालूम है कि किस तरह से एक एम्प्टी सेट दिखाना है, ठीक है। तो क्लास सेट यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्योंकि ये एक सेट है। बट हम लोग बात कर रहे हैं डिक्शनरीज की, ठीक है। तो हम डिक्शनरीज पे स्टिक करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे आपको बताना था कि कैसे एक एम्प्टी सेट और एम्प्टी डिक्शनरी बनाई जाती है। बट लेट्स गेट बैक टू डिक्शनरीज। एक डिक्शनरी होती है की वैल्यू पेयर्स। जैसे कि मान लो मैं वर्ड मीनिंग लिखना चाहता हूँ, जिस तरह से अपनी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह। मान लो मैं लिखता हूँ गुड, मान लो ये गुड है, समथिंग प्लेजेंट, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो मैं लिखता हूँ फेच, ये हो जाएगा टू ब्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पर सॉफ्ट रैप कर लेता हूँ इसको ताकि मेरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चला जाए। फिर मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ दी नंबर 1, ठीक है। अब मुझे अगर चाहिए इस डिक्शनरी से कोई भी चीज़ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, dict1 और गुड करूंगा तो मुझे समथिंग प्लेजेंट प्रिंट होकर मिलेगा। तो की वैल्यू पेयर्स बेसिकली, मान लो आपको बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं तो आप कह सकते हो कुछ इस तरह से। आप कह सकते हो कि भाई जो मार्क्स हैं वो एक डिक्शनरी है और कुछ इस तरह से मार्क्स हैं लोगों के। हर्षित के मार्क्स हैं 34, हैरी के मार्क्स हैं 23 और ये मार्क्स 100 में से 99 है भाई मेरे, 23 क्यों होते, ठीक है। मैं अपने मार्क्स कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने मार्क्स नहीं। शिवानी के कितने मार्क्स हैं? 8 मार्क्स बस। स्मृति के कितने मार्क्स हैं? स्मृति के मार्क्स हैं 45 बस। और इसके बाद नैना के कितने मार्क्स हैं? हाँ नैना के मार्क्स अच्छे हैं 87। फिर उसके बाद संकल्प के मार्क्स कितने? 78। चलो ठीक है यार, ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ाने हैं लोगों के मार्क्स, ठीक है। नहीं तो अगर मैंने ज़्यादा जैसे कि स्मृति नाम की लड़कियां नाराज़ हो जाएंगी, नैना नाम की लड़कियां बहुत खुश हो जाएंगी मेरे से, ठीक है यार मतलब। लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों के मार्क्स मेरे से कम ही है, 99 है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क्स लिखूँगा और यहाँ पर मैं हैरी लिखूँगा तो ये मेरे मार्क्स फैच कर देगा 99, ठीक है। देख सकते हो आप लोग समथिंग प्लेजेंट 99, ठीक है। इस तरह से आप डिक्शनरी के कीज़ को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि कीज़ के थ्रू वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। रादर मुझे ये बोलना चाहिए कि ये कीज़ होती हैं। कीज़ कौन कौन सी है इस डिक्शनरी की? हर्षित एक की है, हैरी एक की है, शिवानी की है, स्मृति की है, नैना की है, संकल्प की है, ठीक है। और ये क्या है? वैल्यूज़ हैं, उन कीज़ के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। स्मृति की वैल्यू 45 है, नैना की 87 है, संकल्प की 78 है, हैरी की 99 है, हर्षित की 34 है, ओके। तो डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये ज़रा बात करते हैं। क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है? म्यूटेबल है, ऑब्वियसली ये म्यूटेबल है। क्यों म्यूटेबल है? क्योंकि इसको चेंज किया जा सकता है। मैं dict1 में ऐड कर सकता हूँ। मान लो प्रियंका कहती है यार कि मैं नाराज़ हूँ यार हैरी तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं ऐड किया?
तो मैं कहूँगा यार प्रियंका क्यों नाराज़ होती हो तुम, ये लो यार तुम्हें भी ऐड कर दिया, लो 34 मार्क्स आए थे तुम्हारे, तुम्हें तो शौक है ऐड होने का, लो बता दिया मैंने जनता को कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे। अब मैं डिक्ट 1 को प्रिंट करूँगा, तब आप लोग देखो कि ये सॉरी डिक्ट 1 नहीं, मुझे मार्क्स में करना है ऐड, प्रियंका के मार्क्स को ऐड करना था, तो मैं मार्क्स में ऐड करके मार्क्स को प्रिंट करूँगा। और आप लोग यहाँ पर देखो हर चीज़ के चौथे से पूरी, इसमें यहाँ पे एंड में प्रियंका भी ऐड हो गई अपनी बेइज्जती कराते हुए 34 मार्क्स के साथ, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हैं कीज़ को, और कीज़ को ऐड किया जा सकता है एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, जो कि डिक्शनरी को खास बनाता है, म्यूटेबल बनाता है। म्यूटेबल का मतलब कि आप इस डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या मार्क्स डॉट करके कुछ मेथड्स मुझे मिलते हैं, डॉट पॉप मिलता है, क्लियर मिलता है, गेट मिलता है, कॉपी मिलता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर गेट क्या होता है। अब मान लो मैं कहता हूँ कि यार मार्क्स डॉट गेट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका के मार्क्स थे, प्रियंका नाम था उसका, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा के मार्क्स नहीं थे डिक्शनरी में, सिर्फ प्रियंका थी वो, लेकिन मैंने लिख दिया मार्क्स डॉट गेट प्रियंका चोपड़ा। मैंने कहा इसको भाई प्रिंट करो, मैंने कह दिया क्या प्रिंट करो इसको। तो है ही नहीं प्रियंका चोपड़ा डिक्शनरी में, तो क्या प्रिंट करो, तो यहाँ पर नन आ गया। भाई नहीं है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है आपकी डिक्शनरी में, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं दिया एग्ज़ाम आपके, ठीक है, उसको नहीं है टाइम एग्ज़ाम देने का आपका, तो प्रियंका चोपड़ा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नन है, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज़ प्रियंका के साथ करूँ, डॉट गेट प्रियंका, तो प्रियंका है आपकी डिक्शनरी में, तो प्रियंका के करस्पॉन्डिंग मार्क्स 34 यहाँ पर आ जाएंगे। आप कहोगे यार गेट की ज़रूरत क्या थी यार, मैं ये भी तो कर सकता था, मतलब जिस तरह से मैंने ये किया मार्क्स डॉट गेट प्रियंका किया, यार मैं ये भी तो कर सकता था इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर किया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कर सकते थे आप, और डॉट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मार्क्स प्रियंका करते आपको वैल्यू मिल जाती। मिलती क्या नहीं मिलती, हाँ मिलती, और देख लो मिल भी रही है 34। लेकिन जहाँ आपने इसको चोपड़ा करा, यानी कि जहाँ आपने इसमें चोपड़ा ऐड कर दिया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़रा इस लाइन को मूव कर दूँ, जहाँ आपने चोपड़ा इसमें ऐड करा नहीं और आपका एरर आया नहीं, तो डॉट गेट क्या करता है कि आपको एरर से बचा लेता है। तो डॉट गेट मेथड क्या करता है, कहता है कि भाई अगर आपकी की नहीं है आपकी डिक्शनरी में तो आपको एरर नहीं दिखाऊंगा। क्या कहता है, आपको एरर नहीं दिखाऊंगा अगर की नहीं है डिक्शनरी में आपकी। तो ये फ़ायदा होता है बस हमको यहाँ पर मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि प्रिंट मार्क्स प्रियंका चोपड़ा मैंने अगर लिखा तो मुझे एरर मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि मार्क्स डॉट गेट प्रियंका करोगे या प्रियंका चोपड़ा करोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा, नन ज़रूर मिल सकता है। और अगर आप लोग यहाँ पर मार्क्स प्रियंका लिखोगे तो आप लोगों को एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रियंका आपकी डिक्शनरी में है, लेकिन अगर ये आपकी डिक्शनरी में कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको एरर मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एरर ना मिले तो डॉट गेट मेथड का यूज़ करो। और डिक्शनरी के कुछ मेथड्स को देखते हैं। पॉप एक मेथड है, क्लियर एक मेथड है, क्लियर साफ कर देता है पूरी डिक्शनरी को। डॉट कीज़ क्या करता है, आपकी डिक्शनरी की सारी कीज़ दिखाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ प्रिंट करके मार्क्स डॉट कीज़। तो कौन कौन सी कीज़ आपकी मार्क्स नाम की डिक्शनरी में, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि एरर दे रहा है। कौन कौन सी कीज़ अभी भी एरर दे रहा है, प्रियंका चोपड़ा, अच्छा ये चोपड़ा एरर दे रही है, प्रियंका तो है हमारी डिक्शनरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिक्शनरी की कीज़ हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं कि भाई ये कीज़ मौजूद है। उसी के साथ साथ आप प्रिंट कर सकते हो मार्क्स डॉट वैल्यूज़, जो कि आपको डिक्शनरी की वैल्यूज़ देगा। फिर इसके बाद एक और मेथड होता है डिक्शनरी के आइटम्स, वो आपको क्या देते हैं की वैल्यू पेयर्स के टपल्स देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे हर्षित 34 दे दिया, हैरी 99 दे दिया, शिवानी 8 दे दिया, इस तरह से आपको ये सारे की एंड वैल्यूज दे देगा एक एक करके। तो ये थे डिक्शनरीज और उनके मेथड्स। आप लोग ऑलवेज जा सकते हो पाइथन के डॉक्स में, होवर करो यहाँ पर और इन मेथड्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे मेथड देखो यहाँ पर दिए हुए डिक्शनरी के। थोड़ी सी बोरिंग आपको लगेगी अगर आप लोग बिगिनर हैं पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन इट्स नॉट दैट बोरिंग। आप लोग को सारे मेथड्स मिल जाते हैं, शायद आपको सारे मेथड्स किसी एक जगह पर मुश्किल से ही मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनली प्लेस जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एक जगह पर, समझ में भी आएगा सब कुछ अच्छे से। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो ये था डिक्शनरीज़ के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही था डिक्शनरीज़ के बारे में, देयर इज़ ऑलवेज मोर टू एक्सप्लोर। तो आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, बट डिक्शनरी के बारे में मैंने आप लोग को जो ये चीज़ थी वो बता दी है अभी, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं लिख दूंगा इफ एल्स। और इफ एल्स बहुत ही सिंपल होता है। सो इफ एल्स से होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा इफ और मैंने यहाँ पर लिखा 8 इज ग्रेटर देन 90
और मैंने यहाँ पर लगाया कोलन और एंटर मारा तो ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप लोग कहोगे इंडेंटेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था थोड़ी देर पहले, बट अगेन लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप इस इफ के अंदर आना चाहते हो, यानी कि जो भी बात लिखी हुई है वो इस इफ के अंदर हो, तो यहाँ पर आप एक स्पेस दे देते हो, इसका मतलब ये चीज़ इस इफ के अंदर है, तो मैं प्रिंट लिख दूंगा येस, और मैं इसके बाद एंटर मार के यहाँ से बाहर आऊँगा और मैं एल्स लिखूंगा और कोलन लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा नो। ठीक है, तो ये मैंने जो लिखा है ये वाली लाइन ये इस इफ के अंदर है, और ये वाली लाइन इस एल्स के अंदर है, और ये जो है दोनों लाइंस, इफ वाली लाइन और एल्स वाली लाइन, ये प्रोग्राम के आउटर मोस्ट पार्ट में। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इफ के अंदर ये चीज़ है, एल्स के अंदर ये चीज़ है, और मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूंगा, आप लोग, मैं राइट क्लिक करके रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर नो आ गया है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 90 यार। इस तरह का लॉजिक चेक शायद ही आप करोगे कभी, क्योंकि ये बहुत ही इलॉजिकल है। तो आप करते क्या हो कि आप कहते हो एज इज इक्वल टू, और आप कहते हो इंट ऑफ इनपुट, ये एक शॉर्टकट तरीका है जो भी स्ट्रिंग इनपुट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने का, और मैं कहता हूँ एंटर योर एज, और मैं कोलन लगाकर स्पेस देता हूँ। अब आप लिखोगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, और आप लिखोगे यस यू कैन ड्राइव, और वरना आप लिखोगे नो यू कैन गो होम। ठीक है, तो एज इज़ ग्रेटर देन 18 मैंने पूछा। अब यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया कि इसको जब मैं रन करूँगा, मैंने इसको रन किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। अगर मैंने यहाँ पर 45 लिखा तो ये मुझसे कह रहा है येस यू कैन ड्राइव। अगर मैंने यहाँ पर 4 लिखा तब ये कहेगा नो यू कैन गो होम। अगर मैंने यहाँ पर 18 भी लिखा ना, तब आप लोग देखोगे कि ये कह रहा है कि यू कैन गो होम, बिकॉज एज ग्रेटर देन 18 के लिए, यानी कि एज इज इक्वल टू 18 के लिए 18 ग्रेटर देन 18 फॉल्स होता है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ऐसा करने से क्या होगा कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये ट्रू होगा, तब ये रन होगा, वरना ये रन होगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। ये एक बहुत ही बेसिक इफ एल्स का एग्जाम्पल है। अब मैं अगर मान लो ये चाहता हूँ कि अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुई, तब होना चाहिए येस यू कैन ड्राइव, वरना मान लो 18 से बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली 18 से छोटी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इफ एज इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर एज 1 के बराबर है, तो मैं प्रिंट करूंगा यू आर अ किड, और मैं यहाँ पर एलिफ लगा दूंगा, एलिफ। अब ये चीज़ किस तरह से काम करती है, एक इफ एल्स लैडर तब तक चलती रहती है जब तक उसको आखिरी एल्स ना मिल जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने इफ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने एलिफ लिखा, फिर एल्स लिखा, तो ये जो पूरी की पूरी लाइन नंबर 3 से लेकर 8 तक है, ये एक इफ एल्स लैडर है। तो मैंने कहा कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये प्रिंट कर दो। अगर ये प्रिंट हो जाता है तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, प्रोग्राम का कंट्रोल इस पूरे को स्किप करता हुआ आगे निकल जाएगा, और मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, तो ये एंड ऑफ प्रोग्राम जो है ये प्रिंट हो जाएगा ये चीज़। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आप लोग को पता चलेगा। मैं यहाँ पर ऑलरेडी रन कर रखा है इसको, तो मैं स्टॉप करूँगा इसको, यहाँ स्टॉप कर सकते हो क्लिक करके आप। मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ दोबारा से। मान लो मैंने अपनी एज 1 दे दी, मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये चेक होगा कि क्या आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है, इसीलिए ये चेक होगा उसके बाद कि आपकी एज 1 है। हाँ, आपकी एज 1 है तो यू आर अ किड आ जाएगा। वरना मैं मान लो एक और चीज़ ऐड करूँ, मैंने कंट्रोल डी दबाया यहाँ पर रेप्लिकेट करने के लिए इस लाइन को, और मान लो मैं कहता हूँ इफ एज इक्वल टू 10 यू आर अ डेकेड किड। ठीक है, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को दोबारा से, मान लो मैंने 10 लिखा, एंटर मारा, तो आप देख सकते हो ये कंडीशन पहले चेक हुई, ये ट्रू नहीं थी तो ये प्रिंट नहीं हुआ। ये कंडीशन उसके बाद चेक हुई, एज वॉज नॉट 1, तो ये भी फॉल्स हो गई, तो ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर ये वाली कंडीशन चेक हुई, हाँ ये सच थी, तो ये प्रिंट हो गया, और एल्स तो प्रिंट होगा ही नहीं। तो जैसे ही कोई कंडीशन मैच होती है वहीं पर ये प्रोग्राम रुकेगा और इस लैडर को स्किप करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो ये लैडर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। जब तक एल्स नहीं आ जाती तब तक लैडर आपकी खत्म नहीं होगी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड ऑफ प्रोग्राम एंड में आ गया। अगर मैं इसको रन करके दोबारा से 1 लिख दूँ तो आप लोग बताओ कि क्या होगा आउटपुट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या होगा आउटपुट, और टाइम स्टैम्प लगा देना वीडियो का कि इस टाइम स्टैम्प का आंसर दिया मैंने, मुझे पता भी चल जाएगा यहाँ तक वीडियो के कौन कौन पहुँचा है। ओके, तो आई होप कि आप सभी ने कमेंट किया। मैं एंटर मार के आप लोग को दिखाता हूँ। यस यू आर राइट इफ यू सेड यू आर अ किड, क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स होगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये ट्रू हो जाएगी, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा और सीधे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्रिंट होगा यू आर अ किड और एंड ऑफ प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। तो इस तरह से आप लोग जो है इस प्रोग्राम को जो है इफ एल्स एलिफ एल्स लैडर बना के चला सकते हो।
अब अगर मैं मान लो इसको रन करता हूँ और मैं मान लो एज में लिख देता हूँ हैरी, जो कि एक इनवैलिड एज है, ऑब्वियसली आपको एक एरर मिलेगा, बोला जाएगा कि भाई इंटीजर नहीं है हैरी, क्या होता है हैरी, एज पूछी गई है, हैरी क्या बता रहे हो ये। एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ इफ भी अगर आप लगाओ ना बिना एल्स के, तब वो भी काम करता है, ठीक है। एल्स की ज़रूरत नहीं है। मान लो मैंने 45 लिखा, यस यू कैन ड्राइव आ रहा है लिख कर, तो ऐसा नहीं है कि इफ़ बिना एल्स के काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप लोग बिना इफ़ के एलिफ से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये एक एरर है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप एलिफ यहाँ पर लगाते हो और एल्स नहीं लगाते हो तो ये भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है आपको एल्स देना ही देना है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, मैंने गलती से एक्चुअली गलत बटन दबा दिया था, 10 लिखना था मुझे, आप देख सकते हो यहाँ पर यू आर अ डेकेड किड आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11, मान लो 11 लिखता हूँ, तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सीधा एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वैलिड, आपको एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ लगाना ज़रूरी है। अगर आप लोग एलिफ और एल्स लगा रहे हो, यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में, तो ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो दैट वॉज ऑल अबाउट इफ़, एलिफ, एल्स, इफ एल्स लैडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप तो यार कि इफ एल्स किस तरह से काम करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मैच के स्टेटमेंट्स के बारे में। मैच के स्टेटमेंट एक नया एडिशन है पाइथन 3.10 ऑनवर्ड्स। तो मैं एक नई पाइथन फाइल जल्दी से बना लेता हूँ और यहाँ पर matchcase.py नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल टू मान लो h, या फिर एक काम करते हैं नंबर ही ले लेते हैं A4, और मैं यहाँ पर लिखूंगा मैच A। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा केस 1 और मैं मान लो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ केस इज़ 1, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस 2 और यहाँ पर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ केस इज़ 2। और मैं इसको ज़रा रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर 2 कर देता हूँ। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा राइट क्लिक करके, इनफैक्ट मैं इसको ज़रा स्टॉप करता हूँ, राइट क्लिक करके इस फाइल को रन करूँगा, केसेस 2 आ गया। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर केसेस 1 आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पर कंट्रोल डी दबाकर जितने मन चाहे केसेस बना सकता हूँ यार, जितने मन चाहे केसेस बना सकता हूँ, कंट्रोल डी दबाने की देर है बस। और यहाँ पर मैं मान लो केस 10 भी कर देता हूँ, मान लो 13 कर दिया मैंने, 22 कर दिया। एट दी एंड मान लो मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ केस अंडरस्कोर, तो इसका मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, नो मैच फाउंड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट कर देता हूँ, ताकि जो भी इनपुट यूज़र से लिया जाए एंटर नंबर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। रन करता हूँ और यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है एंटर नंबर, मान लो मैंने 4 किया, नो मैच फाउंड, क्योंकि यहाँ पर 4 था ही नहीं। आप लोग देखो 1 2 13 और 22 थे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया 1, तो आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा कि केसेस 1। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ यार। मैंने यहाँ पर 22 करना है, ये करना है, नो मैच फाउंड कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, आप देखो जैसे मैं 22 लिखूँगा, आप देखो केसेस 22 आ गया। तो मैं यहाँ पर एंटर नंबर के बाद कोलन स्पेस कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं 13 करूँगा तो आप देखो केसेस 13 आ गया। तो मैच केस क्या करता है कि आपके एक वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से कोड स्निपेट को रन करता है। क्या हम ये काम इफ एल्स से कर सकते थे? ऑब्वियसली कर सकते थे, बट कहीं कहीं ये चीज़ कन्वीनियंट हो जाती है, ठीक है, और फास्ट भी होती है। तो आप लोग जो है मैच केस स्टेटमेंट्स को यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। तो मैच केस स्टेटमेंट एक नया एडिशन है पाइथन 3.10 ऑनवर्ड्स। तो ये चीज़ जो है नई है पाइथन में। तो अगर आप लोगों ने कोई भी पुराना पाइथन कोर्स देखा होगा, शायद आपको ये चीज़ देखने को ना मिले, और इंटरव्यूज़ में अगर आप लोग रिसेंटली दे रहे हो पाइथन के तो ये चीज़ पूछी जाती है। ये दर्शाता है इंटरव्यूअर को कि क्या आप अप टू डेट हैं टेक्नोलॉजी से कि नहीं। तो मैच केस आना चाहिए सबको भाई, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी मैच केस, आई होप आपको समझ में आ गई। एक क्विक क्विज देता हूँ आप लोग को, और मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही ऊपर से मुझे बताएं कि मैच केस से इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है, प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर विच इज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। विच लाइज बिटवीन कर देता हूँ यार, विच इज़ फ्रॉम नहीं, विच लाइज बिटवीन 1 and 10 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम भाई साहब सब लोग बना के दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स पर, और इससे मुझे ये भी पता चलेगा आपने यहाँ तक वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने देखा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर लूप के बारे में। तो एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं फॉर लूप, ठीक है। तो एक नई पाइथन फाइल यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से फॉर लूप से रिलेटेड। फॉर लूप का सिंपल सा इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को रिपीट करना बार बार। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पाइथन में 1 से लेके
3 तक प्रिंट करो। तो आप लोग कहोगे हाँ भाई ठीक है, कंट्रोल डी दबा के मैं पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 से 5 तक प्रिंट कर देता हूँ। लो जी ले लो, ठीक है, मान लो आप ऐसा कहते हो मेरे से, लो जी ले लो, 1 से लेके 5 तक नंबर मैंने प्रिंट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा 1 से 5 तक कर दिए ना प्रिंट, चलो 1 से 500 तक करो। मान लेते हैं कि आप बहुत मेहनती इंसान हो और आपने कर दिए वो भी। मैं कहूँगा 5,000 तक करो, कर दोगे आप। 5 लाख तक शायद नहीं कर पाओगे, शायद, चलो कर लिए मान लो आपने। 50 करोड़ तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करने के लिए बने हैं लूप्स। तो लूप्स कहता है कि भाई ये मत करो। आप सिंपली ऐसे कर सकते थे, फॉर आई इन रेंज 0 to 5 या फिर सिर्फ 5 और प्रिंट, ये 0 से स्टार्ट होता है। रेंज फंक्शन क्या करता है, 0 से स्टार्ट होता है। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो आई इन रेंज, अब ये क्या होगा, आई की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जाएगी, तो आप यहाँ पर i+1 को प्रिंट करोगे। अगर आप सिर्फ आई को प्रिंट करोगे तो 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाएगा। i+1 को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। तो आप अगर ये करोगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई इन रेंज करके ऐसे होता है। फॉर लूप को सिर्फ रेंज फंक्शन के साथ ही नहीं, फॉर लूप को लिस्ट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। दिखाता हूँ कैसे। अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर आइटम इन ए, और प्रिंट आइटम, और आइटम एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। 134, 456, 34 और 234, ये सारी वैल्यूज़ आइटम की हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर लूप आपका चलता है। तो फॉर लूप क्या करता है कि किसी भी एक लिस्ट में या फिर किसी भी एक आइटरेटर की एक एक वैल्यू को वो प्रिंट करता है। ये टपल भी हो सकता है, ये एक डिक्शनरी की कीज़ भी हो सकती हैं, ये सेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लिस्ट ही हो। तो अगर आप आइटम इन कोई भी सेट करोगे एस, तो भी ये काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ s इज़ इक्वल टू, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 323 और 233, और मैं यहाँ पर फॉर आइटम इन s करता हूँ, तो ये कोड काम करेगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हो रही है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंटिंग सेट, ठीक है। इसको रन करूँगा और यहाँ पर आप देखो प्रिंटिंग सेट लिखा, तो ये इस तरह से आ गया। देख रहे हो आप लोग, प्रिंटिंग सेट 233, ये और ये एक करके आ गया। ये ऑर्डर में नहीं आता है सेट की वैल्यूज़, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि सेट सिर्फ स्टोर करता है यूनिक वैल्यूज़ को, तो ऑर्डर में नहीं होती, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है सेट, ठीक है। कभी भी एक्सपेक्ट मत करना सेट से ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। तो ये देखो किसी भी ऑर्डर में आपको सेट की वैल्यूज़ एक एक करके प्रिंट होकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर लूप आपका काम करता है। तो ये था फॉर लूप। फॉर लूप का इस्तेमाल आप लोगों को और भी बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके में देखने को मिलेगा जब आप और तरह के आइटरेटर्स को यूज़ करोगे। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट के लिए ही काम करे, सेट्स के लिए ही काम करे, टपल्स के लिए ही काम करे, डिक्शनरी की कीज़ और आइटम्स के लिए ही काम करे। ये और भी बहुत सारे आइटरेबल्स के लिए काम करता है। आइटरेबल्स मतलब जिनको आइटरेट किया जा सकता है, जिसकी वैल्यूज़ को एक एक करके इन्यूमरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको आइटरेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर लूप। अब मैं आप लोगों को वाइल लूप के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है फॉर लूप के। तो मैं एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और वाइल लूप जो है आप लोगों को बताऊंगा। वाइल लूप क्या करता है, जैसे मान लो मैंने i इज इक्वल टू 0 के नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब मैं कहूँगा वाइल i इज़ लेस देन, मान लो मैं कहता हूँ 10, ठीक है। और मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो i को, और i को प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। तो होगा क्या कि सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी i लेस देन 10 है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तब ये घुसेगा लूप के अंदर और प्रिंट करेगा i को। फिर इसके बाद i को अपडेट किया जाएगा। ये अपडेटिंग स्टेटमेंट है, ये अपडेट हो जाएगा जैसे ही, वैसे ही क्या होगा कि दोबारा से ही लूप चलेगा और अपडेटेड वैल्यू ऑफ i के लिए चेक होगा। जब तक ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा तब तक ये चलता ही रहेगा वाइल लूप। तो देखो मैं इसको चला के आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं आप लोग को इसको चला कर दिखाऊंगा, राइट क्लिक करके रन करूँगा इसको, तो आप देखो 1 से लेके, इनफैक्ट 0 से लेके 9 तक इसने जो है चलना शुरू किया। और जैसे ही i की वैल्यू 9 हुई तो ये प्रिंट होगा 9, फिर ये 10 हो जाएगी, 10 लेस देन 10 इज़ फॉल्स, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, इस तरह से लिख देता हूँ और 3 डॉट लगा देता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आप लोग देखो प्रोग्राम हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग लिख कर आ चुका है यहाँ पर। और i लेस देन 10 प्रिंट किया i को, i प्लस इक्वल्स टू 1, प्रिंट प्रोग्राम हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। और इस तरह से जो है वाइल लूप आपका काम करता है। क्या वाइल लूप की कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हुई तो कोई दिक्कत है? अगर मान लो ये कंडीशन हमेशा ट्रू में एवेल्यूएट हो रही है और मैं मान लो प्रिंट कर रहा हूँ कुछ, मान लो वाइल लूप,
मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाइल लूप इज नॉट फिनिशिंग, और मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ मान लो, तो क्या होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप ऑल करके इसको रन करता हूँ दोबारा से। देखो चले जा रहा है 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 चले जा रहा है। तो इस तरह के लूप को इनफाइनाइट वाइल लूप कहते हैं। मैं इसको ज़रा स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बार बार चलता रहे, हमेशा के लिए चलता रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं है इसको चलाने का। बट कभी कभी क्या होता है कि एक इनफाइनाइट वाइल लूप को चलाने का डेफिनेटली एक पॉइंट होता है, ठीक है। हैज़ नॉट फिनिश्ड कर देता हूँ इसको, इज़ नॉट फिनिशिंग। मैं एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस वाले वाइल लूप को मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ वाइल ट्रू, और इसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट, और मान लो मैं कहता हूँ 5। अब मैं कहता हूँ कि, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ नम इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, और मैं कहता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर को, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 0, तब क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब होता है कि इस लूप को एग्जिट कर दो, ठीक है। तो ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट्स होते हैं। ब्रेक का मतलब होता है कि इस लूप को यहीं पर ख़त्म कर दो। ये फॉर लूप के साथ भी यूज़ किया जा सकता है ब्रेक स्टेटमेंट। मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ब्रेक का मतलब इस लूप को तोड़ के बाहर निकल जाओ। तो आप देखो, जैसे मैं इस इनफाइनाइट लूप को रन करूँगा तो ये मेरे इनपुट के लिए वेट कर रहा है। मान लो मैंने 4 लिखा तो 4 प्रिंट किया, 3 लिखा 3 प्रिंट किया। मैं कोई भी नंबर डालता जाऊँगा, उप्स मैंने एक्चुअली ब्लैंक दे दिया इसको, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मुझे एक नंबर के साथ एंटर प्रेस करना था, और मैं कोई भी नंबर यहाँ पर डालूंगा, ये जो है ले ही लेगा उस नंबर को। बट जैसे मैं 0 डालूंगा यहाँ पर, ये कहेगा प्रोग्राम इज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। तो ये था तो इनफाइनाइट वाइल लूप, बट इसको ब्रेक करने का एक तरीका मैंने बनाया है कि नम की वैल्यू अगर 0 कर दूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा लूप, यानी कि मैं एग्जिट कर सकता हूँ इसके बाद इस लूप से। तो इस तरह से जो है वाइल ट्रू लिखकर मैं एक इनफाइनाइट लूप तो बनाऊंगा, लेकिन वो इनफाइनाइटली नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन मेरे हाथ में है। मैं जब नम की वैल्यू 0 करूँगा तब मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट इस तरह से काम आता है। फॉर लूप में भी ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू 3, और इसके बाद मैं अगर ब्रेक लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिखता हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो क्या होगा कि आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो बात खत्म हो जाएगी, लूप खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर इसको चलाकर आपको दिखाऊं तो 0, 1 और 2 प्रिंट करेगा ये बस, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं एक्चुअली i+1 प्रिंट कर रहा हूँ, तो 1, 2 और 3 करेगा, 0, 1, 2 नहीं, 1, 2 और 3 करेगा, ठीक है। आई की वैल्यू 0, 1, 2 रहेंगी, बट i+1 प्रिंट हो रहा है तो इसलिए 1, 2 और 3 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक इस तरह से काम आता है। कंटिन्यू ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, कंटिन्यू कहता है कि भाई देखो यहीं पर रुककर लूप की अगली वैल्यू के लिए चल जाओ। जैसे कि आई की अगली वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू 0 है, अगली वैल्यू 1 होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी, उसकी नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी, फिर 4, 0 to 4 तक जाता है जब हम रेंज 5 लिखते हैं। तो इस केस में आई की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, 2 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 3 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 4 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कह दिया कि 3 की वैल्यू जब हो आएगी तब कंटिन्यू कर दो, यानी कि इसके नीचे का एग्जीक्यूट ना करते हुए 4 के लिए चलाओ इसको। तो आई की वैल्यू 4 के लिए चलेगा इसके बाद, यानी कि 5 प्रिंट होगा। तो इस केस में 4 स्किप हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो 4 स्किप हो गया, 1, 2, 3 और 5 ही प्रिंट हो रहा है। थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस पर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बड़ा दिखे आपको, मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर सकता हूँ और फिर डबल क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ की जा सकती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है फॉर लूप, वाइल लूप के बारे में, और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो वाइल लूप कुछ इस तरह से काम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी ताकत होती है फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब होता है कि आप लॉजिक को सेपरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर फंक के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, और मैं यहाँ पर ग्रीट हेलो के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। जब मैं कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, तो मैंने ग्रीट हेलो के नाम का एक फंक्शन बना दिया डेफ कीवर्ड की सहायता से। डेफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है पाइथन में। इसके बाद हम लोग एक स्पेस देते हैं और इसके बाद एक फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से देते हैं। इस केस में मैंने ग्रीट हेलो दिया है। मैं इसका नाम हैरी भी दे सकता था, मैं इसका नाम प्रियंका भी दे सकता था, मैं इसका नाम रोशनी भी दे सकता था, मैं इसका नाम रोशन भी दे सकता था, लेकिन मैंने ग्रीट हेलो चुना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फंक्शन प्रिंट हेलो कर रहा है, और अगर मैं इस फंक्शन को चलाना चाहूँ
तो मैं कुछ इस तरह से चला सकता हूँ। और मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो क्या होगा कि ग्रीट हेलो का मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट करो। मैं इस लाइन को 3 बार भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करके इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ तो 3 बार हेलो आएगा। अगर मैं 2 और ऐड कर दूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 बार हेलो आएगा। अगर मैं ग्रीट हेलो के बाद प्रिंट डन और यहाँ पर मान लो लिखूँ प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, कुछ इस तरह से करके मैं इसको रन करूँ तो आप देखो कि पहले एग्जीक्यूटिंग फंक्शन प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो है ना ये एक फंक्शन है। ये तब चलेगा जब मैं ग्रीट हेलो इस तरह से लिखूंगा। तो आप देख सकते हो प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन मैंने लिखा तो ये प्रिंट हुआ पहले एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, फिर इसके बाद ग्रीट हेलो बोला मैंने इस तरह से, तो उसका मतलब इस फंक्शन के अंदर की सारी चीज़ें चलाओ। तो यहाँ पर हेलो 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 जितनी बार भी यहाँ लिखा है उतनी बार मुझे यहाँ पर दिखेगा। एंड एट दी एंड क्या होगा कि डन प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट डन किया तो ये डन मुझे एंड में प्रिंट होकर मिल गया। ग्रीट हेलो के साथ साथ मैं एक आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ग्रीट हेलो एक नेम ले रहा है और एंडिंग ले रहा है। मान लो मैं चाहता हूँ कि नेम कॉमा एंडिंग जब मैंने लिखा है तो नेम जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर सकता हूँ हेलो प्लस, और मैं यहाँ पर नेम कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, नेम पास करना होगा। मान लो मैं हैरी पास करता हूँ और उसी के साथ साथ एंडिंग पास करनी होगी। मान लो मैं एंडिंग को थैंक यू पास करता हूँ और मैं एट दी एंड प्रिंट एंडिंग करता हूँ। अब ये चीज़ किस तरह से काम कर रही है इसको समझते हैं। जब मैंने यहाँ पर डेफ ग्रीट हेलो बनाया तो ग्रीट हेलो को 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक नेम एक एंडिंग। जो भी आप ग्रीट हेलो के पहले यहाँ पर लिखोगे वो नेम के तौर पर आ जाएगा और जो दूसरा लिखोगे वो एंडिंग के तौर पर आ जाएगा। ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन आर्ग्यूमेंट्स को इस फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं अगर इस फंक्शन को रन करूंगा तो आप लोग देखो हेलो हैरी आ रहा है। पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर ताकि ये अच्छा दिखे। हेलो स्पेस हैरी आएगा पहले और यहाँ पर एट द एंड थैंक यू आ रहा है और फिर इसके बाद ये डन आ रहा है। तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ से हो रहा है वैसे तो स्टार्ट एट द टॉप से, लेकिन ये चीज़ बस एक फंक्शन को रजिस्टर करेगी कि भाई हाँ ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक मैं इसे कॉल ना कर लूँ। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिंग फंक्शन प्रिंट होकर आ गया। फिर इसके बाद मैंने ये फंक्शन रन किया विद दीज आर्ग्यूमेंट्स हैरी एंड थैंक यू। तो नेम इज़ हैरी, एंडिंग इज़ थैंक यू। अब ये सारी लाइंस चलेंगी। तो पहले हेलो हैरी प्रिंट हुआ, फिर हेलो 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 प्रिंट हुए, फिर थैंक यू प्रिंट हुआ। अब क्योंकि ये जो ग्रीट हेलो वाली लाइन है ये पूरी प्रिंट हो चुकी है, ये पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, फंक्शन ने अपना काम पूरा कर दिया है, मैं प्रिंट डन जो है उसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसलिए डन यहाँ पर आ गया। इस फंक्शन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक दोबारा से ग्रीट हेलो मार सकता हूँ शिवम के नाम से और एट द एंड थैंक्स के नाम से। तो एंडिंग इस बार थैंक्स से होगी और नाम शिवम लिया जाएगा। तो देखो पहले हैरी का नाम लिया गया तो थैंक यू बोला गया एंड में, फिर शिवम का नाम लिया गया तो थैंक्स बोला गया। हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि एक टेम्पलेट के आधार पर एक लेटर जनरेट करे। तो मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लेटर जनरेटर और उसमें आएगा नेम, उसमें आएगी डेट, और मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। और वो जो स्ट्रिंग है उसका नाम मैं st रखता हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा जिसको f स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पर f दबाकर कुछ इस तरह से एक f स्ट्रिंग बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हाय मैम दिस इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक करली ब्रैकेट में इस तरह से नेम। जब भी मैं f स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसको एक f स्ट्रिंग बोलते हैं कि यहाँ पर डबल कोट से पहले f लगा दो स्ट्रिंग में, तब आप वेरिएबल्स को इस तरह से यूज़ कर पाओगे स्ट्रिंग के अंदर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं लिखूंगा हाय मैम दिस इज नेम एंड आई विल नॉट कम टू स्कूल ऑन डेट, और मान लो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, लेटर जनरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिखूँगा हैरी और इसके बाद डेट में लिख दूँगा 26 अक्टूबर। रन करूँगा तो देखो हाय मैम दिस इज़ हैरी एंड आई विल नॉट कम टू स्कूल ऑन 26 नवंबर। इसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए शुभम जो है वो 28 अक्टूबर की छुट्टी ले सकता है। तो आप देखो हाय मैम दिस इज शुभम एंड आई विल नॉट कम टू स्कूल ऑन 28 अक्टूबर। ये तो बहुत सिंपल से लेटर का एग्जांपल था। आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेटर जनरेट कर सकते हैं। आप लोग कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं नई लाइन आपको देखने को मिले तो आप एक बैकस्लैश एन लगा सकते हैं। बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है।
बिल्कुल ही /t की तरह, /n मतलब न्यू लाइन। ये होता तो एक कैरेक्टर है लेकिन लिखा 2 कैरेक्टर के तौर पे जाता है। इसका मतलब एक नई लाइन होता है। मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। हाय मैम के बाद एक न्यू लाइन आ चुकी है, दिस इज़ हैरी एंड आई विल नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो आप यहाँ देख सकते हो, हाय मैम दिस इज़ हैरी, हाय मैम दिस इज़ शुभम। तो अलग अलग लेटर्स जनरेट हो रहे हैं दोनों के लिए, हैरी और शुभम के लिए। तो ये लेटर जनरेटर टेम्पलेट एक फंक्शन बनाया जा सकता है जो कि लेटर्स को जनरेट करेगा। उसी के साथ साथ एक एवरेज नाम का फंक्शन बनाया जा सकता है जो कि 2 नंबर्स का एवरेज निकालेगा। मान लो मैंने 34 और 23 लिखा, मैं मान लो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एवरेज को। अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा एक वैल्यू को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितनी भी मैंने अभी तक लिखी थी फंक्शंस, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रिंटिंग कर रहे थे। अगर ये प्रिंट नहीं करते कुछ तो पता भी नहीं चलता फंक्शन चल गया। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करूँ a+b/2, a+b/2, तो क्या होगा कि इतनी की जगह ये 2 वैल्यूज़ बाय 2 हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न की जाएगी वो वापस आएगी यहाँ पर। इस केस में क्या होगा, 34 ए के तौर पे जाएगा, 23 बी के तौर पर जाएगा, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 होकर ये वैल्यू वापस आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि आप देख सकते हो 28.5 यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस तरह से फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फंक्शंस बनाएं खुद ही, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी आपको पाइथन में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन जो हमने देखा वो हमें बिल्ट इन मिलता है। उसी के साथ साथ आप कभी कभी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। कुछ फंक्शंस आपको एज पार्ट ऑफ अ पैकेज मिल जाते हैं पिप से, जो कि आपने इंस्टॉल किए होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट पाइथन फंक्शंस। आई होप आप लोग को फंक्शंस के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग की। सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके एक नई पाइथन फाइल बनाऊंगा और इसका नाम मैं ट्राई एक्सेप्ट रखूंगा, और आप लोग को बता दूं कि ये ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो मैंने कहा यार एक आप नंबर ले लो, आप उसको ऑटोमेटिकली टाइपकास्ट कर दो इंटीजर में, एंटर योर नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, नंबर नहीं नंबर, ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि ठीक है भाई नंबर डाल देंगे और उसमें 3 ऐड करके प्रिंट करा देंगे। मान लो ये टास्क था जो कि आपको दिया गया था। राइट क्लिक करके रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। मैंने 4 डाला तो मुझे 7 मिलेगा, मैंने 7 डाला तो मुझे 10 मिलेगा, मैंने 10 डाला तो मुझे 13 मिलेगा। और आप कह रहे होगे अभी कि भाई साहब गिनती हमें आती है, इससे ज़्यादा मत बोलो। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने हैरी डाल दिया? 1 मिनट, आप कहोगे हैरी क्यों डाल रहे हो? भाई मैं डाल रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ, मेरी मर्जी। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया ना तो उसके एरर्स भी हैंडल करना आपकी। आप ऐसा नहीं है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, फेसबुक अगर बनी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे मार्क ज़करबर्ग आएगा बोलेगा अरे प्लीज़ कमेंट में ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्रोफाइल पिक्चर में ड्रैग मत करो, उधर मैंने ड्रैग फंक्शन नहीं लगाया है। ऐसा नहीं होता है ना। एरर हैंडलिंग करनी पड़ती है प्रोग्रामर को, क्योंकि यूज़र है, बल्क में आएंगे आपकी ऐप में, आपकी ऐप पब्लिक है अगर, तो यार वो तो जो मन चाहे करेंगे ही करेंगे। आपके हाथ में नहीं है वो क्या करेंगे, उनका कंप्यूटर, उनका घर, उनका इंटरनेट, उनकी बिजली, सब कुछ उनका, वो जो मन चाहे करें। आपके सर्वर पर अगर कोई नुकसान पहुंचता है वो जिम्मेदारी आपकी है। तो एरर हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी। एंटर मारते ही एक एरर आएगा और इस एरर के लिए आप यूज़र को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यूज़र के पास आपकी एप्लीकेशन का एक्सेस है, वो जो मन चाहे करेगा। आपके मोबाइल में अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो क्या कोई रूल्स फॉलो करते हो? जो मन करता है करते रहते हो ना। हाँ, आपका फ़ोन है, करते रहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे कि भाई यहाँ पर टैप मत करना, या मैंने लिसनर नहीं लगाया, या फिर ये मत करना, यहाँ पे मैंने वो फंक्शन नहीं लगाया है। नहीं, प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एरर से बचने के लिए हम कह सकते हैं भाई ट्राई करो, इसको ट्राई करो। और मैं यहाँ पर एक इंडेंट लगा देता हूँ, टैब दबा के। इंडेंट मतलब ट्राई के अंदर आ चुके हैं हम। ये कोड मैंने पूरा ट्राई के अंदर डाल दिया। देखो, ट्राई करो, चलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं चलता है तो उसका जो मसाला होता है वो एक्सेप्ट में आता है। आप एक्सेप्ट के अंदर डाल सकते हो और यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रिंट सम एरर अकर्ड। ठीक है, अब मैं इसको चला के देखता हूँ और अब मैं आपको हैरी डाल के दिखाता हूँ। अब मैं हैरी डालूंगा तो कम से कम मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं आया, क्योंकि एरर का मतलब प्रोग्राम का हॉल्ट हो जाना, और प्रोग्राम का हॉल्ट हो जाना शायद प्रोग्रामर नहीं चाहेगा कि उसका प्रोग्राम यूज़र के द्वारा हॉल्ट हो जाए, वो भी किसी एरर के कारण। वो ज़रूर एक एरर डिस्प्ले कराना चाहेगा, उसकी एप्लीकेशन जिंदा रहे। जैसे ही एरर आ जाता है ना किसी एप्लीकेशन में, वो डेड हो जाती है वहीं पर, वो वहीं रुक जाती है। ठीक है, हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन जिंदा रहे, अपने होशो हवास में रहे, और
जो भी चीज़ हम प्रोग्रामर को दिखाएंगे एप्लीकेशन खुद से डेलिबरेटली दिखाएगी, ना कि किसी एरर के कारण कुछ भी हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फेसबुक की ऐप खोल रहे हो अपने फ़ोन में या अपनी वेबसाइट खोल रहे हो और उसमें आपको सर्वर के लॉग्स दिख रहे हैं या फिर आपको किसी दूसरे के मैसेजेस दिख रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरह से यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे अगर, तो देखो 5 और 3 8 दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डालूंगा जिब्रिश, तो ये कह रहा है भाई सम एरर अकर्ड। बट कभी कभी आप लोग देखना चाहोगे वो एरर क्या है, तो हम एक्सेप्शन एज ई लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एक्सेप्शन एज ई और आप यहाँ पर कुछ इस तरह से ई को भी प्रिंट कर सकते हो। तो अगर मैं इस एरर को प्रिंट करूँगा, जैसे मान लो मैंने जिब्रिश लिखी, तो ये देखो ये एरर अकर्ड इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, ये एरर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली कौन सा एरर आया ये भी दिखाओ, तो आप ये ई को प्रिंट करके देख सकते हो, या फिर आप ई को अपने सर्वर के लॉग्स जहाँ पर भी आप डाल रहे हो वहाँ भेज सकते हो। अब ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आई, दैट्स टोटली फाइन यार, टेंशन मत लेना इस बात की, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आप लोगों को चीज़ें आती जाएंगी, वैसे वैसे आप लोग प्रोग्रेस करते जाओगे और ये सब चीज़ें कोई फिर बड़ी चीज़ रह नहीं जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी बस आप लोग इतना समझ लो कि भाई ट्राई एक्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप लोगों को किसी भी प्रोग्राम को आपके जब भी आपके प्रोग्राम में एरर आने की पॉसिबिलिटी हो, तो कभी भी आपको लगता है कि किसी भी वजह से आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है, यू आर बेटर ऑफ यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये था ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइल कैसे हैंडल की जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। आप ऐसा बहुत बार करना चाहेंगे कि फाइल्स में डेटा को स्टोर करें या फिर फाइल्स में से डेटा को रीड राइट करें। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूँ, यहाँ पर पाइथन फाइल बनाऊंगा और फाइल आईओ के नाम से बनाऊंगा उस फाइल को। कभी भी आप लोगों के पास मान लो एक स्ट्रिंग है और उसमें लिखा है हैरी इज़ अ गुड बॉय, और आप चाहते हो इस स्ट्रिंग को किसी फाइल में राइट करना, तो आप विद का इस्तेमाल कर सकते हो। विद एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। विद ओपन फाइल का नाम आप डाल सकते हो, मान लो मैं लिखता हूँ test.txt। इसके बाद जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है ओपन का, वो होता है मोड। 3 तरह के मोड्स होते हैं, रीड राइट अपेंड। ठीक है, मैं अभी राइट मोड में खोल रहा हूँ अपनी फाइल को और मैं यहाँ पर लिखूंगा एज एफ। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है। अब ये क्या करता है ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप लोग अभी सिंटेक्स समझ लो। मैं f.write s करूंगा, तो इस फाइल नेम के बनाने के बाद इसके अंदर ये स्ट्रिंग को डाल दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पर कहीं फाइल बनेगी test.txt और इसके अंदर आप देख सकते हो ये टेक्स्ट डाल दिया गया है। ठीक है, तो राइट मोड में मैंने इस फाइल के अंदर ये टेक्स्ट डाल दिया है। सेम चीज़ को करने का एक लंबा तरीका है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं fp इज इक्वल टू ओपन, और ये पूरा आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, आप ये करोगे तो आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करके। इसके बाद आप कह सकते हो fp.write s और इसके बाद आपको करना पड़ेगा fp.close। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से क्या होता है कि आप लोगों को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज़ करना इसीलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मैं इस test.txt को डिलीट कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको डिलीट एनीवे कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं रन करूँ। बाय द वे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैं test.txt को डिलीट कर रहा था, मैंने डिलीट करके दोबारा बना दिया, आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। बट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि test.txt को जब मैंने डिलीट किया पाईचार्म के अंदर, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई सेव डिलीट करना है क्या। अब ये सेव डिलीट क्या फीचर है पाईचार्म का, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ये फाइल कहीं पर भी यूज़ हो रही है इन फाइलों में से, ये आपको दिखा देगा कि भाई यहाँ पर आपकी ये फाइल यूज़ हो रही है, इसको डिलीट प्लीज़ मत करो, दिक्कत हो जाएगी वरना। और अगर उसके बाद भी आप डिलीट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो ओके पे क्लिक करके। तो ये बता रहा है कि भाई इसके 2 यूजेजेस हैं और ये सेव टू डिलीट नहीं है। देखते हैं भाई कहाँ का यूज़ हो रहा है। कह रहा है भाई इस वाली फाइल में यूज़ हो रहा है test.txt, देख लो अब आप। हाँ चलो ठीक है, अगर मैं डिलीट, हाँ यार डू रीफैक्टर, ठीक है, मैंने कह दिया डू रीफैक्टर करो तो उड़ा दो इसको, ठीक है, तो ये उड़ा देगा। तो रीफैक्टरिंग काफ़ी बढ़िया होती है पाईचार्म के अंदर। तो मैं ये करूँ या ये करूँ एक ही बात है, बट कभी कभी मैं चाहता हूँ रीड करना एक फ़ाइल को, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है, ये राइटिंग टू अ फाइल था, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं रीडिंग अ फाइल आपको दिखाता हूँ। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर आपको रीडिंग अ फाइल के बारे में बताऊँगा। रीडिंग अ फाइल, बस रीडिंग अ फाइल में क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ
यूजिंग W आपको R यूज़ करना है, मोड जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो मोड होता है, उसको आपको R कर देना है और यहाँ पर एफ डॉट राइट को रीड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहेंगे जो भी डेटा है, मान लो मैं कहता हूँ एस इज इक्वल टू और प्रिंट करता हूँ इसको, तो इस फाइल के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्या हुआ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, एक्चुअली ये फाइल है ही नहीं तो मुझे बनानी पड़ेगी है, ठीक है। मैं कोई दूसरी फाइल बनाता हूँ, मान लो मैं हैरी डॉट TXT बनाता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ हैरी इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। सिंपल सी बात करी मैंने। अब मैं यहाँ पर डेफिनेटली हैरी डॉट TXT लिखूंगा, उसको रीड करूँगा और उसके अंदर हैरी इज़ अ गुड बॉय था वो यहाँ पर लिख कर आ गया। अगर मैं गुड बॉय एंड ऑल्सो बैड समटाइम्स लिख देता हूँ मैं और इसको रन करूँगा तो देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय एंड ऑल्सो बैड समटाइम्स लिख कर आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी वो रीडिंग टू अ फाइल इस तरह से की जा सकती है। क्या मैं इसकी जगह इस तरह का सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, करो भाई, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़रा FP कर देता हूँ, इसको ज़रूरी नहीं है FP ही करो, आप इसको डायरेक्टली FB कर सकते हो, वेरिएबल है, जो नाम चुनो आप, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये करूँगा और मैं फिर यहाँ पर F डॉट क्लोज करूँगा और प्रिंट करूँगा इसको। तो अगर मैं ऐसे भी करूँ तो भी काम मेरा हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई रीड मोड में नहीं, एक मिनट ये क्या हो गया, टेस्ट डॉट TXT नहीं, ये कह रहा है हैरी डॉट TXT, ठीक है। रन करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी कंटेंट था हैरी डॉट TXT का वो यहाँ पर आ गया है। राइट के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी फाइल को राइट करते हो तो वो खाली हो जाती है। हमने राइटिंग टू अ फाइल देखा था अभी यहाँ पर, मैं ज़रा इसको कॉपी करता हूँ और इसको एट दी एंड ले आता हूँ और इसको मैं अपेंडिंग टू अ फाइल करके आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैंने लिखा अपेंडिंग टू अ फाइल, मैं अपेंड करना चाहता हूँ एट दी एंड ऑफ अ फाइल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपेंड मोड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है, टेस्ट डॉट TXT जो है, या फिर मैं अगर मान लो हैरी डॉट TXT में लिखना चाहता हूँ, उसमें ऑलरेडी कॉन्टेंट है। अगर मैं राइट मोड में लिखूंगा, W कर दिया अगर मैंने, और मान लो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग करी आई एम राइटिंग दिस, मान लो मैंने ये राइट किया, इसमें इसको रन किया, तो पुराना कंटेंट मिट के आई एम राइटिंग दिस आ जाएगा। अगर मैं आई एम राइटिंग दिस 2 करूँगा, रन करूँगा, तो आई एम राइटिंग दिस 2 आ जाएगा। बट कभी कभी आप चाहते हो कि इंक्रीमेंटली ऐड होती जाएं चीज़ें आपकी फाइल के अंदर, तो आप अपेंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इसे 10 बार चलाऊंगा तो यहाँ पर ये 10 बार आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया हैरी इज़ अ गुड बॉय एंड समटाइम्स ऑल्सो बैड, ठीक है, ये मान लो मैंने लिख दिया, ज़रा यहाँ पर सॉफ्ट रैप कर देता हूँ और मैं इसको रन करूँगा अगर, तो देखो ये चीज़ भी अपेंड होती जा रही है, इसको भी सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, अपेंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जैसे जैसे रन करूँगा होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। देख सकते हो आप कि कितनी बढ़ गई है फाइल। तो अपेंड मोड क्या करता है, एट द एंड ऑफ द फाइल आपके डेटा को अपेंड कर देता है, ठीक है। तो ये था फाइल IO पाइथन के अंदर। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो और इंटरमीडिएट लेवल पर भी हो ना, तो इससे ज़्यादा फाइल IO मैं तो बहुत सेफली कह सकता हूँ 70% ऑफ द टाइम इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। अगर आप कोई एडवांस काम कर रहे हो तो हाँ, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि शायद आप देख सकते हो पाइथन की डॉक्स पे जाकर। मैंने 70 भी बहुत सेफ रहने के लिए छोटा नंबर बोला है, मैं तो 85 भी बोल सकता हूँ, बट 70 मानते हैं कि 70-80% जो है इतना ही फाइल IO यूज़ होता है। अगर आप एक एडवांस यूज़र हैं शायद 20% आप यूज़ करें, ठीक है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सारे पाइथन प्रोग्रामर की, किसी भी लेवल पर आप हैं। आप अगर एक बहुत ही हाई लेवल पर हैं, 25 साल के एक्सपीरियंस वाले पाइथन डेवलपर, उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को। दैट वॉज ऑल अबाउट फाइल IO। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पाइथन के अंदर। तो जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए और इसका नाम oops रख देता हूँ। यहाँ पर क्लासेस एंड मेथड्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, इन सब की बात होगी, ठीक है। तो क्लासेस क्यों यूज़ करते हैं? क्लास एक टेम्पलेट की तरह होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जैसे मान लो आप लोग जाते हो रेलवे रिजर्वेशन में करवाने, रेलवे काउंटर पर आप लोग वहाँ पर गए, आपने कहा कि भाई साहब मुझे एक ब्लैंक फॉर्म दे दो, वो आपको एक ब्लैंक फॉर्म देंगे। मान लो एक दूसरा इंसान गया रोहन दास नाम का, तो वो भी एक ब्लैंक फॉर्म प्राप्त करेगा, ठीक है। मान लो एक तीसरा इंसान गया लविश गर्ग नाम का, वो भी एक ब्लैंक फॉर्म जो है वो लेगा। मान लो एक सोनाली सिन्हा नाम की लड़की गई, वो भी एक ब्लैंक फॉर्म लेगी। तो इन सारे लोगों को जो ब्लैंक फॉर्म दिए जा रहे हैं वो सेम दिए जा रहे हैं, अलग अलग दिए जा रहे हैं? डेफिनेटली सेम दिए जा रहे हैं, इनके पास सेम फॉर्म होंगे। लेकिन एक बार इन्होंने जो फॉर्म है वो अपनी डिटेल से फिल कर दिया, तब इनके पास जो फॉर्म होंगे इनके हाथों में वो अलग अलग होंगे। सोनाली के हाथ में सोनाली की डिटेल वाला फॉर्म होगा, रोहन के हाथ में रोहन की डिटेल वाला फॉर्म होगा,
अगर मैंने एक फॉर्म लिया है तो उसमें हैरी की डिटेल्स का फॉर्म होगा। तो क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एनालॉजी आप लोगों को डायरेक्टली दिखाऊं तो जो क्लास होगी वो क्या होगी, क्लास होगी एक ब्लैंक रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा भरा हुआ रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म। तो अब एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर और इसका नाम मैं रखूँगा एम्प्लॉई। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आप इसके ऑब्जेक्ट्स मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। मान लो इसमें एक गेट सैलरी का मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट सैलरी मान लो, ठीक है, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू 89, ठीक है, सैलरी इज इक्वल टू 89। अब अगर मान लो मैं एक रोहन के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पर कहता हूँ एम्प्लॉई और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ रोहन डॉट सैलरी, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, नो सरप्राइजेस देयर, मुझे यहाँ पर 89 मिलेगा क्योंकि मैंने रोहन की सैलरी 89 करी है। मान लो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया रोहन, तो मुझे रोहन का नेम क्या मिलेगा, रोहन मिलेगा। अगर मैं प्रिंट करूँ रोहन डॉट नेम तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर रोहन मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ बनाऊँ, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब यहाँ पर देखो मैं लिख सकता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और नेम को मैं एज एन आर्ग्यूमेंट ले सकता हूँ। किसी भी फंक्शन को एक क्लास के अंदर लिखा जाता है तो एक पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ ऑटोमेटिकली पास होता है। सेल्फ रेफरेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का जिसके लिए ये मेथड कॉल हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा अभी और डिटेल में, लेकिन अभी आप लोग समझो। मैंने सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी कर दिया, और मैं यहाँ पर सैलरी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब आप लोग देखना यहाँ पर होगा क्या, जब मैं रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉई लिखूंगा और मैं यहाँ पर कहूँगा कि रोहन इज इक्वल टू एम्प्लॉई, तब क्या होगा, प्रिंट रोहन डॉट सैलरी करूँगा, रोहन डॉट नेम करूँगा, तो जो भी सैलरी और नेम दूंगा, पहले मैं नेम दूंगा जो कि रोहन है, ठीक है, और इसके बाद मैं सैलरी दूंगा, मान लो 3455 रुपये सैलरी है रोहन की। तो मैं इसको रन करूंगा अगर, तो आप देखो 3455 और रोहन आ गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं, ये क्या हो रहा है, मैंने पेस्ट नहीं किया क्या ढंग से, कॉपी नहीं किया मैंने, कंट्रोल डी कर लेता हूँ, बात तो वही है। और मैं इसको यहाँ पर बंद करूँगा और यहाँ पर आप देखो मान लो मैंने हैरी किया और हैरी की ये सैलरी है, ये सैलरी है हैरी की देख रहे हो कितनी सैलरी है हैरी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हैरी और यहाँ पर लिखूँगा हैरी। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया मैंने गाइस, थोड़े से ज़ीरो कम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से ज़ीरो कम कर लेते हैं, ज़्यादा कम नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हैरी डॉट सैलरी, हैरी डॉट नेम, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर हैरी और ये पास होगा एज नेम एंड सैलरी, और हैरी का जो नेम होगा वो हैरी सेट हो जाएगा, सैलरी ये सेट हो जाएगी। आप देखो कि ये रियल वर्ड एंटिटी को मैप करने के लिए बनाए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग करना क्या ज़रूरी है, द आंसर इज़ नो। आप लोग फंक्शन से भी काम चला सकते हो, बट इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि आप लोग रियल वर्ड एंटिटीज़ की तरह चीज़ों को देख पाओ अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग GTA 5 बना रहे हो, मान लो गेम बना रहे हो, तो आप पेडेस्ट्रियन की एक क्लास बना दोगे, आप लिखोगे पेडेस्ट्रियन 1 इज इक्वल टू पेडेस्ट्रियन, इस तरह से बना दोगे पेडेस्ट्रियन को। और फिर पेडेस्ट्रियन में मेथड्स होंगे पेडेस्ट्रियन डॉट वॉक, पेडेस्ट्रियन डॉट फाइट विद, और एक दूसरा पेडेस्ट्रियन ब्रैकेट में होगा। तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सीखना थोड़ा मुश्किल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, मॉडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्लासेस वगैरह बनाना, बट यूज़ करना इतना आसान हो जाता है कि आप भी कहोगे कि क्या बात है यार, क्या कहोगे आप लोग, क्या बात है यार, कितना बढ़िया, कितना रियल वर्ड हो रही है सारी चीज़ें। रोहन डॉट सैलरी को प्रिंट किया, रोहन की सैलरी आ गई। रोहन डॉट गेट सैलरी को प्रिंट किया तो रोहन की सैलरी मैं अपना प्रिंट कर देता हूँ रिटर्न की जगह, तो रोहन की सैलरी प्रिंट हो गई। तो मतलब आपको यार वाह भाई वाह क्या बात है, रोहन डॉट गेट सैलरी फंक्शन चलाया क्या नहीं मैंने, रोहन की तो सैलरी प्रिंट हो गई यहाँ पर। हैरी डॉट गेट सैलरी चलाया क्या नहीं मैंने, हैरी की तो सैलरी प्रिंट हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हैरी डॉट गेट सैलरी एक मेथड है जिसको मैं चला सकता हूँ, और मैं इसको रन करूँगा तो देखो रोहन की और हैरी की सैलरी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि आप लोग गेटर्स एंड सेटर्स की बात कर सकते हैं, आप लोग
और एडवांस जा सकते हैं, डंडर मेथड्स के बारे में सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग स्टार्ट आउट कर रहे हैं, दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी मोर देन इनफ। और इसके बाद डेफिनेटली आप और डीप डाइव कर सकते हो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में जा सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को। रेंडर मेथड्स क्या होते हैं, str, REPR, अंडरस्कोर, ऐड अंडरस्कोर मेथड, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप समझ सकते हो। इनहेरिटेंस के बारे में समझ सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग पाइथन यूज़ करना चाहते हो, पाइथन की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बहुत सारे मेथड्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बन के मिलती हैं पैकेजेस के अंदर, तो आप वो यूज़ करो पहले। और मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, आई डोंट नो, मुझे इस फैक्ट के लिए बहुत सारे लोग शायद हेट भी करें थोड़ा बहुत, पाइथन प्रोग्रामर्स की, यार ये क्या बता रहे हो लोगों को। बट पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट लेट मी टेल यू, नहीं होता है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप डेटा साइंस कर रहे हैं, अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं, यू विल यूज़ अ लॉट ऑफ क्लासेस बट यू विल नॉट राइट अ लॉट ऑफ क्लासेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू विल नेवर राइट अ क्लास, यू विल नॉट राइट अ लॉट ऑफ क्लासेस, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं सीखना है, सीखो यार, सीखना कभी भी नुकसान नहीं देता है। बट मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट प्रोग्रामर है ना, तो बहुत कम क्लासेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर मैं यही बात C++ के लिए बोलूँ तो मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि क्लासेस का C++ में इस्तेमाल नहीं होता है। यही चीज़ मैं और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शायद ना बोलूँ। पाइथन की बात करूँ तो क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी पैकेजेस होते हैं। अगर आप एक पैकेज लिख रहे हो पाइथन का, तब तो भाई आपको ये पूरी थ्योरी आनी चाहिए अच्छे से। बट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, सिर्फ आप पैकेजेस के कंज्यूमर ज़्यादा हो, प्रोड्यूसर कम हो, तो आप लोग सिर्फ इतनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से टू स्टार्ट विद काम चला सकते हो। विद दैट सेड, ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आई होप आप लोग को समझ में आई। ऑलराइट, तो वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हमारा पहला प्रोजेक्ट बहुत अमेजिंग होने वाला है और आप लोगों के काम भी आ जाएगा। मुझे याद है कि मैं एक बार डेंटिस्ट के पास गया था और मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। तब मैंने ये प्रोग्राम लिखा था और मैंने टाइप कर करके लोगों से बातें करी थी, आज तक मुझे याद है, और मैंने एक्चुअल में इस प्रोग्राम को यूज़ किया है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करूँगा, तो मैं फाइल में जाऊँगा, क्लोज प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। मैं कभी भी यहाँ पर क्लिक करके अपने इस प्रोजेक्ट में आ सकता हूँ, बट मैं नहीं आना चाहता अभी, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट। तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रखूँगा रोबो स्पीकर। यस, रोबो स्पीकर। और यहाँ पर आप लोग मेक श्योर कि यहाँ पर प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर सेलेक्टेड हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेलेक्टेड नाउ। हालांकि वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूजेबल नहीं है, बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर यहाँ पर क्लिक करना। और अगर आपने ऐड नहीं किया इंटरप्रेटर, तो यार वापस से देखो वीडियो को, स्टार्टिंग में बताया था कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्रिएट अ main.py वेलकम स्क्रिप्ट, तो ये वाली स्क्रिप्ट इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्ट बनाएगा। क्रिएट पर क्लिक करते हैं जल्दी से। तो रोबो स्पीकर नाम का एक प्रोजेक्ट मैंने बना दिया है ऑटोमेटिकली। इसने एक सैम्पल पाइथन प्रोग्राम मेरे लिए बनाया है। सब कुछ मैं क्लोज करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। अब आप लोग ये देख रहे हो कि इफ नेम इक्वल्स टू मेन, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो नेम इक्वल्स टू मेन का मतलब कि यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे देख सकते हो। मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पर जो कमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे हटाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए सारे कमेंट्स, मुझे ये ब्रेक पॉइंट वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक सिंपल, मैं बस इतना एक्सेप्ट करूँगा और बाकी मैं सारी चीज़ें खुद करूँगा। और ये ब्रेंट हाई भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एक पास नाम का कीवर्ड होता है जिसको आप लिख देते हो, उसका मतलब कि मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और दोबारा लिखूँगा। क्योंकि अगर आप ये पास नहीं लिखोगे ना, तो ये आपको एरर देगा कि भाई इसके अंदर क्या है। तो पास मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो आप पास लिख सकते हो। मैं एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा जिसका नाम है इंपोर्ट ओएस, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ओएस मॉड्यूल की सहायता से मैं एक os.system नाम से एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये फंक्शन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कमांड को चलाता है। अब कमांड क्या है, जैसे कि मैं अपने मैक ओएस में हूँ, ठीक है, आप लोग विंडोज़ में, मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज़ में होंगे, मुझे मालूम है। तो विंडोज़ के अंदर भी आप क्या कर सकते हो कि प्रोनाउंस करने का जो कमांड है वो चला सकते हो। जैसे कि मैक ओएस में से होता है, मान लो मैंने से लिखा हे हैरी, ठीक है, हे हैरी, आप लोगों को सुनाई देगा हे हैरी, तो मुझे से के बाद वो स्ट्रिंग डाल देनी है और वो प्रोनाउंस हो जाएगी मैक ओएस के अंदर। अब तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कमांड, ठीक है, os.system कमांड। अब कमांड क्या है, कमांड में बनाऊँगा और किस चीज़ से बनाऊँगा, इनपुट से बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट किया आपने कीबोर्ड से। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर व्हाट यू वांट मी टू प्रोनाउंस,
और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखने वाला हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा वेलकम टू रोबो स्पीकर 1.1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा फुल स्टॉप लगाकर क्रिएटेड बाय हैरी, क्योंकि इसका क्रिएटर मैं हूँ, आप अपना नाम डालना, क्रिएटेड बाय हैरी। यहाँ पर लिखूँगा x इज इक्वल टू एंटर वट यू वांट मी टू स्पीक, स्पीक लिखता हूँ, प्रोनाउंस भी नहीं, स्पीक। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कमांड इज इक्वल टू, कमांड मेरा क्या हो जाएगा, मैं एक एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, एक एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा और मैं कहूँगा से, और क्या करो से x। ठीक है, x वो स्ट्रिंग होगी जो कि मैं चाहता हूँ इससे प्रोनाउंस करवाना, और os.system कमांड। देखते हैं काम करता है कि नहीं, इसको रन करते हैं राइट क्लिक करके, एंटर वट यू वांट मी टू स्पीक। मैं ज़रा एक कोलन स्पेस लगा देता हूँ, थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। मान लो मैंने लिखा हैरी, Harry, इसने कह दिया हैरी। ठीक है, तो मान लो मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं कीबोर्ड लेकर बैठ गया, उसने बोला और भाई हैरी भाई क्या चल रहा है, मैं I am good. ठीक है, अब मान लो मैं उससे कहना चाहता हूँ हाउ आर यू, तो मेरा प्रोग्राम तो यार एग्जिट हो गया। ये क्या हुआ, मैं चाहता हूँ मैं लिखता रहूँ और मेरा प्रोग्राम चलता रहे, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं अपने प्रोग्राम को बार बार चलाना चाहता हूँ। तो हमने इनफाइनाइट वाइल लूप की बात की थी, अगर आप लोग को याद हो तो। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर वाइल ट्रू के अंदर डालेंगे इस पूरे तामझाम को। किसको डालेंगे, इस पूरे तामझाम को। मैंने टैब दबाई अपने कीबोर्ड में, जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ। वाइल ट्रू के बाद यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करके टैब दबा दी और इंडेंट हो गया। ठीक है, एक बार मुझे इंडेंट करना है ताकि मैं वाइल ट्रू के अंदर चला जाऊँ। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक, मतलब हमेशा चलता रहेगा, कोई कंडीशन ही नहीं है इसको रोकने की। तो मैं इसको रोकने की कंडीशन भी बनाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ x इज इक्वल्स टू, अगर x इज इक्वल्स टू q है, अगर कीबोर्ड में q दबाया गया है तो क्या करो, ब्रेक कर दो। क्योंकि ऐसा हार्डली होगा कि मैं q को प्रोनाउंस करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं शायद ही ऐसा करूँगा कि मैं q को प्रोनाउंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा कि इस प्रोग्राम को चलाऊँगा और देखूँगा कि क्या जो मैं चाहता था वो हुआ कि नहीं। वेलकम टू रोबो स्पीकर 1.1 क्रिएटेड बाय हैरी, ऑसम। मैं यहाँ पर लिखूँगा हे हाउ आर यू। Hey, how are you? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। I am good. वाई आर यू नॉट स्पीकिंग। मान लो Why are you not speaking? मेरे से कोई बात कर रहा है। ठीक है, अब मैं काम करूँगा कि I am speaking using Robo. Hi, my name is Harry. I'm interacting with you. Using this Robo speaker. I love using it. Please tell me if you are listening to this. अब देखते हैं हिंदी बोलता है कि नहीं। क्या आइज हो? ऐच हो? हाँ ऐच हूँ। तो यार ये हिंदी तो नहीं बोल पा रहा है, बट ये है कि आपका काम हो जाएगा। तो मैं क्यू दबा के देखता हूँ कि क्विट कर रहा है कि नहीं। क्यू एंटर, ये क्या हुआ, उप्स ये क्या हो गया मैं इसको स्टॉप करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ। तो मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर क्यू दबा के देखूँगा। हाँ ठीक है, ये एग्जिट हो गया। मान लो मैंने लिखा हेलो, फिर क्यू लिखा और ये एग्जिट हो गया। ठीक है, और हो सकता है कि जब आप एग्जिट करो तो आप इससे कहलवाओ os.system, मान लो आप इससे कहलवाना चाहते हो से बाय बाय फ्रेंड। ठीक है, मान लो मैं ये कहलवाना चाहता हूँ तो मैं डबल कोट के अंदर सिंगल कोट डाल सकता हूँ। पाइथन के अंदर डबल कोट के अंदर डबल कोट में नहीं डाल सकता, सिंगल कोट डाल सकता हूँ। तो मैं इस तरह से कमांड बनाकर अपना लिखूंगा और अब मैं लिखूंगा हे फिर क्यू बाय बाय फ्रेंड करके ये एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारा बड़ा बेसिक सा रोबो रीडर। बेसिक मैं कह रहा हूँ, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार अपना ये पहला प्रोजेक्ट बनाया है, उनके दिल के काफ़ी नज़दीक होगा ये प्रोजेक्ट। तो ये रोबो रीडर आपके रिज्यूमे का पहला पाइथन प्रोजेक्ट। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं और आपने पहली बार पाइथन सीखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो यार सब लोग कमेंट सेक्शन में। सब लोग जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो ऑन योर फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट, लिख दो यार। अगर आपने पहला ये बनाया भी नहीं है ना, तब भी आप उन लोगों के लिए लिख दो यार जो लोग पहला पाइथन प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, उनके लिए सबको लिख दो। कॉमेंट सेक्शन में भर दो पूरा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट। ठीक है, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो के, यहाँ तक पहुँच के आपने इसको देखा है और ये प्रोजेक्ट किया है।
तो पहला प्रोजेक्ट हमारा डन हो गया, इट वॉज अमेजिंग, लव्ड इट यार। हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है वो भी बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है। तो एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर लूँगा। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पर वेदर ऐप, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा वेदर ऐप। सब कुछ आप लोग ऐसे ही छोड़कर क्रिएट पर क्लिक कर दो, अगर पहले आपने जो कन्फिगर किया था वो बिल्कुल मेरी तरह किया था तो ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे सब कुछ को और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने से क्या होगा कि मैं नेटवर्क के थ्रू चीज़ें मंगा सकता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन कि इस बात का क्या मतलब है। वेदर एपीआई, ठीक है, मैंने लिखा वेदर एपीआई। मैं यहाँ पर फ्री वेदर एपीआई ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसी एपीआई ढूंढ रहा हूँ जो कि फ्री हो। तो यहाँ पर देखो फ्री वेदर एपीआई, weatherapi.com। क्या यहाँ पर मुझे साइन अप करने की ज़रूरत है? क्या मुझे कोई यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिल सकता है जो कि मुझे सिंपली करंट वेदर दिखा दे? कोई मुझे ऐसा एंड पॉइंट मिल सकता है क्या? मुझे एक बहुत ही सिंपल सी एपीआई चाहिए यार, जो कि मुझे बता दे कि यार क्या एपीआई है, क्या वेदर है, सॉरी एपीआई नहीं वेदर है। तो यहाँ पर देखो वेदर अलर्ट्स, एयर क्वालिटी, मुझे बस वेदर के बारे में जानना है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं देख रहा हूँ कि ये रियल टाइम वेदर किस तरह से दिखाएगी, कौन सा एंड पॉइंट है। तो ये देखो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर आपकी एपीआई की आएगी और क्वेरी इज इक्वल टू आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सर्च करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर एपीआई की हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो मुझे इसमें शायद अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं खोजता हूँ, शायद मुझे कोई अच्छी एपीआई मिले और मैं फिर वापस आता हूँ। सो ये जो api.weatherapi.com है, इसमें आपको यहाँ पर अपनी एपीआई की डालनी पड़ती है और अगर आप अपनी एपीआई की डालते हैं तो आप जो है कहीं की भी वेदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके फ्री प्लान में हूँ, मैं अपनी एपीआई की को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड ऑब्वियसली मैं अपनी एपीआई की चेंज करूँगा। आप लोग अपनी अपनी एपीआई की यूज़ करना। सिंपली weatherapi.com पर आप लोग को साइन अप करना है। फ्री प्लान पर हम लोग रहेंगे, कुछ पे वे नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम जस्ट एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर मैंने Q इज इक्वल टू बल्क किया, डज नॉट हैव एक्सेस टू द रिसोर्स, प्लीज चेक प्राइसिंग पेज फॉर व्हाट इज अलाउड इन योर एपीआई सब्सक्रिप्शन प्लान। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दिल्ली लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो दिल्ली, यहाँ पर मैं कोलकाता लिखता हूँ तो कोलकाता की वेदर भी यहाँ पर आ गई है। देखो 22, सॉरी वेदर यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं आ रही होगी। टेम्परेचर कहाँ है यार? टेम्परेचर सी, सेल्सियस में टेम्परेचर ये है। तो करंट के अंदर टेम्परेचर, सी के अंदर टेम्परेचर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है हम रीड आउट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले पूछूंगा सिटी, ठीक है। मैं कहूँगा इनपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी, एंटर द नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। मैं बैकस्लैश n भी लगा सकता हूँ, एक नई लाइन आ जाएगी। एक बार मुझे सिटी पता चल गई तो मैं क्या करूँगा, एक यूआरएल जनरेट करूँगा। मेरा यूआरएल क्या होगा? मेरा यूआरएल मेरी एपीआई की के साथ, मैं ज़रा यहाँ पर सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, मेरी एपीआई की के साथ एक एफ स्ट्रिंग होगी जिसमें यहाँ पर सिटी आएगी। तो जो भी सिटी मैं एंटर करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा r इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट URL और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा r डॉट टेक्स्ट, ठीक है। आई थिंक r डॉट टेक्स्ट होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको ज़रा रन करके देखता हूँ। मान लो मैंने कोलकाता लिखा और हाँ, मुझे देखो कोलकाता की जो यहाँ पर लोकेशन है वो देखने को, कोलकाता के बारे में सारा डेटा जो भी मुझे वेदर एपीआई दे रही है वो देखने को मिल गया, ठीक है। मैं इसको रीड आउट करवा सकता हूँ। अगर मैं इसको रीड आउट करवाने की कोशिश करूँ, बाय द वे एक चीज़ देखते हैं, जो r डॉट टेक्स्ट है उसका टाइप क्या है? क्या वो एक स्ट्रिंग है या एक डिक्शनरी है? ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो r डॉट टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज अ डिक्शनरी पार्ट्स कर लूँ, ठीक है। कैसे करूँगा मैं डिक्शनरी, एज अ डिक्शनरी पार्ट्स? इसको मैं यूज़ करूँगा जेसन मॉड्यूल का, जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। अब हाँ, मुझे पता है कि ये सब मैंने आप लोग को नहीं पढ़ा रखा है, बट यहीं से आप लोग इसको सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो जेसन मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जेसन डॉट लोड्स, ठीक है। लोड एस भी कह सकते हो आप इसको। ये एक स्ट्रिंग को लोड करता है। इस पर आप लोग होवर करोगे तो देखो यहाँ पर इसका पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है। तो मैं r डॉट टेक्स्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा dic इज इक्वल टू, यानी कि जो डिक्शनरी है मैं इसको वेदर dic कर दूंगा या wdic कर देता हूँ, वेदर डिक्शनरी इज इक्वल टू ये। और मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ wdic
इसके अंदर का हमें क्या चाहिए, ये एक डिक्शनरी बन चुकी है, अब इसके अंदर का हमें लोकेशन चाहिए। इनफैक्ट हमें लोकेशन भी नहीं चाहिए, देखता हूँ क्या चाहिए, हमें करंट का टेम्प अंडरस्कोर सी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, करंट का टेम्प अंडरस्कोर सी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर करंट लिखूँगा और इसके बाद मैं लिखूँगा टेम्प अंडरस्कोर सी। ठीक है, ज़रा रन करके देखता हूँ, और मैं ये चीज़ प्रिंट नहीं करूँगा, ज़रा रन करके देखता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आगरा, और आगरा में 20.8 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं एक काम क्यों ना करूँ, मैं इम्पोर्ट ओएस करके, जो मैंने अभी पिछले प्रोजेक्ट में सीखा था, मैं os.system का इस्तेमाल करते हुए क्यों ना से कमांड चला दूँ। बाय द वे से कमांड मैक में काम करता है सिर्फ, और विंडोज़ के लिए आप लोगों को दूसरे कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। इनफैक्ट विंडोज़ के लिए टेक्स्ट टू स्पीच के लिए टेक्स्ट टू स्पीच विंडोज़, आप यहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेक्स्ट टू स्पीच विंडोज़ पाइथन भी लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट टू स्पीच करना बहुत आसान है विंडोज़ में, आपको ये करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है win32com.client एज wincom, स्पीक इज इक्वल टू ये करना पड़ेगा, और इसके बाद ये जो है आपका स्पीक कर देगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक os.system की कॉल लगाई है, और यहाँ पर मैंने कहा है कि से, ये एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा है से द करंट वेदर इन सिटी इज W डिग्रीज। इसको ज़रा रन करता हूँ, और मैं यहाँ पर सिटी डाल दूंगा देहरादून। ठीक है, The current weather in Dehradun is 12.0 degrees. तो ये ऑटोमेटिकली बोल रहा है, और ये एक मेरी वेदर ऐप बन चुकी है। अब आप इस प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, और आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ डिग्री सेल्सियस में वेदर इससे बुलवाई है, अब ये सारा डेटा बुलवाओ इससे। इसमें देखो कई कई तरह की चीज़ें हैं, विंड माइल्स पर आवर, विंड किलोमीटर्स पर आवर, विंड डिग्री, कई चीज़ें हैं इसमें यार, कई चीज़ें। आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर, कब अपडेट हुआ था ये भी बता सकते हो। आप सेव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो अगर मैक में हो तो, लेकिन अगर आप लोग मैक में नहीं हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, आप ये win32 डॉट ये वाला जो पैकेज है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली आपने करना क्या है, ये PyWin32 को इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल करके, और जैसे ही आप PyWin32 को इंस्टॉल कर लोगे, आप ये एग्जैक्टली इसको फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, मैं देखता हूँ ज़रा कहाँ पर इसके बारे में लिखा है। मैं इसके गिटहब पेज पर जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ वहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। बट बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल इस तरह से आपको करना है इस मॉडल को इस्तेमाल करने के बाद। win32com.client एज wincom, फिर wincom.dispatch sappy.sp वॉइस। हाँ, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है लंबा चौड़ा कोड, बट दिस इज़ हाउ यू डू इट यार। वरना आप पावर शेल में कैसे करते हैं ये पता लगा सकते हो, और os.system के अंदर वो कमांड दे सकते हो, आपका काम हो जाएगा। नाउ प्लीज़ 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 डो नॉट से इन द कमेंट्स कि यार आपने विंडोज़ के लिए नहीं बताया। प्लीज़ यार, मुझे ये कह के शर्मिंदा मत करना, ना ही ये कह के शर्मिंदा करना कि आपने लिनक्स के लिए नहीं बताया, क्योंकि आप अब फिगर आउट करो यार, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कम ऑन यार। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा प्रोग्राम भी दिखा दिया, आप इसको देखकर टाइप कर सकते हो कम से कम। ठीक है, आई होप कि आप लोग नहीं बोलोगे ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं ज़रा इसके गिटहब पेज पर जाता हूँ, देखता हूँ ज़रा कि डॉक्स आर अ लॉन्ग एंड सैड स्टोरी बट देयर इज़ एन ऑनलाइन वर्जन। तो देखो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, और यहाँ पर देखो win32 एक्सटेंशन साइट। बट बहुत ही सिंपल है, हमें इसमें ज़्यादा घुसना ही नहीं है। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें, हमें सिंपली इसका जो ये वाला फंक्शन है वो चलाना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट यार, एज सिंपल एज दैट, इतना करना है बस हमको, और काम हो जाएगा। आप गूगल से भी सर्च करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, और इसको आप एक्सटेंड करो प्रोजेक्ट को, थोड़ी सी और डिटेल्स ऐड करो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये सेकंड प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली बन जाएगा, और आप लोग बना लोगे, और आप लोग को मज़ा भी आएगा बनाने में। अब अगला प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं वो हम टोटली गूगल का इस्तेमाल करके बनाएंगे, और आप लोगों को मैं ये कला सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो कि आपको नहीं आती है, आप इंटरनेट से सर्च करके एंड यू एंड अप विद अ वर्किंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना और एक नया प्रोजेक्ट बनाना, और इसका नाम मैं रखूँगा इमेज रिसाइजर। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक डैश लगा देता हूँ, इमेज रिसाइजर। अगर आपने सब कुछ सही सही सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक करें। अगर आपने एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला है वैसे किया हुआ, क्रिएट पर आप क्लिक कर सकते हैं,
और ये हमारी मेन डॉट पी वाई है इस प्रोजेक्ट की। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मेरे पास एक गिवन इमेज है, मैं उस इमेज को रीसाइज करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, मैंने कोड विद हैरी लिखा, इमेजेस पर गया, कोई अच्छी सी इमेज डाउनलोड करते हैं। कौन सी वाली करें यार, कौन सी वाली करें, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको कहूँगा सेव इमेजेस, और सेव इमेजेस करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको डाउनलोड्स में ही कर लेता हूँ सेव। ठीक है, हैरी के नाम से, और हैरी के नाम से इसको सेव करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा अपने पाईचार्म में। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ पर, यहाँ नहीं यार, पाईचार्म में करना है अपलोड। तो मैं इसको कुछ इस तरह से, मैं एक काम करता हूँ यार, कहाँ इतनी टेंशन ले रहा हूँ, मैं डाउनलोड्स में आकर इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा, और येस आई वांट टू मूव दिस फाइल, एंड येस आई वांट टू रीफैक्टर। तो harry.jpeg जो है यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो मैं इसको पाईचार्म में भी खोल सकता हूँ, बाय द वे, जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं राइट क्लिक करके एक काम करता हूँ कि इसकी लोकेशन पर पहुँच जाता हूँ। कैसे पहुँचूँगा मैं लोकेशन पर, कोई ना कोई ऑप्शन होगा यहाँ पर, यहाँ राइट क्लिक करके ओपन इन फाइंडर। तो कहाँ पर होता है ओपन इन फाइंडर, ये आ गया। ठीक है, क्या साइज़ है इसका, अगर मैं इसकी गेट इन्फो करूँ तो इसकी साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 41 KB, 40x640 की इमेज है। ठीक है, मैं करना चाहता हूँ इसको रीसाइज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है OpenCV। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा pip3 इंस्टॉल CV2, सॉरी OpenCV, आई थिंक OpenCV करना होता है या CV2 करना होता है, OpenCV पाइथन करना होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या CV2 करना होता है, नॉट श्योर अबाउट दैट यार, मैं सच्ची में भूल गया हूँ। तो मैं गूगल सर्च करूँगा, इंस्टॉल OpenCV डैश पाइथन होता है। ओके, गॉट इट, लेट्स पेस्ट एंड लेट्स चेंज पिप टू pip3, क्योंकि हम मैक में है। हाँ, OpenCV पाइथन होता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि जितनी देर में इंस्टॉल हो रहा है, मैं कहूँगा OpenCV रीसाइज इमेज। ठीक है, तो इमेज रीसाइजिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर खुल गए हैं। मैं प्रेफर करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, मैं स्टैक ओवरफ्लो लिख देता हूँ, मुझे मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, इसमें CV2.resize नाम से एक जो है प्रोग्राम है ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इमेज को लोड करोगे। तो इमेज को लोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, imread फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा CV2 मॉड्यूल का, मैं कहूँगा CV2.imread, और इसके बाद harry.jpeg। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इमेज इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा CV2.imshowImage, और इसको मैं ज़रा रन करके देखता हूँ। और ये क्या कह रहा है, imshow मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, और यहाँ पर बैड आर्ग्यूमेंट imshow। तो मैं देखता हूँ यार कि यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो गलती कर रहा हूँ मैं। किस तरह से मैं imshow कर सकता हूँ, ये एक्चुअली Python 2 के लिए है, तो मुझे देखना पड़ेगा Python 3 के लिए। तो मैं काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ये, मैं एक ब्लॉक खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रीसाइज नाम का एक फंक्शन होता है, बट रीसाइज नाम का फंक्शन यूज़ करने से पहले मैं ये imread यूज़ करूँगा। तो मैं ये वाला प्रीसेट यूज़ करूँगा, तो CV2.imread जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, और मैं ये दूसरा ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका, ये प्रीसेट मैं यूज़ कर लूँगा, एंड लेट मी सी इफ इट वर्क्स। नहीं, ये काम अभी भी नहीं कर रहा है। तो CV2.imshow मैंने यूज़ किया हुआ है, imread किया पहले मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको देखने की कोशिश की। बट मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ अभी, ये जो लॉजिक है इसको एग्जैक्टली यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं इसके बाद रीड करके आपको बताऊँगा अभी कि ये लॉजिक क्या कर रहा है। इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर आप लोग ये वंडर कर रहे हो कि यार ये imread काम क्यों नहीं करा, तो imread भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, इट्स बीन अ वाइल कि मैंने OpenCV यूज़ किया है, तो हाँ मैं भूल चुका हूँ कुछ फंक्शंस। बट अगेन ये देखो OpenCV की डॉक्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये देखो imread फंक्शन कैसे यूज़ करना है इन्होंने बताया होगा। अब ये C++ है, तो मैं यहाँ पर पाइथन देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से मैं देख लूँगा। तो देखो imshow में सबसे पहला जो है वो टाइटल आता है, फिर इमेज आता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, और जो मेरा
cv2.im शो है, उसमें पहले मैं टाइटल डालूंगा, उसके बाद इमेज डालूंगा और मैं इसको रन करूंगा तो आई विल एक्सपेक्ट कि मुझे इमेज देखने को मिलेगी। तो मैं रन देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। तो cv2.im शो, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड हमें वेट कराने के लिए एक फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है और वो होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, cv2 डॉट वेट फॉर समथिंग, ऐसी कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट अगेन यार, मैं ये आई एम रीड फंक्शन और आई एम शो फंक्शन देखना चाहूँगा। शो इमेज, आई एम शो फंक्शन। तो ये देखो आप, ये है वेट की, cv2 डॉट वेट की 0। इससे क्या होता है, ये वेट करता है, वेट की 0। ये वेट करेगा जब तक कि आप कुछ दबा ना दो अपने कीबोर्ड पे। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है हैज़ नो एट्रीब्यूट, cv2 हैज़ नो एट्रीब्यूट वेट की, व्हाट्स रॉन्ग है। ओके, के कैपिटल है की का। और इसको मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये इमेज मुझे इस टाइटल के साथ शो हो रही है, विच इज़ ऑसम। ठीक है, बढ़िया, अच्छी प्रोग्रेस। स्टॉप करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये लॉजिक पूरा मैंने चेप दिया है। एंड यस, आई एम यूजिंग दैट वर्ड क्योंकि मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारा है। और अब मुझे क्या करना है, ये स्केल परसेंट, जैसे मान लो मुझे 50% करना है और इस इमेज को मैं SRC ही रहने दूंगा क्योंकि ये SRC यूज़ हो रखा है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, विड्थ इज इक्वल टू, हमने क्या की, SRC डॉट शेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्केल परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब ये क्या किया मैंने क्या किया कि जो इसकी विड्थ थी, इसकी एग्जिस्टिंग विड्थ की जो भी परसेंटेज है ये, यानी कि x% ऑफ शेप 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर 20% ऑफ 200 लेना है तो मैं लिखूंगा 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, वही मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो विड्थ होती है इमेज की वो SRC डॉट शेप 1 होती है और जो हाइट होती है वो SRC डॉट शेप 0 होती है। शेप क्या होता है, ये नमपाई एरे का एक फंक्शन होता है जो कि आपको विड्थ बाय हाइट बाय विड्थ देता है एक्चुअली। तो 0 पे हाइट होती है, 1 पे विड्थ होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि नई हाइट और नई विड्थ जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने क्या किया, विड्थ कॉमा हाइट, यहाँ पर एक टपल बना लिया डी साइज नाम का। और जो रीसाइज फंक्शन होता है वो SRC के साथ साथ एक टपल लेता है जिसमें विड्थ और हाइट हमें यहाँ पर डालने होते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे बनाना है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर रीसाइज कर सकते हो, न्यू विड्थ न्यू हाइट। ठीक है, मैं इसका नाम न्यू विड्थ और न्यू हाइट रखना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, न्यू विड्थ और न्यू हाइट, क्योंकि इस इमेज की नई विड्थ और नई हाइट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू इमेज डॉट png और इसके बाद मैं यहाँ पर आउटपुट में इसको डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, एंड ऑब्वियसली मैं आई एम शो नहीं करना चाहूँगा, मैं रीरन करूँगा। यहाँ पर रीरन करने का, स्टॉप एंड रीरन करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं देखूँगा कि क्या यहाँ पर एक नई फाइल जो है वो जनरेट हो गई है न्यू इमेज डॉट png नाम से कि नहीं। नहीं हुई है जनरेट, लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग। तो harry.jpeg मैंने यहाँ पर रीड करी थी, फिर उसके बाद मैंने न्यू इमेज डॉट png राइट करिए। मैं ज़रा स्टॉप करता हूँ इसको, स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा। स्टॉप किया मैंने, इसको दोबारा से रन किया। ठीक है, दोबारा से मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड यस, न्यू इमेज डॉट png आ गई है। तो न्यू इमेज डॉट png अगर मैं फाइंडर में देखूँ और इसको राइट क्लिक करके मैं गेट इन्फो करूँ तो देखो ये इसकी जो डायमेंशन है वो हाफ हो चुकी हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसका फॉर्मेट एक्चुअली चेंज कर दिया है, PNG कर दिया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपका साइज़ कम ही हो, साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है, बट अगेन हमने इसकी जो विड्थ और हाइट है वो कम ज़्यादा कर दी। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और थोड़ा सा यूजेबल बनाऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सोर्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा सोर्स इज इक्वल टू ये, फिर मैं लिखूँगा डेस्टिनेशन और मैं लिखूँगा डेस्टिनेशन इज इक्वल टू ये। ठीक है, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू ये, और ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और मैंने इसको एज अ वेरिएबल यूज़ किया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं कन्फिगरेबल बना दूँ चीज़ों को। ठीक है, यानी कि किसी भी तरह के इमेज के लिए ये यूज़ किया जा सके। मैं स्केल परसेंटेज को भी एट द टॉप लेकर जाऊँगा। कैसे लेकर जाऊँगा, ऑल्ट शिफ्ट दबाकर मूव करूँगा इस लाइन को और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स।
अब आप लोग हो गया यार आपने तो यार कुछ किया नहीं इसमें, आपने तो सिर्फ गूगल से सर्च करके कॉपी पेस्ट कर दिया। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं आ सकता। आपको CV2 नहीं आ सकता। अगर आपको CV2 आता है तो आपको sklearn नहीं आएगा। अगर आपको sklearn CV2 आते हैं तो हो सकता है आपको टेंसरफ्लो ना आता हो, पाइटॉर्च ना आता हो सकता है आपको OpenAI ना आता हो। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है गूगल सर्च की और इस तरह के काम करने की। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के पास एक वर्किंग प्रोग्राम है एंड दैट इज द स्किल यार। आपके पास काम करती हुई चीज़ है, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CV2.wait की को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर IM शो जो है वो रन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अगर मैं अभी न्यू image.png को डिलीट भी कर दूँ ना, तब भी मैं अगर इसको स्टॉप करके दोबारा से रीरन करूँगा, ये एक्चुअली डू रीफैक्टर करता हूँ और स्टॉप करके इसको दोबारा से रीरन करता हूँ और आप देखो यहाँ पर फाइल जनरेट हो जाएगी न्यू image.png। अब CV2 पैकेज बड़े स्मार्टली जो है, अगर आप चाहो तो इसको JPEG में भी आपको दे सकता है आउटपुट। तो अगर मैं कहूँ कि यार डेस्टिनेशन मेरी JPEG कर दो तो ये JPEG में दे देगा मुझे आउटपुट, जैसे कि आप देख सकते हो JPEG में दे दिया इसने मुझे आउटपुट। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह का सोर्स और डेस्टिनेशन देना चाहते हो। अब इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग Django से एक वेब ऐप में कनेक्ट कर सकते हो। आप लोग एक API बना सकते हो जिसमें ओवर द नेटवर्क चीज़ें आप भेज सकते हो और काम कर सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट। सो ये था हमारा थर्ड प्रोजेक्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया। अगला प्रोजेक्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें मैं PyPDF2 का इस्तेमाल करूँगा। तो अपने अगले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को क्लोज करूँगा और इस प्रोजेक्ट को क्लोज करने के बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा PDF मर्जर, जो कि मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम है। मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है PyPDF2। तो pip3 इंस्टॉल PyPDF2, ठीक है, ये एक मॉड्यूल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है उतनी देर में मैं PyPDF2 मर्ज PDFs लिखूंगा। नो अगेन मुझे ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है PyPDF2 में 2 PDFs को कैसे मर्ज करना है। बट द थिंग इज़ अब यहाँ पर ये कोई पुराना ब्लॉग आ गया Python 2 का। आई डोंट वांट दैट, मुझे PyPDF2 का ब्लॉग चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर ये PyPDF2 OS ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। बट अगेन मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट दी ऑप्टिमल वे, बट लेट्स ट्राई, ठीक है। मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ और ट्राई करता हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट PyPDF कर रहे हैं और इसके बाद PDF फाइल्स इज इक्वल टू ये बना रहे हैं, PDF फाइल्स डॉट सॉर्ट कर रहे हैं, फिर PyPDF2.pdf मर्जर कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ PyPDF2, ठीक है। मैंने PyPDF2 को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर ये कह रहा है कि इस नाम का कोई मॉड्यूल नहीं है, तो PyPDF2 इस नाम का मॉड्यूल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा PyPDF, इनफैक्ट PyPDF2.pdf मर्जर, जो कि मुझे मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा मर्जर इज इक्वल टू PyPDF2.pdf मर्जर। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से किया हुआ है उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। PDF मर्जर क्लास मैंने ले ली है। अब मुझे क्या करना है कि ओपन करनी है एक PDF फाइल और उसको यहाँ पर PDF फाइल रीडर के अंदर डाल के PDF मर्ज डॉट ये कर देना है, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक जो फाइल्स मैं यहाँ पर मर्ज करना चाहता हूँ, PDF फाइल्स इज इक्वल टू मान लो 1.pdf और इसी के साथ साथ एक 2.pdf, ठीक है। 1.pdf 2.pdf PDF फाइल्स PD फाइल्स कर देता हूँ इसको भी। तो इसको हमने यहाँ पर क्या किया, आइटरेट किया। यार लिखा हुआ है यहाँ पर कि रीनेम यूसेज ऑफ, नहीं मैं नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मर्जर है उसको मैं ये इस तरह से कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या, आप देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि फाइल नेम एंड फाइल नेम, सबसे पहले मैं PDF फाइल को ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद PDF फाइल रीडर इस क्लास का यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मर्जर डॉट अपेंड ये कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये PDF मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके मेथड्स हैं सारे, कैसे काम कर रहे हैं। मैं अगर सिर्फ एक PDF मर्जर बना रहा हूँ तो शायद मैं डीप डाइव इतना नहीं करूँगा। PyPDF2 कैसे काम करता है आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं इसके बारे में और इसके बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग माई PDFs मर्ज्ड। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट पर आऊँगा और मैं लिखूँगा डाउनलोड PDF, ठीक है। फाइल टाइप PDF
ये क्या हो रहा है, PDF लिखना है यार, ये क्या चल रहा है, असेंबल PDF फाइल, फिर एक और PDF फाइल। मैं ये 2 PDF फाइल्स डाउनलोड करूँगा, सेव एस, और इसको सैम्पल के नाम से सेव करूँगा डाउनलोड्स में, और इसको भी करूँगा सेव एस, इसको 2 के नाम से सेव करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा 2.pdf को, और इसको 1.pdf के नाम से कर लेता हूँ दोबारा से डाउनलोड, ठीक है। सेव करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा, 2 फाइल्स मेरे पास आ गई हैं, 1.pdf 2.pdf, ठीक है। ये मेरे डाउनलोड्स में आ गई हैं 1, 2 और सैम्पल। इन तीनों को मैं क्या करने वाला हूँ अभी, इन तीनों को मैं लाने वाला हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मैं मूव कर दूंगा रीफैक्टर, ठीक है। तो 1, 2 और सैम्पल यहाँ पर आ गए, तो मैं sample.pdf भी ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। सो आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग ये कैसे काम करेगा प्रोग्राम। अभी मेरा मैं रन करूँगा इसको, और यहाँ पर मुझे एक एरर मिला कि भाई PDF फाइल रीडर इज़ डेप्रिकेटेड एंड वाज रिमूव्ड, यूज़ PDF रीडर इंस्टेड। तो यार मुझे अब PDF रीडर कैसे यूज़ करना है ये सीखना होगा, ठीक है। अब मैंने कोई पुराना ब्लॉग देख लिया जिसमें इन्फॉर्मेशन अप टू डेट नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। अभी देखो जैसे जैसे एरर्स आएंगे वैसे वैसे मैं फॉलो करता जाऊँगा। देखो merge.pdf यहाँ पर बन चुकी है मेरी, और यार मज़ा ही आ गया, इसने तो PDF को मर्ज करके रख दिया। वाओ, एक सिंपल सा चेंज एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका PDF मर्ज होने का प्रोग्राम बन चुका है। तो ये एक PDF मर्जर बन चुका है। यहाँ पर आपको जितनी PDFs डालनी है वो डालो और PDFs को मैनिपुलेट करो। लेट मी टेल यू कि PyPDF 2 से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। एक PDF के कुछ एग्जिस्टिंग पेजेस निकाल सकते हो। आप चाहो तो एक PDF को स्लाइस कर सकते हो। जैसे मान लो 500 पेजेस की बुक है, आप 41 से लेके 48 पेजेस सिर्फ निकालना चाहते हो उस PDF से, तो वो कर सकते हो। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आप लोग लिख सकते हो। आप लोग एक वेब GUI बना सकते हो जेंगो की सहायता से, जो कि ये सारे काम बैकएंड में करेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ अनलॉक हो जाती हैं इस प्रोजेक्ट से। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मज़ेदार होगा, तड़के वाला होगा। तो स्टे ट्यून्ड अगले प्रोजेक्ट के लिए। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आ चुका हूँ अपने विंडोज़ मशीन में। अब आप लोग कहोगे यार मैं विंडोज़ मशीन में क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग फॉलो अलॉन्ग कर पाओ। और क्योंकि आप में से कई लोग, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हो आप लोग, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट जो है विंडोज़ के लिए करा रहा हूँ। पहली चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग को क्योंकि फेस रिकॉग्निशन मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल्स। तो विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल्स आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी डाउनलोड करना है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हम लोगों को बिल्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आ चुका हूँ अपने पाईचार्म में, और यहाँ पर अपना पाईचार्म मैं जल्दी से लोड करूँगा। एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिसका नाम रख दूँगा फेस रिकॉग, ठीक है। पूरा ही लिख लेता हूँ, फेस रिकॉग्निशन, और अटेंडेंस भी लिख देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट यार एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें अटेंडेंस सिस्टम बनाने वाले हैं। और मैं यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं, मैं एक ऐड लोकल इंटरप्रेटर पे जाऊँगा, सिस्टम इंटरप्रेटर पे जाऊँगा, एंड येस आई शुड बी गुड टू गो। इसके बाद क्रिएट कर दूंगा प्रोजेक्ट अपना। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अपने इस विंडोज़ मशीन में पहली बार पाईचार्म कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मैं एडिटर में जाऊँगा, जनरल में जाऊँगा, और ये चेक करूँगा ताकि मैं कंट्रोल स्क्रॉल करके जो है ना इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकूं। मैं टर्मिनल में आऊँगा, लिखूँगा पिप इंस्टॉल फेस अंडरस्कोर रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, और ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर ये इंस्टॉल मेरा नहीं हुआ तो मतलब ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि इंस्टॉल्ड इसलिए नहीं हुआ, अगर नहीं होता मेरे कंप्यूटर में तो ये इंस्टॉल होता, ठीक है। तो कमांड्स बता देता हूँ आपको। तो एक तो आपको डालना है पिप इंस्टॉल CMake, एक आपको डालना है पिप इंस्टॉल फेस रिकॉग्निशन, ठीक है। ये कमांड्स आप लोगों को डालने हैं, और आप लोगों को विजुअल स्टूडियो के बिल्ड टूल्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका पूरा सेटअप चलाना पड़ेगा, और इसका सेटअप भी मैं आपको चला के जल्दी से दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो का आपको सेटअप चलाना होगा, वरना क्या होगा ना कि आपका ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। बात ये है, आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड होगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चला लिया ये, क्योंकि मैं करता रहता हूँ काम इस विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल से रिलेटेड। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ये चेक करना है डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++, ये चेक करना है एक तो। बाकी आप ये अनचेक कर सकते हो,
और आप एजीओ डेवलपमेंट को अनचेक कर सकते हो, इसको अनचेक कर सकते हो। और इसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद एक और जो आपको इंस्टॉल करना है वो है पिप इंस्टॉल ओपनसीवी पाइथन, ठीक है। हम लोग ओपनसीवी इंस्टॉल करेंगे, तो मैं ये कमांड भी कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और ये करने से क्या होगा कि आप लोग को मिल जाएगा ये कमांड, और आराम से आप लोग इंस्टॉल करना, ठीक है। कोई टेंशन आप लोगों को होने वाली नहीं है। पहला मॉड्यूल जो मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ वो है फेस रिकॉग्निशन। फिर इसके बाद CV2 जो कि ओपनसीवी हमने इंस्टॉल किया है, इसको इंस्टॉल ऐसे करते हैं और इंपोर्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक numpy as np भी मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। एक CSV मॉड्यूल होता है, उसको मैं इंपोर्ट करूँगा। और फिर इसके बाद फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब आप लोग को ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy करके, अगर आपके कंप्यूटर में numpy नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डेट टाइम को जो है इंपोर्ट कर लिया है। अब पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो क्या है, वो है वीडियो अंडरस्कोर कैप्चर इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा कि अपना वीडियो कैप्चर करूँगा, यानी कि मेरा जो वेबकैम है उसकी सहायता से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं लिखूँगा CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, और इसके बाद मैं 0 लिखूँगा तो मेरा पहला वेबकैम आएगा, 1 लिखूँगा तो मेरा दूसरा वेबकैम आएगा, 2 लिखूँगा तो मेरा तीसरा वेबकैम आएगा। तो ये नंबर आपको चेंज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से अपने कंप्यूटर का वेबकैम यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोग फर्स्ट वेबकैम यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे 0 की जगह 1 लिखना पड़े या 1 की जगह 0 लिखना पड़े, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर CV2 डॉट वीडियो कैप्चर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया, ये मैंने किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नोन फेसेस को लोड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं न्यू पे जाऊँगा या डायरेक्टरी पे जाऊँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं क्या रखूँगा, फेसेस रखूँगा। और फेसेस के अंदर हमारी कुछ इमेजेस रहेंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस रख सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों की इमेजेस रख सकता हूँ, सलमान की इमेज रख सकता हूँ, शाहरुख की इमेज रख सकता हूँ, मैं किसी की भी इमेज रख सकता हूँ। यार अक्षय कुमार की रख दो, फिर अक्षय कुमार आएगा तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा वीडियो कैप्चर इज इक्वल टू CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, ये करके जो है मैंने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार हमने ये कर लिया तो हम नोन फेसेस को लोड करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोड नोन फेसेस, मैंने यहाँ पर लिख दिया लोड नोन फेसेस, यानी कि नोन फेसेस को हम लोड करेंगे। मान लो हमारे पास 2 इमेजेस हैं, एक हैरीज इमेज है, तो मैं लिखूंगा फेस रिकॉग्निशन डॉट लोड इमेज फाइल, जो कि एक इमेज फाइल को लोड करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फेसेस स्लैश हैरी डॉट, मान लो JPG करके मेरे पास ये फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जल्दी से सॉफ्टवेयर ऑन कर देता हूँ ताकि, और मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको कोड दिखे, ठीक है। बढ़िया। और सेम चीज़ मान लो मेरे पास एक रोहन की इमेज है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा रोहन इमेज इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट लोड इमेज फाइल, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, रोहन की इमेज। अब इनकी मुझे ना फेस इनकोडिंग्स बनानी पड़ेंगी। अब इनकोडिंग्स क्या होता है, इनकोडिंग्स मतलब एक इमेज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है सच दैट इट इज़ ईजियर टू कंपेयर, ठीक है, उसको कंपेयर करना आसान हो जाए। तो मैं हैरी अंडरस्कोर इनकोडिंग इज इक्वल टू लिखूंगा फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग्स, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हैरी इमेज की इनकोडिंग बना देगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। 0 क्यों करूंगा, क्योंकि जो फेस इनकोडिंग फंक्शन होता है ना, ये क्या रिटर्न करता है, इसकी रिटर्न वैल्यू देखो, अ लिस्ट ऑफ 128 डायमेंशन फेस इनकोडिंग, 1 फॉर ईच फेस इन द इमेज। अगर 10 फेसेस हैं इमेज में तो क्या होगा कि ये 10 की लिस्ट इंपोर्ट करेगा, रिटर्न करेगा। और क्योंकि मुझे पहला फेस चाहिए इसमें से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है। सेम चीज़ मैं इसके लिए भी करूँगा, यहाँ पर रोहन इनकोडिंग बना दूंगा मैं, रोहन एनकोडिंग इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस एनकोडिंग्स, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा रोहन इमेज और यहाँ पर 0 लिख दूंगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि अभी हैरी की इनकोडिंग आ गई, अभी मेरे पास रोहन की इनकोडिंग आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों की इनकोडिंग अभी हमने ले ली है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम स्टोर करेंगे, यानी कि जो ये इनकोडिंग्स हमने बनाई है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉन फेस इनकोडिंग्स इज इक्वल टू हैरी इनकोडिंग और रोहन इनकोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनके जो नाम है नॉन फेस नेम्स कर दूंगा, नॉन फेस नेम्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नाम लिख देंगे पहली इनकोडिंग का।
नाम लिख देंगे दूसरी इनकोडिंग का, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर फेसेस वाले फोल्डर में 2 इमेजेस रख दिए हैं, एक harry.jpg, एक rohan.png। तो क्योंकि रोहन की png है इसलिए मैं यहाँ पर png कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दोनों जो इनकोडिंग्स हैं वो बन जाएंगी। इसके बाद हमने नॉन फेस इनकोडिंग्स को ले लिया एक एरे के अंदर और हमने इन दोनों के नाम ले लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट बनाऊंगा। मैं कहूँगा लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना अटेंडेंस देने के लिए आएंगे, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कॉपी कर लूँगा किसको, नॉन फेस नेम्स को। तो मैं नॉन फेस नेम्स को कॉपी करूँगा। मैं कहूँगा भाई ये वो नाम है जो कि अपनी अटेंडेंस लगाने आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी इंसान अपना फेस लेके आएगा कैमरे में, तो उसका फेस जो होगा उसको सर्च किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, एक फेस लोकेशंस नाम से एक लिस्ट बनाऊँगा, लोकेशंस। और ये लोकेशन क्या है, ये इमेज में फेस की लोकेशन है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊँगा। और फेस इनकोडिंग्स नाम से भी बनाऊँगा, फेस इनकोडिंग्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाऊँगा। अब ये क्या है ये मैं आप लोग को अभी आगे बताऊँगा, बट जस्ट आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये फेस की लोकेशंस हैं, ये फेस की इनकोडिंग्स है इन लोकेशंस पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा गेट दी करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम को लॉक करना, कब इंसान आया, उसने अपनी कब अटेंडेंस दी, ठीक है। तो मैं लिखूँगा नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, जो कि एक फंक्शन होता है, ठीक है। और मैं लिखूँगा अब करंट डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट strf टाइम, जो कि फॉर्मेट करेगा मेरे लिए टाइम को। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई ये जो टाइम है मेरा नाउ वाला जो टाइम है, इसको फॉर्मेट कर दो कुछ इस फॉर्मेट में, ईयर, ठीक है। आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ईयर, मंथ और डेट में, ठीक है। और मैं यहाँ पर लगाकर %d कर दूंगा। ईयर, मंथ, डेट में मैं ले रहा हूँ, आप किसी भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक CSV राइटर बनाना है। मैंने ये CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, आप देख सकते हो। मैं एक CSV राइटर बनाऊंगा जो कि मेरे लिए CSV में राइट करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा f इज इक्वल टू ओपन, हमने फाइल आया वो देखा था। मैं एक फाइल बनाऊंगा, करंट डेट प्लस, मतलब जो भी डेट होगी हमारी वो .csv फाइल बनाई जा रही है यहाँ पर। करंट, आप एक एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, एफ स्ट्रिंग ही यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। मैं कहूँगा करंट डेट, जो भी हमारी करंट डेट है .csv, ठीक है। एक फाइल बनाई करंट डेट .csv के नाम से, उसको हम राइट करेंगे, ठीक है। हम उसको राइट करेंगे और मैं यहाँ पर न्यू लाइन को नन कर दूंगा, ठीक है, मतलब ब्लैंक कर दूंगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा एक ln राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, और मैं इसको ये फाइल पॉइंटर f दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ln राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं एक इनफाइनाइट वाइल लूप बनाऊंगा और यहाँ से हमारा मैजिक स्टार्ट होगा। मैंने वाइट क्यों लिख दिया, वाइल लिखना था, वाइल ट्रू। और मैं इसके अंदर आ जाऊंगा और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू, और मैं फ्रेम को कैप्चर करूंगा, तो वीडियो कैप्चर डॉट रीड, ठीक है। अब मैंने अंडरस्कोर क्यों लिखा, क्योंकि जो वीडियो कैप्चर डॉट रीड होता है उसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या आपका वीडियो कैप्चर सक्सेसफुल था कि नहीं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है फ्रेम, तो मुझे फ्रेम चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल फ्रेम बनाऊंगा। मैं कहूँगा भाई एक छोटा कर दो फ्रेम को, CV2 डॉट रीसाइज का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। मैं कहूँगा यार रीसाइज कर दो, फ्रेम लिखूंगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट 0,0 दूंगा, और इसके बाद मैं परसेंटेज बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं रीसाइज करना चाहता हूं, ठीक है। तो मान लो मैं 0.25 करना चाहता हूं और fy इज इक्वल टू 0.25 करना चाहता हूं, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि रीसाइज हो जाएगा। और रीसाइज करने के बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्मॉल फ्रेम आ चुका है, अब मैं इसी के साथ काम करूंगा। अब मैं RGB में कन्वर्ट करूंगा, RGB स्मॉल फ्रेम इज इक्वल टू CV2 डॉट कन्वर्ट कलर, CVT कलर, ठीक है। और कन्वर्ट कलर में क्या करूंगा, इसको सबसे पहले तो लिखूंगा स्मॉल फ्रेम और इसके बाद CV2 डॉट कलर BGR टू RGB कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CV2 डॉट कलर, और इसके बाद मैं क्या करूंगा BGR टू RGB, BGR टू RGB, ठीक है। ये करने से क्या होगा, BGR टू RGB में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब क्या किया जाएगा कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे फेसेस को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकॉग्नाइज फेसेस, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फेस लोकेशंस वाला जो है ये वेरिएबल यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस लोकेशंस, ठीक है, फेस लोकेशंस। और ये जो फेस लोकेशंस मेथड होता है वो क्या करता है, आप होवर करके देख सकते हो। ये क्या करेगा, रिटर्न्स एन एरे ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस ऑफ ह्यूमन फेसेस इन एन इमेज, ठीक है। ये क्या करेगा, फेसेस रिकॉग्नाइज करके उनके बाउंडिंग बॉक्सेस जो है वो रिटर्न करेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RGB स्मॉल फ्रेम और मुझे मिल जाएंगे ये सारी फेस के लोकेशंस। अब मैं इनको फेस इनकोडिंग्स पे कन्वर्ट करूँगा। मैं कहूँगा फेस इनकोडिंग्स इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस इनकोडिंग्स। वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है। RGB स्मॉल फ्रेम को कन्वर्ट किया जाएगा इन ये लोकेशंस मैंने दे दी, मैंने बता दिया कि भाई यहाँ फेसेस हैं, इनकी इनकोडिंग्स निकाल लो। अब इनकी इनकोडिंग्स निकाल ली गई हैं। किसकी इनकोडिंग निकाली गई है, इनकोडिंग निकाली गई है वेबकैम के द्वारा जो फेस उसको मिला उसकी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैं कहूँगा फॉर फेस इनकोडिंग इन फेस इनकोडिंग्स, ठीक है। यानी कि आपके वेबकैम में जितने भी इमेजेस थे, जितने भी इमेजेस डिटेक्ट हुए सबको चेक किया जाएगा। और मैं अब लिखूंगा एक मैचेस नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा फेस इन रिकॉग्निशन डॉट और फेस रिकॉग्निशन डॉट कंपेयर फेसेस। मैच फेसेस नहीं, कंपेयर फेसेस होता है, ठीक है। कंपेयर फेसेस क्या करेगा, जो नॉन फेस इनकोडिंग्स है उनसे कंपेयर करेगा इस फेस इनकोडिंग को, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, फेस डिस्टेंस निकालूंगा। फेस डिस्टेंस इज इक्वल टू फेस रिकॉग्निशन डॉट फेस डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, कोसाइन सिमिलरिटी टाइप का होता है। ये बताएगा कि कितना सिमिलर है नॉन फेस इनकोडिंग से आपका ये जो फेस है वो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बेस्ट इंडेक्स जो है इसकी वो निकालूंगा। तो मैं कहूँगा बेस्ट मैच इंडेक्स इज इक्वल टू NP डॉट argmax, जो कि बताएगा कि इंडेक्स क्या है मिनिमम वैल्यू की। सॉरी, मुझे मिनिमम निकालनी है क्योंकि डिस्टेंस मिनिमम होगी तब सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फेस डिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने कर दिया, बेस्ट मैच इंडेक्स इज इक्वल टू NP डॉट आर्गुमेंट फेस डिस्टेंस। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार देखो, अगर इफ मैचेस बेस्ट मैच इंडेक्स, ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, कंपेयर फेसेस क्या रिटर्न कर रहा है, कंपेयर फेसेस रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ फेस इनकोडिंग अगेंस्ट अ कैंडिडेट इनकोडिंग। मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पर जरा मैचेस की स्पेलिंग सही कर देता हूं। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ मैचेस बेस्ट मैच इंडेक्स। ये मैचेस के अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यूज हैं जो कि ये बता रही हैं कि क्या फेस मैच भी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मैचेस बेस्ट मैच इंडेक्स। अगर ये ट्रू है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू नोन फेस नेम्स और इसके बाद में बेस्ट मैच इंडेक्स लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे नाम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मुझे नाम मिल जाएगा उसका जिससे कि फेस मैच हुआ है, ठीक है। अब मैं अपना अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी पहले मैं क्या करूँगा, मैं CV2 डॉट IM शो करूँगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई जब ये सारा काम हो जाए तो मैं इमेज शो करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा CV2 डॉट IM शो और मैं क्या शो करूँगा, मैं फ्रेम शो करूँगा। और इसके बाद मैं लिखूँगा इफ़, ये ओपन CV में काफ़ी यूज़ किया जाता है, इफ़ CV2 डॉट वेट की 1 एंड और लिखा जाता है 0xFF और इक्वल्स टू ORDQ, यानी कि जब भी मैं Q बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पर तब ये मैं चाहता हूँ कि ये वाइल लूप जो है ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने किया, मैंने सिंगल एंड लगाना है क्योंकि ये बिटवाइज होता है, ठीक है। अब मैं ज़रा एक काम करता हूँ, इसको ज़रा रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। और बस मुझे ये देखना है कि क्या मेरा वीडियो कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एरर आ गया, ये कह रहा है resize डॉट CPP assertion failed CV resize। तो यहाँ पर मुझे एक अजीब सा एरर आ रहा है, CV2 डॉट resize फ्रेम। ये मैंने FX लिखा, FY लिखा, कहाँ पर आ रहा है ये एरर, देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। वीडियो कैप्चर डॉट रीड मैंने किया, वीडियो कैप्चर डॉट रीड, ऑल राइट। तो ये जो है मेरा फेस अभी दिखा रहा है मुझे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं जल्दी से Q दबाऊंगा और आगे की जो कोडिंग है वो करूँगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था सेम कैमरा यूज़ करके,
और उसी कैमरे को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर दी। जब सारे काम हो जाएंगे तब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, वीडियो कैप्चर डॉट रिलीज़ करेंगे। ये हमारे इस वीडियो कैप्चर को रिलीज़ कर देगा, यानी कि हमारे कैमरा को फ्री कर देगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़, ये क्या करता है, सारी विंडोज़ डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एफ डॉट क्लोज हम लोग कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। अब हमें एक चीज़ ये करनी है कि मैं ये चाहूँगा कि जो टेक्स्ट है वो दिखना शुरू हो जाए मेरी इमेज के ऊपर अगर कोई भी इंसान प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने का कोड लिखूँगा। तो मैं कहूँगा कि यार ऐड द टेक्स्ट इफ अ पर्सन इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या करेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे इफ नेम इन नॉन फेस नेम्स। तब हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट लेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CV2 डॉट फॉन्ट हर्षे सिंप्लेक्स, ठीक है। ये एक हमें फॉन्ट चूज़ करनी पड़ती है अगर हम लोग CV2 में टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ये हमारे टेक्स्ट के लेफ्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करेगा। और इसको मैं 10/100 ले रहा हूँ, ठीक है। और फॉन्ट स्केल यानी कि कितना बड़ा हमारा फॉन्ट होना चाहिए। फिर फॉन्ट कलर को कर देता हूँ मैं यहाँ पर 25500। फिर आप लोग जो थिकनेस है उसको 3 ले सकते हो और उसी के साथ साथ लाइन टाइप इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दी। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू करना चाहिए था इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमने CV2 डॉट पुट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये क्या करेगा, फ्रेम में क्या करेगा कि टेक्स्ट को ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम प्लस और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रेजेंट। अगर हैरी प्रेजेंट होगा तो हैरी प्रेजेंट लिख कर आएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम ये सारे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स बना रखे हैं इनको पास कर देंगे। फॉन्ट स्केल हो जाएगा, फिर फॉन्ट कलर हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। इसको आप OpenCV की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कि ये पुट टेक्स्ट किस तरह से काम करता है। पर मैंने यहाँ पर अभी पुट टेक्स्ट को सिंपली यूज़ कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ नेम इन स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, जो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उसमें से रिमूव कर दूंगा उस स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि मैं अब उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि जो करंट टाइम है उस नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा strf टाइम और यहाँ पर मैं लिखूँगा आवर और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा मिनट और इसके बाद सेकेंड्स, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा CSV राइटर था मैं लिखूँगा एलन राइटर डॉट राइट रो। ये क्या करेगा, एक रो राइट कर देगा नेम और करंट टाइम, यानी जिस टाइम पर वो इंसान प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो यहाँ पर मेरी CSV फाइल नहीं बनी हुई है, मैं ज़रा CSV फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी CSV फाइल नहीं बनी हुई है। मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है इनिशियलाइज होने में, ये मुझे मेरी इमेज दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मेरी इमेज दिखाएगा एक बॉक्स में, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तक इसने शायद पहचाना नहीं है मुझे, अभी पहचान लिया क्या, हाँ पहचान लिया, हैरी प्रेजेंट लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर दूंगा क्यू दबाकर, मैंने अपनी अटेंडेंस दे दी है। अब इस CSV फाइल को मैं ओपन करना चाहूँगा। मैं इसको ऐसे ही ओपन करता हूँ, आप एक्सेल से भी कर सकते हो ओपन। ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि 10:14 पर हैरी प्रेजेंट था, ठीक है। आप देख रहे हो इसकी पावर, देख रहे हो इसकी पावर आप। और किस दिन प्रेजेंट था, वो ये फाइल नेम है, देखो 24 तारीख को इस टाइम पर हैरी प्रेजेंट था। कोई दूसरा इंसान जैसे कि रोहन है, मेरे पास एक रोहन की PNG है, ये बंदा प्रेजेंट है कि नहीं ये भी मैं इसकी भी अटेंडेंस लगा सकता हूँ। तो मैं अगर क्या करूँगा कि इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मैं कैमरे को क्या करूँगा ना कि इसकी शक्ल दिखाऊँगा। रुको मैं इसकी शक्ल दिखाता हूँ कैमरे को, एक बार मेरा प्रोग्राम जो है वो इनिशियलाइज हो जाए, फिर मैं इसकी शक्ल दिखाऊँगा ऐसे कैमरे को। मैं दिखा रहा हूँ कैमरे को, इसकी शक्ल दिखा रहा हूँ बाय द वे। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि रोहन प्रेजेंट लिख कर आ रहा है वहाँ पर कि नहीं आ रहा है। देखो रोहन प्रेजेंट लिख कर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, रोहन प्रेजेंट लिख कर आ रहा है। क्यों दबाकर मैं क्विट करूँगा, देखो मैं ज़रा कैमरा रख देता हूँ यहाँ पर वापस से। और अब आप लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि
क्या इस CSV में इसका नाम आया? हाँ, इसका नाम आ गया रोहन, और 10 15 41 ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि ये जो CSV फाइल है ये बार बार ओवरराइट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। आइडियली आप सिर्फ एक बार अपने प्रोग्राम को चलाओगे, सबकी अटेंडेंस लोगे और इस फाइल को रख लोगे, तो आप क्विट नहीं करोगे। ठीक है, मैं बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ सबसे पहले तो, और इस प्रोग्राम को चलाने के बाद मैं दोनों की अटेंडेंस दूंगा, एक तो अपनी अटेंडेंस दूंगा, एक रोहन की अटेंडेंस दूंगा, और फिर आपको ये फाइल दिखाऊंगा कि इस फाइल के अंदर क्या है। तो आप देख सकते हो हैरी प्रेजेंट। ठीक है, लग गई अटेंडेंस मेरी। अब मैं आ जाता हूँ कुछ इस तरह से रोहन की लगाने अटेंडेंस। ठीक है, तो मैं रोहन की अटेंडेंस लगाने आ जाता हूँ। ये देखो रोहन की अटेंडेंस भी लग गई होगी, रोहन प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हो गया मेरा, हो गया। तो ये देखो इन दोनों के नाम आ गए, हैरी का भी आ गया और रोहन का भी आ गया। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आप लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। नाउ यू आर कैपेबल बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिखने के लिए। अब आप अपने दिमाग से नए नए पैकेजेस यूज करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि लर्निंग कभी भी आप लोगों की रुकेगी नहीं। पाइथन के नए पैकेजेस आएंगे, नए वर्जन आएंगे, नई नई चीजें आएंगी जो कि पाइथन में आप लोगों को चैलेंज करेंगी। आप लोगों को अपनी लर्निंग्स को आगे बढ़ाते रहना है। अब आपको बेसिक्स आ चुके हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी पाइथन जर्नी। बट एक बात याद रखना कि ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके आपको पाइथन की इंटरमीडिएट एडवांस लेवल प्रैक्टिस कर करके ही आएगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाना। जो 5 प्रोजेक्ट्स एग्जिस्टिंग हमने बनाए हैं उनको और मॉडिफाई करने की कोशिश करना, उनमें और फीचर्स ऐड करने की कोशिश करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।